मैं जानना चाहता हूँ। बिहार और बिहार के सारण जिला का महाराजगंज में। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर एक जनपद या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए डेयरी के क्षेत्र में एक जो बड़ा काम होने जा रहा है वो है जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा करीब 1568 करोड़ रुपए का काम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार में होने जा रहा है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश बिहार में विशेष रूप से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में इस सरकार के बनने के बाद, जब से गिरिराज जी थे, उनका विशेष फोकस कोऑपरेटिव पर रहा है बिहार के में। और मुझे लगता है इस 1568 करोड़ रुपए से कोऑपरेटिव के सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव जो है जो बेहतर काम करेगी। अगर कोई भी उनके क्षेत्र का प्रस्ताव आता है तो हम तुरंत, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, व्यवस्था पूरी है। अगर उनके क्षेत्र से कोऑपरेटिव के द्वारा कोई भी मदद के लिए प्रस्ताव आता है तो तुरंत उसे मंजूरी देने का काम मंत्रालय करेगा। ओके, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पशुओं को, दुधारू पशुओं को दूहने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है, अगर वह मशीन अगर उस पशुओं के दूध निकालने में कोई उसको संक्रमित नहीं करता है तो क्या उस दूध निकालने का पार्ट वाइज छोटा छोटा वह केंद्र बिहार में और बिहार के सारण जिला में स्थापित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जितनी भी ये मिल्किंग मशीन है उन पर भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर किसी न किसी माध्यम से अगर हमारे पास प्रस्ताव आता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई हमारा केंद्र सरकार का वहाँ पे ऐसा संस्थान नहीं है जिसके द्वारा हम कर सकें, लेकिन अगर कोऑपरेटिव के द्वारा, किसी एफपीओ के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है मिल्किंग मशीन में, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए, या किसी भी कोऑपरेटिव को या डेयरी सेक्टर को कोई भी मदद चाहिए, उसके लिए प्रावधान है। बस कंडीशन यही है कि प्रस्ताव किसी न किसी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास। श्रीनिवास पाटिल सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे अपॉइंट दे दी। दुधारू जानवर मैंने देखा है कि हरियाणा में, पंजाब में होते हैं, महाराष्ट्र वहां से कई कोसों दूर है। अगर किसी एक काश्तकार को दो जानवर लेने हैं तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ती है। एक ट्रक में कम से कम 10-12 जानवर जाते हैं। तो कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे कि 30-40 हज़ार रुपये एक जानवर, और उसको उधर से ढो के लेकर महाराष्ट्र में अपने में गोठे में लेने के लिए अगर सब्सिडी मिलती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, तो ही अच्छे दुधारू जानवर जो है दूर से लाकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जहां ऐसे जानवर नहीं है, उन जानवरों के सार्वजनिक या कोऑपरेटिव गोठे करके उसका दूध निकाल के प्राइवेट लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना कमा काश्तकारों के खीसे में नहीं जाता। क्योंकि जब तक ऐसे 2 या 3 जानवर ढोने में पूरा 10-12 हज़ार का ट्रक अगर दे दिया तो फायदा नहीं होता। तो अगर 10 या 12 जानवर एक ट्रक में जाते हैं तो एक ट्रक के पीछे 4 या 5 जो फार्मर है उनको अगर सब्सिडी दे देंगे तो ये अच्छे जानवर महाराष्ट्र में जाएंगे और वहाँ दूध की जो कमियां हैं वो दूर होगी। बम्बई, पूना, नासिक, ठाणे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उनको दूध की कमी है, दूध गुजरात से लाना पड़ता है। तो अगर उधर ही दूध तैयार करना है तो ऐसे जानवरों को ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिलेगी तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही सदस्य का सवाल है, और इसके लिए एक स्कीम हमने अभी तैयार की है ब्रीडिंग फार्म्स की। चूंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ अच्छी ब्रीड के एनिमल्स नहीं है और दूसरे स्टेट से लाने पड़ते हैं, जिनमें महाराष्ट्र भी एक है। तो इसके लिए हमने एक करीब कैपिटल सब्सिडी 2 करोड़ रुपए तक की एक फार्म के लिए सरकार ने तय की है। अगर महाराष्ट्र में या इनके क्षेत्र में उन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई एफपीओ या कोई ग्रुप किसानों का अगर कोई डेयरी खोलना चाहता है और बाहर से एनिमल लेकर आना चाहता है अच्छी ब्रीड के एनिमल, तो उनके लिए 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी एक डेयरी फार्म के लिए सरकार ने तय की है। आपके कोई बात हो आप कर सकते हैं। श्रीमती गीता विश्वनाथ। Thank you for giving me this opportunity. आपका नंबर आने वाला है, इसलिए तालियां बजा रहे होंगे आप। Infrastructure Development Fund (AajTak) has been set up under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan stimulus package. One of the main objectives of
AajTak is to increase the milk processing capacity. I would like to know from the Honorable Minister, provide the details dairy processing and value addition project set up under AajTak in Andhra Pradesh. Sir, regarding the breed multiplication scheme, our farmers are applied for this project, but no result come from the government. What is the progress, sir? I would like to know from the Honorable Minister. देखिए, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, करीब 250 के करीब प्रोजेक्ट्स हमें ब्रीडिंग फार्म्स के लिए मिले हैं, उन पर एनडीडीबी के द्वारा काम चल रहा है और आपके क्षेत्र के जो भी हैं व्यक्तिगत भी मुझे बता सकती हैं, हो सकता है। AajTak में अगर बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट आज तक आया है, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 49 करोड़ 51 लाख रुपए है। ये आया था 2020-21 में, और 21-22 में आंध्र प्रदेश से 4 प्रोजेक्ट आए हैं जिनकी कॉस्ट करीब 40 करोड़ रुपए है, हमें प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में लोन अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है, अगर कोई और प्रोजेक्ट आएंगे तो वो भी कर दिए जाएंगे। अभी इसमें AajTak में खूब पैसा है सरकार। मलुक नागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कोरोना कार्यकाल के समय में करीब 3 महीने के आसपास कर्फ्यू लगा था, तो डेयरियों में जो भैंसें थीं, जो उनका नुकसान हुआ, कुछ कमजोर हो गई, बीमार हो गई, कुछ मर गई, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि सर्वे करा करके उन किसानों को कंपनसेट करा जाए, जिससे वो लोग भी ये महसूस कर सकें देश में सबको राहत मिली है, हमें भी सरकार ने राहत दी है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मित्र मलुक नागर 1-2 जिले को तो खुद भी कर सकते हैं, मुझे अच्छी तरह उनके बारे में पता है। और उस दौरान समस्या ये आई थी, कोऑपरेटिव ने दूध खूब कलेक्ट किया, जहां तक प्राइवेट सेक्टर था उसने उस समय दूध की कलेक्शन नहीं की, और उस दौरान कोविड में ऐसा नहीं था कि कोविड भैंसों में नहीं फैला, तो भैंस ठीक ठाक है डेयरी में। हाँ, उस समय जहाँ प्राइवेट सेक्टर था वहां जरूर दिक्कतें आई थी। श्रीमती अनुरूपा पोद्दार। Thank you, Speaker, sir. Sir, the Minister in his reply have elaborately given the answer about the national program of dairy development. I want to know from the Minister and the government what are the issues of the adulteration of milk, and with that the milk products to appropriate quality standard before entering the market. Thank you, sir. कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मंत्रालय नहीं, FSSAI उसको तय करता है। और एक जो पिछली स्टडी थी FSSAI की, उसमें करीब पूरे देश से 6,500 सैंपल लिए गए थे, पूरे करीब 100 कुछ डिस्ट्रिक्ट से 6,000 से ऊपर सैंपल लिए गए, और उनमें करीब 250 से 250 सैंपल में एडल्ट्रेशन मिली थी। तो आप कह सकते हैं 3 या 4% सैंपल एडल्ट्रेटिव पूरे देश में मिले थे। उसके बाद ये NPDD प्रोग्राम बना था, इसके द्वारा मिल्क टेस्टिंग में जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं देश में, उनको सबको हम प्राइमरी स्तर पर भी और जहां प्लांट है उसके स्तर पर भी जो मिल्क टेस्टिंग के एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए मदद केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और इसके स्टैंडर्ड सारे FSSAI ने बना के और पूरे देश में पहले से ये पब्लिश है। क्वेश्चन नंबर 182 श्री अनुराग शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 182 माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफी विस्तार से जवाब दिया है, पर मुझको 2 सवाल माननीय मंत्री जी से करने थे कि एक तो उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बुंदेलखंड में हमारे वहाँ कबूतरा जाति हैं और बंजारा है, सपेरा हैं, तो ये जो दक्ष पोर्टल पर जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इन पे अभी तक इसका क्या प्रभाव पड़ा, कितने लोग इसमें लाभान्वित हुए, और विशेष रूप से अगर बुंदेलखंड के कोई आंकड़े हमको मिल सकें कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। माननीय मंत्री जी। आप बोले, चालू हो जाएगा माइक। PM दक्ष का जो स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हर हाथ में रोजगार देना, तो उसी लक्ष्य को तय करने के लिए हम लोगों ने NBC FDC द्वारा और OBC जैसा आर्थिक पिछड़े वर्ग जैसा EBC को भी, अनुसूचित जाति को भी, हम घुमंत जाति जो डीनोटिफाइड है सबको इसी से
ट्रेनिंग करा के उसको लाभान्वित करने के लिए उस योजना को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने बोला घुमंत प्रजाति कबूतरा ऐसा जो जाति है उसको जाति को भी हम उसमें शामिल किया है। और ऐसे जातिगत तौर पे कितने लोगों को हम लाभान्वित किया वो डेटा मेरे पास नहीं है, मैं उसको बुला के दे दूंगी। और इसीलिए बुंदेलखंड का और बस 2020-21 में हम लोगों ने घुमंत जो जाति है उसमें 103 जो समुदाय है 103 व्यक्तियों को हम लोगों ने उससे से लाभान्वित पहुंचाया है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और ये सवाल था कि जो प्राइम मिनिस्टर दक्ष में डीनोटिफाइड जातियों को माननीय मंत्री जी ने चिन्हित किया था, इनमें से जो लोग आगे निकल कर आए हैं, कोई व्यवस्था ऐसी बन सकेगी आगे क्या कि जिन लोगों से अपने ये खुद के कार्य कर सकें और आगे नए धंधे लगा सकें? अगर उसमें कुछ हमको डेटा अगर बाद में मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। हम डेटा उनको उपलब्ध करा देंगे। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट से पीएम दक्ष योजना के माध्यम से एनबीसी एफडीसी और एनएसएफडीसी के द्वारा 2020-21 में 5096 प्रशिक्षणार्थी उद्यमियों का हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। तो उसमें हम लोगों ने 2900 प्रशिक्षणार्थी को अपना उद्योग संचालित करने के लिए हम लोगों ने सुविधा प्रदान किया। उन 2900 प्रशिक्षण प्राप्तियों ने प्रतिभागियों ने अपने अपने उद्यम के माध्यम से नियर अबाउट 3000 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया है। श्री एम गुरुमूर्ति। Honorable Speaker, sir. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched PM Daksha scheme to make skill development schemes accessible to the target groups of backward classes, scheduled castes and safari karmacharis. Can the Minister provide the details of the target set under the scheme along the stipulated timelines and the progress made thus far? Can the Minister state what steps have been taken by the government to ensure that adequate awareness about the PM Daksh scheme is generated among the target groups? Thank you, sir. हम लोगों ने पीएम दक्ष योजना के माध्यम से डी नोटिफाइड का, ओबीसी, ईबीसी का और सफाई कर्मचारी, एससी और जो लोग कूड़ा बीनने वाले हैं सबके समुदाय को उसमें हम सुविधा देने के लिए उसको व्यवस्था रखा है, जिसमें 216 कोर्सेज है, जिसमें पूरा भारत में अभी तक 600 सेंटर में हम ट्रेनिंग को हम दिलाते हैं। उसके 2020-21 में हम लोगों ने 32,097 व्यक्तियों को हम प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 14,097 लोगों को हम प्लेसमेंट दिया है इसी दौरान। उसके अलावा 2021-22 से लेके 2025-26 तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा डिपार्टमेंट में 450 करोड़ का उसमें फिनांस आवंटित किया है, अर्थ आवंटित किया है, जिसमें हम लोगों ने अगले 5 सालों में 2,71,000 प्रतिभागियों को हम सुविधा देंगे। क्वेश्चन नंबर 183, डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार। Question number 183. सर, सभा पटल पर रखा हुआ है। Thank you, sir. Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana, first I would like to know what does Pradhan Mantri Awas Yojana translate in English? Because as an elected representative, we do not know what the meaning is. How will the constituents know what the scheme or what it is? But it is a blessing in disguise for us, because whatever central government schemes you bring in the name of Hindi or in the name of other languages which the local people can't understand, no credit will go to you all. So it has always been a blessing for us. And in Dharmaburi, in phase 2 of PMAY, out of the 8,941 houses has been sanctioned, only 4,274 houses have been completed. From January 22, no fund has been released for the scheme, and I would like to know why. And due to this, 5,682 beneficiaries has not been issued bill amount. So details of some of the vendors who need to be paid is not shown properly in the website.
nrega.in under REAT module FTO method. Will the corrective measures be taken? And the standing committee has mentioned, I would like to know if the ministry has taken a note that on rural development, regarding the progress under the scheme is very slow and delays in payments to the vendor has been made. The standing committee has also noted that the present amount of 1,20,000 in plains and 1,30,000. Honorable member, only question. Yes, sir. 1,30,000 in hilly areas is not sufficient with the inflation cost of construction and thing. Will it be raised? I would like to know from the minister. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पहला क्वेश्चन जो उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री आवास का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि इंदिरा आवास यदि समझ में आया होगा तो प्रधानमंत्री आवास भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से आवास है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। सदस्य ने जो सवाल उठाया कि पैसा रिलीज होने में देर होती है, हमारी तरफ से नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होता है, स्टेट गवर्नमेंट समय पर भेजे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। Honorable member supplementary. Honorable member supplementary. Sir, I have specifically mentioned from where the shortage of funds is. It is not from the state. We are not getting it. Is from the central government website, which I have specifically mentioned. And from January 22, the state, the central has not funded the state. This is my question, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि अभी देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास में लेकिन पैसा नहीं हो। एक मिनट बैठे मंत्री जी, मैं ये व्यवस्था देता हूँ, कभी राज्य मंत्री बोलता है, फिर बीच में कैबिनेट उठ जाता है, या तो एक मंत्री आप कैबिनेट मंत्री हो तो कैबिनेट मंत्री जवाब दो, बीच में उसको पूरा जवाब देने दो। इंटरफेरेंस बीच में कभी आधा जवाब दे दो। अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है और मैं निवेदन करूंगी राज्यों से कि उपभोक्ताओं के राज्यों के सरकारें उनको पैसा रिलीज करें, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। ओके, कुलदीप राय शर्मा। कुलदीप राय शर्मा नो। गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर बनाए जा रहे हैं। 2,95,00,000 घर बनाने का ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य तय किया गया था और अभी तक 2,27,00,000 स्वीकृत हो चुके हैं। मैं 2011 की जो सूची थी उसमें से बहुत परिवार अभी छूट गए थे। प्रधानमंत्री प्लस योजना में क्या उन परिवारों को भविष्य में शामिल करने की योजना है, जैसा कि इस वर्ष के बजट में 80 लाख नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है, क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 की सूची के आधार पर हमने आवास दिए, उसमें से माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि 2,28,00,000 जो स्वीकृत हुए, उनमें से अभी 1,75,00,000 निर्मित होने हैं, जो हो चुके हैं। मैं सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि आवास प्लस में जो सूची आई है वो हमारे सर्कुलर में है, उसको हम करेंगे। इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा मैंने करवा दी है, अब फिर इतनी लिस्ट आ गई है, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी हो गई है। ओके 184 क्वेश्चन गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 184। Aajtak Mahoday, in his reply, the minister has clearly stated that the grant of permission to a satellite TV channel under the said guidelines is subject to the security clearance by the Ministry of Home Affairs. So my question to the minister is that those channels who have been denied security clearance, are they conveyed, are they given a show cause notice as to what is exactly the security flaw, the security loophole that the ministry has found, so that the channel can address? And if there are serious security flaws,
then has the MHA then taken that to its logical conclusion and done any investigation on it? Otherwise, just denying a channel on the basis of a security clearance, which the said channel does not know, and that the ministry also does not do any follow-up investigation, sir, then we worry about the press, the state of press freedom in today's India. Respected Speaker, sir, our government is very concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey to the member, he don't worry about the freedom of speech and freedom of press, because the member, I don't want to take for the member for 1975 what happened in this country. So I want to give the reply here. So why, sir? See, you are concerned. Your member is asked a question related to the freedom of speech and freedom of expression. So freedom of speech and freedom of expression is comes. We can't go the history. We can't forget the history in 1975. So I come to the answer, sir. Whoever want to apply the, sir, whoever want to get permission to the run at TV, they have to give an application to the ministry. The ministry has forwarded to the MHA, Ministry of Home Affairs. The Home Affairs thinks that is the security. The member's question is security lapse or security. This is not a security. This is a national security. This is a sovereignty of the country. It's a sovereignty of the state, and also it's a concern of the security and safety of the nation. Sir, I want to convey through this house to the member, sir, whether we have to compromise the national security. Sir, we don't want the national security. Sir, the TV, sir, they are, sir, they concern about, it's an intelligence report. Sir, the MHA cannot be, MHA, Supreme Court judgment is there. One case, 7th January 2019, DigiCable Network Private Limited versus Union of India. This case, the Supreme Court is very clearly stated that in the situation of national security, a part cannot insist for the strict observation of the principle of natural justice. So, the MHA, what the decision is taking, we cannot insist. What our department is going, MHA is denying the security issues, automatically we are denying the permission. Supplementary. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि पहले ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर यूनियन मिनिस्टर रहना चाहिए, और अगर ये जरूरी नहीं है पर अगर यूनियन मिनिस्टर आए तो प्रश्न को सुनना चाहिए, खाली राजनीतिक टिप्पणी देने के अलावा उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो करिए जांच किया है उन्होंने। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई स्लोगन नहीं है जिसको लेके आपने बैन कर दिया और फिर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं, प्रश्न क्या है? सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि आज के इन्होंने, टुडे ही हैज आस्क्ड दैट the guidelines, the uplinking and downlinking guidelines 2011, it is these guidelines on the basis of which the Ministry of Home Affairs gives security clearance or does not give security clearance. Every time when elections are occurring in this country, we are seeing numerous channels propagating hate, propagating divisive speech. They are promoting enmity between various communities. So is this government going to look at revising the uplinking and downlinking guidelines for 2011 so there are stricter norms for such TV channels? And in the recent elections, many such TV channels have been shown to be promoting hate. Have they, Ministry of Home Affairs or his ministry, taken any such action? Okay. Already, the member's question is, I am concerned about the member's question. Sir, here, member is asked what the action has initiated the TV channels. Sir, we took like this cases, 159 cases, we took action against the TV channels, those who act against the program code and advertisement codes. Shri Firoz Varun Gandhi.
श्री के सुरेश जी। नो। Sir, I would like to ask to you, sir, whether the government is aware of the suspension of broadcasting permission of Media One News Channel, and whether such an action is executed by the government without granting an opportunity to be official of Media One Channel to explain and clarify their position. If the reason, therefore, whether the government is aware of repeated intervention from various government agencies that hamper and intimidate the freedom of press and media, and the same reflects the reduced status of World Press Freedom Index and other benchmarks. Thank you, sir. 191 question. Speaker, sir, this question is 191. It is another 4 questions. After the 4 questions is this question. Okay. Nama Nagesha Rao. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. सब इसमें सब नेशनल सब एक मिनट सर, नेशनल सिक्योरिटी का नाम से जो परमिशन जो है ना रिवोक कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। कैंसिल होने के बाद जो है ना वो पर्टिकुलर चैनल्स उसको जब अप्रोच करके डिटेल सब देने के बाद भी वो लोगों को जानबूझ के जिसको खत्म करना है उसको खत्म कर रहा है, जिसको देना उसको दे रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का नाम से जिस तरह से जो है ना सब, आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है साहब, वो लोगों को जो है ना सर टीवी चैनल वाला को जो है ना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसका जो है ना रिप्लेस वगैरह मिलने के बाद उसका ऊपर जो है ना एक कमिटी होना चाहिए। इंडिविजुअल का नाम से जो है ना जिसको क्लोज करना है उसको क्लोज करना है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए सर, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। माननीय मंत्री जी। Sir, respected Speaker, sir, we are following due processual law. Whether after the security clearance or not only security clearances, some cases the TV channels they are not come forward the renewal, and we are issuing the show cause notices. After issuing the show cause notice, we given sufficient opportunity to them to explain them case. If the explanation or reply is not satisfactory, then we are going forward and we are going to take further action. Question number 185, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. Dr. Sukand Majmudar. धन्यवाद स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर बोल दें पहले 185। माननीय मंत्री जी। देखिए उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर सर। क्योंकि संगीता जी आज उपस्थित नहीं है तो मैं इसलिए आपको अनुरोध करता हूं कि उनके कोटे का प्रश्न भी मुझे पूछने का अनुमति प्रदान करें। ऐसे नहीं मिलता। पहला मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि अति आधुनिक कृषि उपकरण जो है उसके वितरण हेतु अभी तक निजी क्षेत्र के कितने कंपनियों के साथ अभी तक संपर्क किया गया, अगर गया है उसमें से कुछ सिलेक्टेड हुए हैं क्या, चयनित हुए क्या? पश्चिम बंगाल में कितने कंपनियां सिलेक्टेड हुए, कृपया बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और जैसा कि मशीनरीज के बारे में पूछा है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनते ही सबसे पहले किसान को हाईटेक और नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था हो, इस नाते एक योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के अंदर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रारंभ किया गया और उस योजना के अंदर हमने जो हमारे आईसीआर या हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जो नई मशीनरी तैयार की गई, टेक्नोलॉजी लाई गई, उसका निर्धारण करके और एक गाइडलाइन बनाकर दी गई राज्यों को और उन मशीनों का उपयोग वो करे जिससे कि किसान की उत्पादन और उत्पादकता बढ़े और इस दृष्टि से उसका किया गया है। और उस मशीनरी का जो कौन सी मशीन किस कंपनी को देनी है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार तय करती है कि कितनी मशीनें हैं और कौन सी कंपनी को देना है, तो इसको लेकर उस गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार है वो तय करती है और बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2014 से लेकर जब से योजना प्रारंभ हुई आज तक हमने 6184 मशीन अवेलेबल करवाई है
लेकिन और इसके लेकर और जो हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर भी वहाँ पर है, वो भी 380 कस्टमाइजिंग सेंटर भी है। और लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वहाँ पर जो इन्होंने स्पेशल सदस्य ने जो पूछा है कि कितनी कंपनीज है, कौन सी जिनको दिया गया है, तो ये राज्य सरकार के पास सूची होती है और उसके अनुसार वहाँ से वो ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री माननीय पूछा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण उद्यम हेतु नाबार्ड से सहायता प्राप्त मिश्रित पूंजी वाले स्टार्टअप फंड से सहायता प्रदान करने के लिए क्या स्थानीय सांसद जो है, एमपी जो है, उनके सहमति का कोई प्रावधान रखा गया है क्या? अगर यदि रखा नहीं गया है तो इसका थोड़ा कारण बताने का कृपा करें, क्योंकि किसानों के विकास वाली सभी योजनाओं में सांसद की सक्रिय भूमिका अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, स्टार्टअप की बात की है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे युवा साथी इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं और लगभग आज 2000 से अधिक स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि स्टार्टअप फंड का जो नाबार्ड के द्वारा आने वाले समय में युवाओं को मिलेगा, तो इसके लिए गाइडलाइन अभी बन रही है और उस गाइडलाइन के अनुसार मुझे लगता है कि उस गाइडलाइन से युवाओं को लाभ मिलेगा। और रही बात सांसद की, तो ये सीधा किसान और हमारे जो स्टार्टअप है, जो उद्योग को स्थापित करने के लिए है, तो उसके अंदर जो हमारे सांसद हैं वो उस सांसद उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके साथ ही वो अपनी दिशा की मीटिंग होती है उसके अंदर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो एग्रीकल्चर को जो स्टूडेंट है या जो युवा साथी है, उनके स्टार्टअप के लिए योजना है जिसमें स्टार्टअप को स्पेशल फंड के तौर पर उनको सब्सिडी भी दी जाती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना को इसको गाइडलाइन भी अभी बन रही है। श्री विसेंट एच पाला। Reply of the Honorable Minister, he said that most of the fund will be routed through NABARD. My question is to the Honorable Member, the main backbone of the farmers are the recognized associations. There are hundreds or millions of associations working across the country. Whether the government intends or planning to fund these associations, because these associations are working at the grassroots level at different areas, but most of the fund is channelized through the common recognized farmers. Therefore, my request to the Minister and question to the Minister, whether you have any intention to fund the association or a recognized association at the different states. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फंड और धन की अवेलेबलता के लिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के अंदर भी 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का प्रावधान किया गया है और उस धन का इंडिविजुअल किसान का भी उसका उपयोग कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और साथ ही जो हमारे एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी इस स्कीम का प्रावधान किया गया। और जो हमारे हाईटेक टेक्नोलॉजी का जैसा क्वेश्चन के अंदर जो है, तो हाईटेक एग्रीकल्चर की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंदर एफपीओ को भी उसमें लगभग अगर जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी तो उसमें हमने नई आई है तो उसके अंदर भी हमने 75% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। और साथ ही अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो भी उसमें 50% सब्सिडी और अलग अलग योजना की जो सब्सिडी है वो भी लाभ ले सकता है। और साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भी वो इस योजना का उपयोग ले सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा के अंदर भारत सरकार पहले से ही संवेदनशील है और लगातार फंड की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। श्रीमती जसकोर मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा कृषि से संबंधित बहुत चिंता है कि नाबार्ड को कृषि सहयोग के लिए जब चिन्हित किया है तो नाबार्ड केंद्र से संचालित है। ऐसी परिस्थिति में सांसदों को कृषि संबंधी चाहे स्टार्टअप हो या विपणन का काम हो तो नाबार्ड की योजनाओं के साथ सांसद को भी अनुबंधित किया जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र में इनका सही ढंग से पालना करा सके। क्या मंत्री जी इस बात को रखेंगे? मैंने कहा पहले ही उत्तर में जवाब दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं वो हर योजना की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको अधिकार है। और वो जो दिशा की
दिशा की जो हमारी मीटिंग है और दिशा की मीटिंग के अंदर एग्रीकल्चर के विषय को लिया गया है और वहाँ पर वो इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और रही बात नाबार्ड है, तो नाबार्ड एजेंसी है जो हमारे किसानों को और जो हमारे युवा साथी है वो अगर कोई अपनी योजना का उपयोग लेते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 विनायक भावराव रावत, श्री रमेश चंद्र कौशिक। आपका धन्यवाद। और आप क्वेश्चन नंबर बोल दे पहले 186। अच्छा 186 उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। हाँ अध्यक्ष जी, वैसे तो मंत्री ने ये काफ़ी लंबा चौड़ा संतोषीपूर्ण उत्तर दिया है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो ये हम मकान बना रहे हैं वो ना तो टाइम पर अलॉट हो रहे हैं और उनकी निगरानी के लिए कोई कमेटी है या नहीं है, और उसमें सांसद सदस्य जो हैं क्या उनको किसी तरह का सम्मिलित करने की योजना है या नहीं? महोदय, प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत उस गरीब को छत दी जा रही है। माननीय सदस्य ने जो निगरानी समिति की बात की है, मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि जब जिला का दिशा की मीटिंग होती है और लोकल की बॉडी भी होती है, उसमें वीडियो भी है, ग्राम पंचायत भी है, उसमें सारी निगरानी होती है और कहीं से यदि शिकायत आती है तो हम लोग यहाँ से भी भेजते हैं। श्री तापिर गांव। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर गिरिराज जी ने बहुत बढ़िया से दिया है, लेकिन मैं हमेशा दिशा मीटिंग, जैसे मेरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट का मैं हमेशा क्वार्टरली में रिव्यू मीटिंग लेता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके पूर्वोत्तर राज्यों तक जिस PMAY ग्रामीण का जो घर बनाना है, गाइडलाइन दिल्ली से फिक्स है, सीजाई शीट हो, सीमेंट हो, ईटा हो और आपका इवन क्लेम भी स्टील से हो। अभी पहाड़ी इलाका में जो बसे हैं गांव, वो शहर में जाके सीमेंट बैग खरीदते हैं। गिरिराज जी के देहात में 300 to 400 रुपीस है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय में जो बसे हैं इसमें 500 to 1000 और मेरा से कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेड लोड होके पर बैग 6000 तक भी पहुंचता है। इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये पूछना है कि इट इज पॉसिबल कि जहां जैसे लोग रहते हैं वहां मकान बनाने का इस नियम को बदल के पहाड़ी इलाका के लोगों को सुविधा दे सकता है क्या? ये मेरा मिनिस्ट्री से प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का जो प्रश्न है पहाड़ी इलाके को लेकर के है, इसमें प्रावधान हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ हम लोग 1,20,000 देते हैं और पहाड़ी एरिया के लिए 1,30,000 देते हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री आवास में गैस चूल्हा भी पहुंच रहा, लाइट भी पहुंच रही, तो पहाड़ी एरिया में भी जो दिक्कतें उसके लिए हमने स्वयं 1,30,000 रुपये कर दिए हैं। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हमारा पहला लक्ष्य था 2,95,00,000 का, वो 2011 के सूची के अनुसार था। 2011 से अब हम 2022 तक देखते हैं तो बहुत सारे परिवार बढ़ गए हैं। पहले जो सूची आई थी उसको जो हम प्रपत्र ब बोलते थे, लगभग वो प्रपत्र ब के सभी घर सूचित किए गए हैं, उसके काम चालू है, कुछ पूरे भी हो गए। लेकिन उसके बाद में जो प्रपत्र ड की जो हमने लिस्ट मंगवाई थी छानबीन करके, उसमें से बहुत सारे नाम अभी बाकी रहे हुए हैं। तो मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से सीधा प्रश्न है, क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था हमारा 2,95,00,000 घर बनाने का, वो बढ़ाने का कोई हमारे सरकार का इरादा है? और जैसे पहले भी बताया गया है कि ये घरों की कीमत सिर्फ 1,20,000 हम केंद्र सरकार से देते हैं और शहरी आवास योजना के लिए ये ज़्यादा की रकम देते हैं, तो क्या ये 1,20,000 से कम 2 लाख तक बढ़ाने की भी कोई सरकार की मंशा है? तो इसका सीधा जवाब माननीय मंत्री महोदय दे।
अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये 1,20,000 सीधे दिख रहा है, ये 1.5 लाख के लगभग पड़ जाता है। उसमें 90 दिन के मनरेगा का भी है, शौचालय बनाने का भी मनरेगा से काम करने का है। ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख के लगभग का पड़ जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि आगे कुछ बढ़ाने का, भी जो पुराना 2011 का था उसी में से अभी 1 लाख छूटे हुए हैं, जिससे अभी बनना भी है। लक्ष्य 2,62,34,163 था, जिसमें पूर्ण हुए हैं 2,49,26,000। अभी जो सूची थी उसी में भी अभी डिलाए हैं। मुझे लग रहा है कि राज्यों को इसमें चिंतन करना चाहिए। श्री अर्जुन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम लोग जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हम लोग लगता है देश के बाहर के कहीं के सांसद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इतना दुर्नीति उस राज्य में हो रहा है कि बना बनाया घर के सामने फोटो डाल के और उसका पैसा उठा लिया जाता है, और जेन्युइन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार इस बारे में पत्र दे रहे हैं। दिशा कमेटी का तो मीटिंग बंगाल में होता ही नहीं है। दिशा कमेटी है क्या हमें मालूम ही नहीं है, और न ही वहाँ कुछ काम होता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ये लूट रहे हैं लोग, ये सारे लोग लूटते हैं। प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है तो पूछो। मेरा प्रश्न ये है महोदय कि दिशा कमेटी का मीटिंग और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए और उसमें सांसदों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सांसद इसको देखें और इसको समझें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पश्चिम बंगाल के सांसद ने जो पीड़ा व्यक्त की है, हमने राज्यों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री आवास ही होगा, लेकिन कई राज्य हैं कि उसमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी लेते हैं और नाम चेंज कर रहे हैं, और यह बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे मंत्री जी भी उसको गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर मंत्रालय का जरूर कार्रवाई करें। क्वेश्चन नंबर 187, श्री PV मिथुन रेड्डी। Sir, thank you for this opportunity. Sir, my question is about price support scheme. It's about the farmers and it's about support to the farmers. Sorry. Sir, question 187, sir. Sorry. माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Thank you, sir. So my question relates to the issue of farmers. It is about a price support scheme. एक्शन दे चुके हैं पिछली बार, पिछले वर्षों में। Sir, I would like to know through yourself, and I would like to ask the government, sir. In price support scheme, 1,500 crores has been allocated for the whole country, sir. And the year previous to that, 3,596 crores has been allotted. And there's a reduction of 62%, sir. I would like to know, is the government going to do away with this scheme? Because 1,500 crores is very less to support the whole country's farmers. We are basically an agrarian country. And I would like to know how the minister is going to justify this, and how is he going to justify reduction of this budget by 62%? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मूल्य समर्थन के बजट को लेकर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार MSP पर हो चाहे मूल्य समर्थन के आधार पर हो, हमने वृद्धि की है और लगातार वृद्धि हो रही है। और MSP को मैं प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय लिया, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी था, तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार MSP के ऊपर खरीद भी बढ़ रही है, और जो यूपीए की सरकार की और अभी की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं कहते हुए, और रही बात बजट की, तो बजट की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो भारत सरकार के पास में बजट के लिए कि उसको खरीदने के लिए निश्चित रूप से किसान को जब इस मूल्य की रेट के अंदर या मार्केट के अंदर इंटरविंग करने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल करती भी है, और समय समय पर और उसके लिए खरीद भी करती है। तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। Sir,
The minister in his reply said this scheme is basically government access price support for paddy and wheat through FCI, sir, and also aims to service the National Food Security Act. It is given in his reply, sir. But if you take the case of Andhra Pradesh, in spite of submitting utility certificates, payments are pending for the past 5 years, sir. More than 1,700 crores is pending. And if the payments are pending, it shows that support is not being rendered to the farmers. There is 1,700 crores pending to the Civil Supplies Corporation, sir. Yes, sir. And he can say, minister can say it is not related to his department, but it clearly states, in his reply it states, whatever support, the price support scheme is for MSP, sir. So I'd like to know when they are going to clear the dues and what steps the minister is going to take in this regard. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि भारत सरकार के पास में राज्य सरकार से जब खरीद होती है, चाहे वो पीएम आशा योजना के तहत दलहन और तिलहन हो, चाहे गेहूं और चावल की खरीद की बात हो, तो भारत सरकार के पास और नेफेड एफसीआई के पास जब उसके स्टोरेज और वहाँ राज्य सरकार जो है वहाँ से अपना पूरा किसान से कलेक्ट कर लेती है, और जब हमारे पास में वो डेटा आता है तो उस समय हम 3 दिन के अंदर वो उनके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं और किसान के खाते में पहुंच जाता है। लेकिन राज्य सरकार वहाँ जो अपना बीच का जो समय होता है उसके अंदर अगर वो अपना फंड अलग से रिवॉल्विंग फंड रखे ताकि किसान को उस समय व्यवस्था हो सके, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास में आज भी राज्य सरकार से कोई आता तो हम तुरंत कर देते हैं। श्री पोचा given all certificates. I don't agree with the answer of the minister. Pocha Pramanand Reddy. How is the government planning to ensure the time-bound payment to the farmers in the light of these budgetary cuts? माननीय अध्यक्ष जी, बजट के अंदर मैंने कहा ना कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही आवश्यकता होगी और जैसा ये कि डिमांड पर है, अगर मान लो मार्केट के अंदर भाव अंतर आता है तो भावांतर स्कीम जो हमारी है जिसके अंदर निश्चित रूप से हम उसी समय तुरंत उस किसान को जो माल होता है उसके आधार पर एमएसपी या उसके ऊपर हम खरीदने की गाइडलाइन में हमारे हैं, और बजट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नंबर 188 राहुल शेवाले। नंबर 188। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आईओसी का सेशन 40 साल के बाद हमारे देश में हो रहा है और वो भी मुंबई में हो रहा है, और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं आज़ादी के 75वें साल में मुंबई में आयोजन करने का उसका मौका मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है, और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आईओसी सेशन का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उसकी वजह से नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नेशनल फेडरेशन उनको भी फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हो जाएगा। और केंद्र ने जो खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया सेंटर्स की जो घोषणा की है, और 2028 की ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी करने के लिए ये योजना बनाई है, तो उसको जो बजट रखा है 14.30 करोड़ का, वो बजट बहुत ही कम है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये आने वाले दिनों में वो बजट बढ़ाएंगे क्या, और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है साउथ सेंट्रल मुंबई, वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर्स का वहाँ पे सेंटर्स सैंक्शन करेंगे क्या? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को और पूरा सदन को ये बताना चाहूँगा कि 2023 में जो आईओसी का सेशन मुंबई में होने जा रहा है, ये भारत के लिए अत्यंत गर्व और ये अत्यंत हम लोगों के लिए एक गर्व का विषय है कि 1983 के बाद 40 साल के बाद फिर से भारत को इसका जो है फिर से मौका मिला कि हम लोग इसका फिर से जो है आईओसी का जो सेशन है ये हमारा देश में करा पाए। और मैं समझता हूं कि ये अत्यंत जो है बहु गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे सोचते हैं कि कैसे
न्यू इंडिया को यंग इंडिया और यंग इंडिया को कैसे स्पोर्टिंग इंडिया, स्पोर्टिंग नेशन में बदला जाए, उनका जो लक्ष्य है और उसके लिए जो निरंतर प्रयास भी चल रहा है महोदय, मैं सोचता हूं कि और मुझे ये मानना भी है कि 2023 का मुंबई का जो ये आईओसी का जो सेशन होने वाला है, इससे भारत की खेल क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित होगी। और आदरणीय सदस्य जी ने जो बोला है बजट के विषय में जो बोला है, वो निश्चित रूप से उचित समय पर इसका भी निर्णय लिया जाएगा। और उनका क्षेत्र के लिए उन्होंने जो बोला है कि खेलो इंडिया सेंटर के विषय पे राज्य के माध्यम से अगर ये ऐसा प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से उचित समय पे इसका भी निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उनके जवाब में कहा है कि ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आईओसी ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2036 और 2040 के लिए ओलंपिक्स गेम के लिए आईओसी की पूरी तैयारी है, क्योंकि अगर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी एक प्रोसीजर रहती है और उसकी एक बिडिंग फीस रहती है। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में $75 मिलियन टोक्यो ने ओलंपिक फीस पे किए थे और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $26 बिलियन खर्चा हुआ था। लंदन में जब भी ओलंपिक हुआ था तो $16.6 बिलियन खर्चा हुआ। बीजिंग में जब भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया था तो $42 बिलियन खर्चा हुआ था। और ओवरऑल ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करना है तो 25 स्पोर्ट्स एंड 310 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी चाहिए। 20,000 रेसिडेंट्स वहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था, उसमें आईओसी के मेंबर हो, डिफरेंट एम्बेसडर्स हो, उनकी रहने की वहाँ पे व्यवस्था, और 5 से 6 लाख टूरिस्ट की वहाँ पे रहने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल उससे रिलेशन बढ़ता है, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, अपना स्पोर्टिंग कल्चर, टूरिज्म, जॉब, ये ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइज करने की वजह से उसका बेनिफिट मिलता है। बार्सिलोना हो, सेउल हो, इन्होंने ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करके ओलंपिक गेम्स करने की वजह से उनका महत्व बहुत बड़ा और वहाँ पे आर्थिक कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल वहाँ पे बना। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में 1200 हेक्टेयर जगह ओलंपिक सिटी के लिए रिजर्व की है और 2041 का उनका डेवलपमेंट प्लान है, उसमें भी उन्होंने उसका प्रायोजन किया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि ओलंपिक गेम्स का होस्ट बनने के लिए मिनिस्ट्री के माध्यम से या आईओसी के माध्यम से क्या प्रयास किए जाएंगे और 2036 और 2040 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए इंडिया का क्या प्रायोजन रहेगा। धन्यवाद। महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ओलंपिक कहाँ होगा, कौन सा देश होस्ट करेंगे, ये तो ओलंपिक महासंघ आईओसी में इसका निर्णय लिया जाता है। और बिल्कुल अगर ऐसा मौका भारत के पास आता है, हमारा देश के पास आता है, तो ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। और इनका जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वाला इन्होंने जो प्रश्न किया, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही इतिवाचक कार्य किया है, बहुत ही उनका जो कार्य प्रणाली है बहुत ही अच्छा रहा है। और उसके साथ भारत सरकार की जो योगदान है वो भी बहुत ही बढ़-चढ़ कर रहा है। और महोदय, ऐसा जो है कि खेल क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे भी कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, उसके लिए उन्होंने जो बोला जमीन अधिग्रहण और उसका ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला बात आया है, तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि ऐसा जो है, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक राज्य के पास से मंत्रालय में आया नहीं है। अगर राज्य के पास से ऐसा प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से उसका ऊपर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न मूल प्रश्न की व्याप्ति से थोड़ा बाहर है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ सर, ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि हमारा देश ओलंपिक्स को होस्ट करे, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन इन खेलों में कर सके। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं
उनको ये प्रदर्शन करने का जागतिक स्तर पे मौका मिले, इसके लिए भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहती है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अगर खेलो इंडिया के सेंटर का प्रस्ताव राज्य की सरकारें भेजेंगी और फिर भारत सरकार उसे मंजूर करेगी, तो हम जैसे सांसद जो विपक्ष में है राज्य में, हमारे जिले से तो कभी प्रस्ताव जाएगा नहीं सर। मेरा जिला ग्रामीण क्षेत्र है और पिछले कुछ सालों में कुश्ती के माध्यम से काफी सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे 5 बार स्वर्ण पदक हासिल करने का जो सम्मान है मेरे क्षेत्र के श्री राहुल आवारी जी को मिला है। तो ऐसे खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की मदद के बिना कोई कदम उठाने की सोच रखती है क्या? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। बहुत सारा जो है संसद सदस्य ये प्रश्न मुझे पूछते रहते हैं, लेकिन जो हम लोगों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और संसदीय ढांचा जो है उसके अधिनियम से हम लोगों को मान्यता देना पड़ते हैं और राज्य से जो प्रस्तावना आते हैं वो प्रस्तावना ही हम लोग गृहीत करते हैं। और उसके अलावा भी खेलो इंडिया के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी हम लोग बहुत सारा जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसका भी प्रावधान है। अगर कोई स्वतंत्र कोई चाहे वो कोई संस्था हो या चाहे वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, आगे अगर वो लोग भी खेल मंत्रालय की कोई पत्र प्रेरण करते हैं तो उसके ऊपर भी उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाते हैं। श्री प्रसून बनर्जी। सर धन्यवाद आपको सर, आप हमको बोलने दिए कुछ। तो 1980 में आप ओलंपिक में थे, रशिया ओलंपिक में। सर अच्छा लग रहा है, बता देना चाहते हैं हम जे IOC का मिलन होगा उधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सर एक बात है हमारा इसमें, जो ओलंपिक है, ओलंपिक पूरा जो ओलंपिक हमारा देश पे लाना चाहिए। जैसी 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, उसको बाद ओलंपिक जरूर होना चाहिए। हम लोग का बच्चे लोग इतना अच्छा काम कर रहा, गोल्ड मिल रहा, अभी सिल्वर मिल रहा, बहुत सबको ही मिलते, स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा होना चाहिए। तो हम विनती करेंगे आप लोग को, जो एक्स प्लेयर है, जो एक्स ओलंपिक प्लेयर है, उन लोग को भी आप लोग बुलाइए, उन लोग को सपोर्ट करिए, साथ में दीजिए। और एक बात मिनिस्टर साहब आप है, ये जितना ओलंपिक प्लेयर है उन लोग को पेंशन होता है, ये पेंशन आप लोग थोड़ा देख के दीजिए। बहुत आदमी पेंशन नहीं मिला, ये आप सपोर्ट है, थोड़ा पेंशन उन लोग को देना चाहिए। वो गरीब है सब लोग, कभी छोटा छोटा स्पोर्ट्स करते थे, ये लोग को मेहरबानी करके थोड़ा करीब 1000 रुपया नहीं 10,000 से 50,000 रुपया दीजिए। ये आपको पास विनती है हमारा। ये लोग कितना अच्छा और अच्छा से चलिए, स्पोर्ट्स में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कुछ पॉलिटिक्स मत डालिए, सब मिलकर हम लोग चलिए, अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा से चल सकेगा। हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक, अब अच्छा से करो, हमारा देश में ओलंपिक भी करो, हम लोग सब आदमी लोग आपको साथ रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसूनदा को। प्रसूनदा सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि देश के लिए, देश के प्रतिनिधित्व किया है, तो मैं प्रसूनदा को मैं अंतर से प्रणाम करता हूं। और प्रसूनदा जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है कि जो ओलंपियन से उनको भी बुलाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। प्रसूनदा का जो प्रश्न था, प्रश्न से ज़्यादा सलाह था, तो प्रसूनदा बहुत ही सीनियर प्लेयर है, तो उनका सलाह बिल्कुल हम लोग मानेंगे। और ऐसा कोई जो है, हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओलंपिक्स और जो ओलंपियन थे, एक्स ओलंपियन, उन लोगों को जो एक आर्थिक सुविधा देने की जो बात उन्होंने किया है, ऐसा हम लोगों के पास कोई, अगर आपके पास अगर कोई ऐसा सुपारिश आते हैं तो बिल्कुल आप लाइए, हम बिल्कुल उसका ऊपर अमल करेंगे। और उसके साथ साथ प्रसूनदा को ये भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने सलाह दिया कि खेल के मैदान में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, तो मैं ये उनको भी कहना चाहूँगा, उनको अनुरोध करना चाहूँगा, जरा बंगाल को भी देखिए, आप बंगाल से आते हैं, कि बंगाल से अभी तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एनुअल एक्शन प्लान में, या फिर हम लोगों का मंत्री जी ने, आदरणीय अनुराग जी ने जो पत्र प्रेरण किया था,
पिछले साल जो पत्र प्रेरण किया था उसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। लगभग सारे जो स्टेट थे सभी से आ गया है, लेकिन बंगाल की तरफ से कोई नहीं आया। तो मैं प्रसन्नता के साथ हूँ, आप लोग भी जरा कोशिश कीजिए बंगाल से कोई प्रस्ताव बना आए और हम लोग सभी मिलके खेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर सके। प्रश्नकाल समाप्त। मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है। 31 जनवरी 2022 को दोनों सदनों की समवेत बैठक में मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोकसभा के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री भगवत मान ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 14 मार्च 2022 से स्वीकार कर लिया है। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। टी.आर. बालू, ए. बीडन, मनीष तिवारी, MP समदानी, बेनी बहन, हनुमान बेनीवाल, सौगत राय, के. सुरेश, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, डीन कुरियाकोस, TN प्रतापन, गौरव गोगोई, एडवोकेट अदुल प्रकाश, रितेश पांडे। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। ओके, सभा पटल के बाद आपको मैं दूंगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठ जाओ। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 फगन सिंह कुलस्ते। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्री कृष्णपाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री आइटम नंबर 5 नित्यानंद राय। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्रीमती सुश्री शोभा जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम की सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय प्रतिभा भौमिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम की सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 8 श्री निशित प्रमाणिक। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य संचालन की संसदीय सूची के क्रमांक 8 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए दस्तावेज सदन पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 राजेंद्र अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी आशासनों संबंधी समिति का 54वां, 55वां, 56वां, 57वां और 58वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री बर्तरी महताब जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 10 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 30वां, 31वां और 32वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 11 राम शिरोमणि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अनुदानों मांगों के संबंध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी अस्थायी समिति के 398वें, 359वें, 360वें, 361वें, 362वें, 363वें और 364वें प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 है अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आइटम 11
सर? 11A 11A बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाँ मीटिंग। सर। सर, विथ योर काइंड परमिशन, आई राइज टू प्रेजेंट द 30th report of the business advisory committee. Thank you, sir. 29th आइटम 29th रिपोर्ट। नहीं, वो आगे है 18 नंबर पे। नहीं, वो सर आइटम आगे है। आइटम नंबर 12 श्री राजनाथ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। शून्यकाल डीन कुरियाकोस जी। ओके Sir, no clear. Sir, one of our Indian citizen, her name is. एक मिनट कुछ पॉइंट। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 21-22 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और टिप्पणियों से संबंधित एक दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं, जो क्रम संख्या 14 पर रखते हैं। आइटम नंबर 15 श्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Raj Sabha that Raj Sabha do elect 3 members of Raj Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies caused by the retirement of Sri Vijay Sai Reddy, Dr. Sasmit Patra and Sri Mahesh Poddar from Raj Sabha, and do communicate to this House the names of the members so appointed by the Raj Sabha to the Joint Committee. Thank you. प्रश्न ये कि सत्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री राजेश वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न एक श्री राजेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
आइटम नंबर 17 श्री राजेश वर्मा जी। धन्यवाद। यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। प्रस्ताव है कि श्री राजेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव में विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा 14 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 29वें प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न ये कि सभा 14 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 29वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। 377 के अधीन रखे गए सभी मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। डीन कुरियाकोस। Sir, thank you, sir, for getting this opportunity. Sir, one of our Indian citizen, her name is Nimisha Priya, aged 33. She is from Kerala and she is now in Yemen jail. She was awarded for death sentence in connection with a murder case. Actually, it happened accidentally in the nature of self-protection. She worked as a nurse there and she had started a clinic with partnership of an Yemen citizen, and the conflicts arised in between them leads to the murder, but it was in the nature of self-protection, sir. Some human rights organizations and some persons intervened in this case particularly, and they approached the local courts there at Yemen, and they approached the local administration there, but the appeal petition have denied. And somebody from here, they approached the Delhi High Court to the intervention of our Foreign Affairs Ministry. So I urge upon the ministry or the minister to intervene this case specifically for an immediate release of Nimisha Priya from Yemen jail. Thank you, sir. Sri T.R. Baluji. Honorable Speaker, sir, Constitution of India has given immense powers to the governors of the state, especially in giving assent to the bills passed by the State Assembly. Sir, ever since Dr. M.K. Stalin took powers in Tamil Nadu, more than 7 bills have been passed and sent to the governor for assent or sent to the President of India for their due assent. But so far, he has not sent all the 7 bills. He is just keeping in the court. Sir, Honorable member, there is a state issue. Honorable member, the senior member, this issue is the state issue. Sir, are we running a jungle? Sir, are we running a jungle raj? Sir, are we running a jungle raj? We are not running a jungle raj. We want to have rules of law to play a role in government function. But at the same time, sir, more than 7 bills, including the Cooperative Societies Bill Act 1983 of Tamil Nadu, has kept in the cold storage of Governor's Bangla for more than 6 months. Okay. Sir, how to run Adi Ranjan ji. No. The governor has to be shifted from Tamil Nadu, or he has to check. अध्यक्ष जी, गवर्नर के बारे में चर्चा करते समय एक स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ता है अंडर द रूल। ऐसे चर्चा नहीं कर सकते अध्यक्ष जी। उठाया करो आप। महामहिम गवर्नर के बारे में चर्चा करते समय अंडर द रूल एक नोटिस देना पड़ता है। आप अगर अनुमति दो तो ही चर्चा कर सकते हैं, वैसे चर्चा नहीं कर सकते। अधीर रंजन जी। Adhir Ranjan ji. They don't have the rule of law. That is why they are keeping the governor there. Governor should be shifted or should be called back immediately. স্যার, গতকাল আমি পার্লামেন্টে আসতে পারিনি স্যার। আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ঝালদা পৌরসভা এলাকায়। সেখানে গিয়ে আমি এক
হৃদয় বিদারক ঘটনার সাক্ষী হলাম, বিচলিত হলাম। কংগ্রেসের টিকিটে জেতা পৌরসভার কাউন্সিলর তপন কান্ডুকে তার আগের দিন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করার একটাই কারণ যে সেখানে কংগ্রেস পার্টি মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড গড়বার প্রক্রিয়ায় এগিয়ে ছিল, তাই শাসক দল সেখানকার পুলিশ একটা অংশকে সঙ্গে নিয়ে নির্মমভাবে তপন কান্ডুকে সেখানে হত্যা করলো, যাতে তারা সেই পৌরসভার বোর্ডটা দখল করতে পারে। স্যার বিষয়টি যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন চলাকালীন এবং নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থাতে সন্ত্রাস, হিংসা, খুন, দাঙ্গা, রাহাজানি নির্বিচারে চলছে, লাগামহীনভাবে চলছে। কিছুদিন আগে আনিস খান নামে 18 বছরের একজন যুবককে পুলিশ সরাসরি খুন করলো। তাই স্বাভাবিকভাবে সেই বাংলায়, আজকের বাংলায় অরাজকতা বিরাজ করছে, হিংসা সন্ত্রাসের বাংলা। এই বাংলায় আর রাজনীতি করবার কোনো বাতাবরণ নেই। গণতন্ত্র সেখানে ধর্ষিতা, গণতন্ত্র লুণ্ঠিত। তাই বাংলায় আজ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। একের পর এক খুন এ বাংলার নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। সেখানে শাসক দল এবং পুলিশের একটা অংশ মিলেমিশে এই সন্ত্রাস করছে, খুন করছে। তাই এই তদন্ত, এই খুনের কিনারা উচিত। এই খুনের কিনারা করার জন্য আমি দাবি রাখছি কোর্টের নেতৃত্বাধীন, কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত হোক। আমি হিউম্যান রাইটস কমিশন, শিডিউল কাস্ট কমিশন, মাইনরিটি কমিশন তাদের কাছে দাবি করছি যে তপন কান্ডু আনিস খানের খুনের কিনারা করার জন্য সকলে মিলে কোর্টের নেতৃত্বাধীন সিবিআই তদন্তের ব্যবস্থা করুক। নমস্কার। आइटम नंबर 20, आइटम नंबर 20 अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 85 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचारित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनसे उन कटौती प्रस्ताव की संख्याएं लिखी हो, उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य को सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे। इस चर्चा के बाद शून्यकाल को इजाजत दे देंगे रात को 2 बजे बाद। रात को 2 बजे बाद श्री के सुरेश जी। Yes, Suresh. Thank you, Speaker, sir. Given me opportunity to participate. Demands grants of Ministry of Railways 2022-23. Before beginning my speech on the exact subject matter, let me invite the attention of the House to speech by Sri John Mathai, Honorable Minister of Railway for the year, first Railway Minister in the year 1948 to 49. I quote, the target that we are going to place before the railway and on which we are going to insist is that no detention should occur in marshalling yard for a period in excess of 24 hours, and we are going to see to it that the target is observed, unquote. This quote that I have mentioned is pointing out the fact that it is not the 7-year-old NDA government that has modernized railway or optimized its speed and
timings for the benefit of the passengers and goods movement. But the Congress party, right from day one after independence. Sir, so all these statements saying before, Honorable Prime Minister, there was no railway modernization is nothing but a propaganda. You are continuing in an inefficient manner what the great predecessors of the Congress and UPA had designed. So alteration of history by finding with the figures and facts is immoral. Now let me come to the main points of debate. Let me come to the main points of debate in the budget publicized as revolutionary, which is nothing but a jugglery of allocation. Honorable Chairman, sir, revenue of railways. The railway internal revenue of 2022-23 is estimated at 2,40,000 crores, an increase of 90% over the revised estimate of 2021-22. In 2021-22, revenue is estimated to be 7% lower than the budget estimate. Sir, while this increase in internal revenue might seem high, the ground reality is that no action is being taken sincerely to achieve the target set in the budget. Passenger revenue 2022-23 budget estimate is set to rupees 58,500 crores, which is an increase of 32% change from 2021-22 revised estimate 2022-23 budget estimate. I want to ask the government as to how this target will be achieved when the Indian Railway is not doing anything to revive the passengers' revenue. The services that were cancelled are yet to be normalized. The special trains are yet to be converted to regular service. The introduction of general trains in full swing is yet to be happened. The infrastructure development works that will make railway stations more attractive as a passenger hub and logistic hub is yet to be taken off in many cities, including my constituency and my state also. Sir, so this claim of railway going to be radically transformed. Within this budget, a year, nothing but fake, bogus, generous tampering of data to the police, to the eyes of the analysts and who are pro-government as really is today defined. Let's see how the government is projecting the annual plan of railways at 2,45,800 crores for the 2022-23 as the maximum amount ever proposed for railways by the government. The Indian Railways are financed primarily through three sources. One, budgetary support from the government. Two, internal resources, passenger and freight earning from leasing railway land, other coaching, other sundry gets and RRB earnings, extra budgetary resources. These are the three sources of the railway. So going by the breakup of these three components, we can see that
Gross budgetary support for 2022-23 is 1,30,300 crores only, meaning that Union government will only provide rupees 1,30,300 crores for, or 55.85% of the total capital expenditure. So, where will the rest of the money for railway to meet expense and modernization come from? Honorable Minister has to be replied. This amount will come from extra budgetary resources, which include market borrowing, PPP, institutional financing, and foreign direct investment. There lies the fact that Indian Railways, the premier public sector employer and organization, is up for sale. The budget estimate of 2022-23 for extra budgetary resources is rupees 1,15,000 crores, meaning that 41.29% of the capital expenditure will come from selling, leasing, and pledging, and putting the precious of public sector organization for a sale to the bidder. I would like to invite your attention through you, sir, the fact that the Railway Minister, then Railway Minister Piyush Goyal, had clarified earlier that railway would never go into private hands. Piyush Goyal ji said, I quote, I assure you that the railway is Indian property and it will be never privatized. It is a property of every Indian and will remain so. He had also mentioned that private investment should be encouraged for more efficient functioning of Indian railways. Unquote. Similar is the tone of Honorable Railway Minister Sri Ashwini Vaishnavi. The present Railway Minister, Ashwini Vaishnavi clarified in a written reply to the Sabha that to bridge the gap in capital funding, public-private partnership mode is envisaged to facilitate faster development of network, manufacturing of rolling stocks, and delivery of passenger and freight services. Sir, in simple English, it means that the railway will go into the hands of the private individuals in another name and another term. Both the railway ministers can be seen trying to carry out the blanket sellout of railway and fool the people by saying that we are not selling but just changing hands of ownership to the price. Sir, I wouldn't be surprising to the famous Friends of Government might on the entire railway network very soon as every other government sector, from ports to airports and telecommunications. The current situation has also done some window dressing for privatization, as he has, Honorable Minister, has factually termed the drive for privatization as asset modernization. In this asset modernization plan, or what I would call the gambling by King Yudhishthira, the railway minister stated in the upper house that, I quote, railway has identified assets, including trains, railway redevelopment projects, land parcels, and railway colonies, among others, worth rupees 50,000 crores for modernization over a period of 2021-25.
unquote. If this statement is correct, so in what way Indian Railway is going? So Honorable Minister will explain to that. So I'm going to more details because the intention of this government should be privatizing Indian Railway also. Air India already sold to Tata. Now, next step of this government is Indian Railway. That will be happen very soon. So, I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Indian Railway will be remain under Government of India, or it will be go to Adani or Ambani. Yes, very good. So you will have to give frank reply. Sir, the filling up of the vacancies, that is very terrible situation in Indian Railway. Whatever reason in the Bihar and UP, thousands of vacancies are vacant in Indian Railway. Indian Railway is one of the largest public undertaking by Government of India. Every year, thousands of educated youth getting employment in Indian Railway. When UPA government regime, before Congress government regime, time to time, the railway recruitment is done. RRB, Railway Recruitment Board is there. We set up a Railway Recruitment Board. That board continuously recruiting the employees. But now what is the situation? Recruitment is banned. Why recruitment is banned? Because of the signal of the privatization. So, what was in the Bihar? Thousands of unemployed youth assembled there, shouted against the Indian Railway, agitated against the government, denying their opportunity to Indian Railway. That's why that situation is in the Patna, in capital of Bihar and part of UP. Sir, regarding scheduled caste and scheduled tribe recruitments in Indian Railway, that also very important. Number of vacancies lying in Indian Railway for reserved vacancies lying in Indian Railway. Even the scheduled caste and scheduled tribe reserved categories also not filling by Indian Railway. So now Railway Recruitment Board, Railway Recruitment Board, RRBs, totally defunction. I would like to request, sir, as on 1/1/2020, there are 559 unfilled vacancies for SCs in railway. Then 5,463 unfilled vacancies for STs and 6,747 unfilled vacancies for OBCs. If this is the situation in railway, when half of the railways under proxy privatization, just as I said just now. Imagine the situation of the asset modernization. Asset monetization will be completed by the government. What will be the condition of SC/ST after the privatization of the completed different labels? Sir, the SC/ST unemployed youth get employment only in the government sector. There is no reservation in the private sector. Railway is the main employment opportunity for SC/ST unemployed youths. But railway also recruitment ban is continuing like this, where they will get employment. This is a very big question before us. So Government of India is privatizing even profitable public undertakings. Then who is ultimately losing the employment?
scheduled caste and scheduled tribe unemployed youths. To request Honorable Minister through you, sir, to give a proper reply for the recruitment system in our Indian Railway. Sir, I am coming to, because I am not taking much time, I am coming to my state Kerala for railway development. Sir, Kerala always neglecting by Indian Railway. All the states have a zone, but God's own country, Kerala, have no zone. We are still under Southern Railway. Kerala, state of Kerala, still under the Southern Railway. So every state have their own zone, but unfortunately Kerala is not having. So railway development, as far as railway development is concerned in Kerala, is very poor. We don't get a big projects. We don't get a sufficient allocation from Indian Railway. Sir, Angamali-Shabri railway line, it was announced by then Budgetary government. Now only 5 kilometers are constructed. Rest of the places not taken up. When the Angamali-Shabri rail line declared by Government of India, Ministry of Railway at that time, was fully financed by Railway Ministry. Now Railway Ministry is saying that no, we don't have money. The state government also come participate. You have to invest the money for this. 1999. There is no condition with the state government. There is no agreement with the state government. The railway has fully funding for the construction of Angamali-Shabri rail for the Shabarimala devotees. Now railway has changed their stand. So I would like to request the Honorable Minister through you, sir, to rethink this proposal. There are some Nemam railway terminal project is pending. Development of Kochuveli railway station terminal is also pending. Automated coach washing plan Kochuveli station also pending. Track doubling Ernakulam, doubling work of Ernakulam, Ambalappuzha and also Kottayam Ettumanur section also not completed. And Guruvayur Tirunavaya line has not taken up. Ernakulam marshalling yard, remodeling Shornur yard, automatic signalling system for Ernakulam and Thrissur, pay track between Ernakulam, Shornur, development of old railway station Ernakulam and also development of Guruvayur railway station also pending with the Railway Ministry. The proposal has been sent to the Railway Board, but Board has not yet been sanctioned. So another important project, you are very much aware about the Silver Line. Kerala government has proposed a semi-high-speed railway line from Thiruvananthapuram to Kasaragod. 53 kilometers from Trivandrum to Kasaragod, Silver Line project already taken up. The 63,000 crores estimated for this project. This Kerala Development Corporation proposed Silver Line project. Whether the Railway Ministry has approved this project, whether the Railway Ministry has given financial assistance to the project which is proposed by Government of Kerala. You have to clear your position. Sometimes you are keeping quiet, sometimes you are not giving answer. Only one or two minutes. Okay. Sometimes you are keeping quiet. You are not openly say anything. That utter confusion is there in Kerala.
The state government is saying that we got a confirmation from government of India, Ministry of Railway. But at the same time, whenever we talk to Railway Board, they are saying that no, we are given a principally assurance, principal clearance we have given. The final clearance we are not given. I am not going into details. Silver Line, you are very much studied about the Silver Line project in Kerala. We 19 MPs from Kerala met you and submit a memorandum against this Silver Line. Not the entire people of Kerala. Yes. The entire people of Kerala now against the Silver Line. You know the social impact of this line and also environmental impact and also financial commitment of the state. You are very much aware. And also the state government is encroaching central government, railway property. How it is possible, sir? Without railway consent, state government has made a DPR, detailed project report, through railway land. This is very first time one state government is encroached central government property. Whether you are giving permission to make a DPR in railway land, you have to explain. Sir, regarding my parliamentary constituency, only 2 points. Please. Chenganur railway station is very important station. Chenganur railway station is the gateway of Sabarimala. So all the devotees coming from various parts of the country and get down Sabarimala, Chenganur, from there they go to Sabarimala side. But Chenganur railway station condition is very poor. Many occasions I raised this issue before the railway ministry. Then railway ministry assured me this station will be taken up for development, just like the Tirupati railway station. But so far nothing happened. I would like to request Honorable Minister to consider as Chenganur railway station to be redeveloped and also remodeled. Sir, another important station, my parliamentary constituency, Changanasheri, Mavelikara, Shastangota, Mandro, Turut, Tagadi, Charinad, Avani, all stations conditions are very bad. All stations are, the passengers are not getting proper facilities. You kindly consider this demand also, sir. With these words, I am concluding. Thank you. Shri Rajyavardhan Rathore ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे मेरे मित्र सुरेश जी जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, उनकी सेहत की काफ़ी चिंता हो रही है। वो हेलुसिनेशन कर रहे हैं। अब आमतौर से हेलुसिनेशन एक बीमारी होती है, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं मुझे लगता है वो और उनकी पार्टी ये मनोविकार की तरफ न जाए। जो तथ्य है उन तथ्य पे ध्यान दे, और तथ्य मैं इनको बताता हूँ। सुरेश जी ने बात करी कि जो सरकार है वो आंकड़ों के साथ खेलती है। कोरोना के समय जब ट्रेनों ने 6.5 करोड़ श्रमिकों को घर तक पहुंचाया, वो आंकड़े नहीं है, वो असलियत। हजारों मिलियन मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों तक पहुंचाई, वो आंकड़े नहीं है, वो हकीकत है। और अभी मैं बतलाता हूं कि हकीकत क्या है। जब आपने हकीकत की बात करी, आपने एक कमेटी बिठाई थी 2012 में, ककोडकर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उन्होंने क्या कहा यूपीए के बारे में? मिसमैनेजमेंट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट इन रेलवे, ऑल सेफ्टी मार्जिन्स हैव बीन स्क्वीज्ड, दिस हैज लेड टू अ नेग्लेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। ये हकीकत है कांग्रेस की। ककोडकर कमेटी ने यह भी कहा, मैं आ रहा हूं, आपका जब कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर जिस तरह का काम यूपीए सरकार ने करा, उसका प्रतिबिंब मैं बता रहा हूं, उस कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूं। फिर आऊंगा कि किस तरह से आज मोदी सरकार रेलवे में क्या क्या काम कर रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी बात करी गई स्लाइट ऑफ हैंड की, हाथ की सफाई।
बीजेपी में तो हाथ है ही नहीं, हाथ तो कांग्रेस में है। हमारे यहाँ हाथ की सफाई नहीं होती है। ककोडकर कमेटी ने कहा कि अंडर यूपीए गवर्नमेंट दिस रिवील्स अ ग्रिम पिक्चर ऑफ इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस largely due to poor infrastructure and resources and lack of empowerment at the functional level। ये हकीकत है उनकी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या आंकड़े हैं। और आपने प्राइवेटाइजेशन की भी बात करी। मैं आज रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि साधारण पैसेंजर के ऊपर बोझ नहीं पड़ा है। साधारण पैसेंजर पे बोझ नहीं पड़ा है। इन्होंने नए नए तरीके निकाले हैं कि साधारण पैसेंजर को अच्छी सेवा भी मिले, अच्छी सुविधा भी मिले और उसके ऊपर खर्चे का बोझ भी ना आए। किस तरीके से करा गया? यूपीए के दौरान 2013-14 के अंदर फ्रेट कैरेज कितना हुआ, जब कोई कोविड की समस्या नहीं थी? तकरीबन 1000 मिलियन मीट्रिक टन। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है तो अब सुनिए, जब सारा सप्लाई चेन पूरी दुनिया का बिगड़ गया था, उस समय 2021 के अंदर फ्रेट कैरेज 1200 मिलियन मीट्रिक टन मोदी सरकार ने करा। ये अंतर है जो यूपीए के समय और भारतीय जनता पार्टी के समय। यूपीए के समय 54 न्यू लाइंस सैंक्शन करी गई, लेंथ ऑफ तकरीबन 5,500 2010 से 2013। लेकिन मोदी सरकार ने कितने करे? 500 प्रोजेक्ट और कितने किलोमीटर? 51,000 किलोमीटर की लंबाई। कहां 5,000 किलोमीटर और कहां 51,000 किलोमीटर, जिसके अंदर से तकरीबन 190 न्यू लाइन प्रोजेक्ट्स हैं 21,000 किलोमीटर के। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन होता है। आप सोचिए कि यूपीए ने कितने कन्वर्जन करे होंगे अपने कार्यकाल के अंदर? 9 कन्वर्जन करे। और मोदी सरकार के समय ये हुए तकरीबन 50 कन्वर्जन 6,500 किलोमीटर की लंबाई के। कहां 9 मीटर गेज से ब्रॉड गेज 9 कन्वर्जन हुए और कहां 50? बहुत बड़ा फर्क है। नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ गए। तकरीबन 108 डबलिंग प्रोजेक्ट्स हुए यूपीए के समय। मैं ये अंतर खासतौर से इसलिए बता रहा हूं कि हर बार ये बात होती है कि कोई काम नहीं हो रहा, तो उनका काम भी सीधे सीधे मैं बताए देता हूं और अपना काम भी मैं बताए देता हूं। 108 डबलिंग प्रोजेक्ट्स हुए यूपीए के कार्यकाल के अंदर, तकरीबन 5,000 किलोमीटर। और मोदी जी की सरकार के अंदर तकरीबन 250 प्रोजेक्ट हुए 23,900 किलोमीटर। कहां 5,000 किलोमीटर और कहां 23,000 किलोमीटर। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 और 2014 के बीच तकरीबन 3,000 किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करा। 3,000 किलोमीटर। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 18,000 किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करा। कहां 3,000, कहां 18,000। ये फर्क है। इस फर्क के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के जो 60 साल थे उसके अंदर रेल का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर वाकई में रेल का पोटेंशियल निहारा गया है, उसको और बढ़ाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि भारतीय रेल सिर्फ दूरियां कम नहीं करती, सिर्फ लोगों को लोगों से नहीं जोड़ती, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, टूरिज्म और तीर्थ स्थान को भी जोड़ा जा रहा है। और उसमें बड़े पैमाने पे रेल मंत्रालय काम कर रहा है। यहां तक कि भारत और भारतीय रेल, इन दोनों का एक साथ विकास हो रहा है। जहां भारत शौच से मुक्त हो रहा है, वहीं रेलवे के प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन बिल्कुल स्वच्छ नजर आती है। रेलवे के टॉयलेट आज बायोडिग्रेडेबल हो गए हैं, कहीं पे भी ओपन डेफिकेशन नहीं हो रही। कितना बड़ा अंतर है। वहां जहां सुरक्षा हो रही है भारतीय नागरिकों की या देश की सुरक्षा, आपने देखा किस तरह से यूक्रेन से अभी हजारों स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। उसी तरह रेलवे के अंदर भी हर पैसेंजर की और हर बोगी की सुरक्षा की चिंता करी जा रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। एक्सीडेंट्स की रेट्स पर मैं आऊंगा, आप देखिएगा कि कितना बड़ा अंतर हुआ। एक्सीडेंट्स किस तरह से कम हुए। जिस तरह से हर घर में बिजली और पानी पहुंच रहा है, उसी तरह भारत के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या जंगल हो, वहां रेलवे की लाइन पहुंच रही है। पूरे देश को जोड़ा जा रहा है। अब मैं बताता हूं हिम्मत, क्योंकि जो रेल है वो मंत्रालय वही है, लेकिन किस तरह से सही लीडरशिप, सही डायरेक्शन के साथ में रेल का और बेहतर इस्तेमाल हुआ। कोरोना के समय
जब सारी सप्लाई लाइंस खत्म हो गई थी, मूवमेंट खत्म हो गया था लोगों का, उस समय 93% मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी आउट ऑफ 100%, जो साधारण स्थिति में 100% चलती है। कोरोना के समय, कोविड के समय 93% एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी। सब अर्बन ट्रेन्स 98% चल रही थी और पैसेंजर ट्रेन्स 44% चल रही थी, क्योंकि लोगों का आवागमन कम हो रहा था। ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसने ऐसे समय पर किसानों की मदद के लिए किसान रेल सर्विस शुरू करी, जो अगस्त 2020 से शुरू हुई और आज तक चल रही है। तकरीबन 7 लाख टन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, पेरिशेबल गुड्स, जो ऐसे समय पर जब कहीं साधन नहीं था, ट्रक नहीं चल रहे थे, सुविधा नहीं थी, वो बर्बाद हो जाते, लेकिन रेल की वजह से वो एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जा रहे थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। ऐसे समय पर जहां आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करा जा सके, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाया जा सके, तकरीबन 1100 किलोमीटर का ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो गया है, कमीशन हो चुका है। जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिफिकेशन तकरीबन 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है यूपी के कार्यकाल के कंपैरिजन के अंदर। ओपन डेफिकेशन ट्रैक्स पे वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वर्ल्ड क्लास सिग्नलिंग अब भारत के अंदर ही, आत्मनिर्भर भारत के अंदर तैयार करी हुई एक सिक्योरिटी सिस्टम को शुरू करा गया है। 97% स्टेशंस अभी पूरी तरह से मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम के साथ तैनात हैं, और ये जो इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको कवच का नाम दिया गया है, उसको इंप्लीमेंट करा जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अंदर कई सारे वेंडर्स हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। उसके अंदर वेंडर्स को आसानी से काम मिल सके, उनकी जो टेंडर्स की फीस है, एप्लीकेशन फीस है, उसको कम कर दिया गया है और बड़ी मात्रा पे कम करा गया। अध्यक्ष महोदय, कहाँ 2.5 लाख रुपए होता था, अब मात्र 15,000 पर एप्लीकेशन इसको कम कर दिया गया है। वेंडर्स का जो अप्रूवल सिस्टम है, वो पहले दर दर भटकना पड़ता था, हर दफ्तर में फाइल खिसकानी पड़ती थी, और आपको पुराना तरीका पता है फाइल खिसकाने का, वो सारा बंद हो गया है। अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है यहाँ पर, और ऐसा प्रबंध करा गया है जहाँ किसी व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको अगर अपनी बिजनेस अगर रेल मंत्रालय के साथ जोड़ना है, तो उसके अंदर आपको किसी व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कम कर दिया गया है। एंटायरली सिंगल इंटरफेस अप्रूवल ऑफ वेंडर्स और कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। वंदे भारत ट्रेन शुरू करी गई है, एक आधुनिक ट्रेन, तेज गति से चलने वाली, तकरीबन 160 किलोमीटर की ऑपरेशनल स्पीड इन ट्रेन की रहती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी की ये ट्रेनें हैं, 20% एनर्जी को सेव करती हैं। तो हर तरह से आप देखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर असली काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन की तैयारी हो रही है। तकरीबन 13 मेजर सिटीज हैं जहां ये बुलेट ट्रेन को साथ जोड़ने का प्लानिंग शुरू हो चुका है। इंप्लीमेंटेशन हो रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक का जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है उसका। इन सब के ऊपर काम हो रहा है। तकरीबन 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन देश के अंदर चल रही होंगी और तकरीबन 400 और रेक्स की तैयारी हो रही है विद 50,000 करोड़ एक्सपेंडिचर। आप देखिए कि किस तरह से एक साधारण नागरिक की सुरक्षा से लेकर उसकी सुविधा, जब वो प्लेटफॉर्म पर आए उसको साफ सुथरा प्लेटफॉर्म नजर आए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है रेलवे के साथ तो उसको एक साफ और सरल तरीका प्रोवाइड करा जा रहा है कि वो अपनी बिजनेस कर सके। कोविड के दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि 900 एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने जर्नी कंप्लीट करी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था एक ऐसे समय जब पूरे देश को मदद की जरूरत थी। तकरीबन 2000 फुल टैंकर्स और 36,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 6.5 करोड़ श्रमिकों को एक ऐसे समय अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। ये एक संवेदनशील सरकार ही कर सकती है, जो आंकड़ों में विश्वास नहीं करती, ना ही लोगों को भ्रमित करने में करती, लेकिन अपने पोटेंशियल को, भारत के पोटेंशियल को, रेलवे के पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना
ताकि लोगों तक मदद और सहूलियत पहुंच सके, उसके ऊपर ध्यान दे रही थी। और कोविड के दौरान आमतौर से सबने काम बंद कर दिए थे, लेकिन आप देखिए रेलवेज को और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया के अंदर काम रुक गया था, रेलवेज ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और तकरीबन 370 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर डाले जब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में काम नहीं हो रहा था। ये रेलवेज का कमाल है, मैं इनको बधाई देता हूं उसके लिए। स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है गांधीनगर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और बेंगलोर के अंदर नए रेलवे स्टेशन तैयार हुए हैं। रेल कौशल विकास योजना शुरू करी गई है, जहां पर 50,000 कैंडिडेट्स को निःशुल्क 3 साल तक 2024 तक ये ट्रेनिंग चलेगी, इनको ट्रेन कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, रेल अपने आप में, जैसे पहले कहा जाता था कि भारत का एक प्रतिबिंब है और भारत को अगर किसी को समझना है तो रेल की यात्रा करनी चाहिए। मुझे लगता है वो आज के दिन भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि आज भारत बदल रहा है और वो बदलते भारत की तस्वीर भी अगर आप रेलवे में ट्रैवल करेंगे तो देख सकते हैं। जब मॉडर्न बिल्कुल ट्रेन, जहां विस्टा डोम जो आप शायद विदेशी तस्वीरों में देखते थे, उस तरह के मॉडर्न इनके कोचेज हैं, जहां ऊपर भी शीशे लगे हैं, साइड में शीशे लगे हैं और पूरी फुली एयर कंडीशन इनकी ट्रेन हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनके एक्सीडेंट्स कम हो गए 2021 के अंदर। वैसे तो हर एक एक्सीडेंट बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन पहले जहां 200 एक्सीडेंट होते थे, 2021 के अंदर मात्र 35 एक्सीडेंट हुए हैं। ये अपने आप के अंदर रेलवे जिस दिशा में काम कर रहा है उसकी तारीफ है। तो हर तरह से रेलवे के अंदर बड़ा काम हुआ है। और जैसे मैं कह रहा था कि आज भी रेल में यात्रा करना भारत की तस्वीर होगी, तो रेल आज सिर्फ परिवहन का ही साधन नहीं है, एक पूरा हिंदुस्तान है और भारतीय रेल अब हर नागरिक का अभिमान है। ये कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती कनिमोजी जी। जी माइक घर वाले परिवार वाले छात्र से यही बताया Sir, the previous speaker had very rosy glasses and unfortunately because of the tint he's not able to see the truth. None of us deny that there has been improvement, but there's so much more to be done. We cannot blame everything on governments which were there, 10 years ago and try to, push the entire blame on somebody else and not take responsibility for what today. So the infrastructure is always built by the government in all major economies and today when we talk about the survey, economic survey, it says that if we invest 1 rupee in the railway, it generates 5 rupees in the economy. This is a clear advantage in investing public money in the railway infrastructure. Yet the union government has been neglecting the railway sector time and again. And the railway budget is primarily funded from 3 different sources. Budgetary support by the union government, the extra budgetary resources, and its own internal resources. But the budgetary estimate for 22-23 is 2.45 lakh crores, and the budgetary estimate for the previous year was 2.15 lakh crores. The budgetary estimate seems to have been escalated, but the revised estimates, while the actual expenditure is nowhere even matches with the revised estimate. The financial performance of the railways during the past 3 consecutive years revealed that even the reduced allocation at the RE stage could not be fully utilized. I'd like to know why. Because there's so much to be done, and why has the funds not been fully utilized? And today we are talking about privatization, and they assume that everybody has accepted and happy with privatization. We have seen examples, even what happened to the Delhi metro to the airport, when the private player just abandoned
because it was not profit making. They just abandoned, and then in the last minute the railways had to take it over and complete, and even when it was completed, there's a lot of faults over there, problems with the buildings over there. So this is what the private sectors are capable of doing. So we have to understand that and not think that the best thing to happen to the railways is to give it to the private organizations and move away from it. Sir, all freight trains will be, you're saying by 2031, all the freight trains will be privatized, along with 30% of the 750 railway stations. So profit-making coaches are the AC coaches, and you want to privatize that. Only the loss-making second-class passenger trains will be left with the railways. And interestingly, the private player just has to invest in running the trains. The driver, the guards, and the tracks were all from the railways. The railways will also maintain the station, while the bookings will be done by the Indian Railways Catering Tourism Corporation or the IRCTC. This means that the Indian Railways will only run loss-making passenger trains, while all the profit-making trains will be operated by the private sector. As the profit is only from AC trains, the railway losses will increase by this. So why are we doing this? Why are you just taking over losses and giving away all the profit-making things? Family silver. Yeah, exactly. You're just giving away the family silver to the private players, and we've seen what the private players do. They do not take up the responsibility when they do not see profits. They just abandon the project and leave. And the freight share of railways. You have set out plans to achieve at least around 8,400 metric tons of freight movement by 2030. But today, it is only 26% of the total freight movement of the country which the railways are handling. So there's so much of gap there, and you're not even handling 50% of the freight within the country. So there's a huge gap which you have to build across. And the jobs in the railways, as I think Suresh ji also, when he spoke here, mentioned about it. I'd like to add to that. There's so many vacancies. More than 2.65 lakh jobs are vacant in the Indian Railways. You haven't been able to provide jobs for the youth in this country. At least in this sector, when there are vacancies, you can definitely fill that. And the language, South Indians don't get job opportunities these days in the railways. Yes, shame. It looks like there is a effort to keep us away from these jobs. And more than that, people who interact with the locals, with the passengers, have to know the language. Yes. We've actually had so many incidents where there could have been accidents because the person handling that does not understand the local language, does not speak the local language. Yes. You have to be sensitive to people's lives. You cannot play with people's lives. Sir, an accessibility of railway stations for the differently abled, it has so much more to ask for. You've been saying that you're more sensitive and it will be considered, but even the committee has recommended, the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment recently assessed the implementation of the scheme for the people with disabilities, and they said there's so much lagging behind, and they have to provide better facilities. And before 2 years, before the COVID, there were coaches for differently able people. But now, in quoting COVID as a reason, these coaches have been stopped. But I think it is high time these coaches are restored and differently able people are allowed to use that. Very good point. And even when there are special coaches, it is being used illegally by other people, and unfortunately the differently able people do not have access to these coaches also. So that has to be taken into consideration.
the union government has removed 4% job reservation for the differently abled in many of the jobs, IPS, Railway Protection Force, and all that. I mean, in many places, I really don't understand, what kind of social justice are we talking about if this is not happening. And railway electrification. You've said there will be 100% electrification by 2023, and that is next year. You've hardly reached 73%. So what plans do you have to achieve this 100% electrification? And in my constituency, Thoothukudi, I'm quoting that as an example, but there are so many, more than 1,368 railway underbridges in this country which has waterlogging. But every year we only, deal with it to pump out water, and every year there's waterlogging in all these places. We need a permanent solution. And in my constituency, for example, like when there are rains and flooding, water from the sea also comes in. And pumping out water is not an easy thing. So you need permanent solutions for issues like this. You can't just have flooded underbridges. And the railway tracks we've seen more than 60 elephants in the last 3 years have been killed in the tracks. These deaths could have been avoided had the forest and railway departments worked together, communicated with each other, and coordinated. Very good point. And the CAG report has even said that the basic signage is not available, and there is nothing to alert the loco pilots that it is an elephant crossing area and they have to be slow, and they're not sensitized. There's no training for them. At this rate, if it goes on like this, I think in a decade or so, we will, not have elephants in this country. And railway safety, again, much was said about the railway safety. More than 13,000 train accidents across the country have killed nearly 12,000 railway passengers last year. And according to a recent report by the National Crime Records Bureau published in 2021, the latest statistics mean that on average, 32 people have lost their lives every day. This is a shame, and I think we have to think about the families of the lives which have been lost, and definitely something has to be done to ensure that there is safety, and we've seen so many accidents in railway crossings also. So I am sure the government will, and I believe that you will take action so that this does not happen. And during COVID, many trains were stopped, many trains were withdrawn, and many of the stops were also withdrawn. You've made it into express trains, and so it doesn't stop in as many stops that it did before COVID days. And even in my constituency, 3 trains, Thoothukudi, Coimbatore Link Express, Thoothukudi, Vanchi Maniachi train, and then Thoothukudi Chennai Link Express, Thoothukudi Tiruchendur Express, just to give you an example. All 3 have not gone back to what it was. The stops have been withdrawn, and so it is just not in one place. In many places there are. The last thing I like to raise is that many people have noticed and even observed that there is a big difference between the coaches in the northern part of India and the southern part of India. Our coaches seem to be worn out and in very bad dilapidated conditions, and water leakage, and it looks very unsafe. We don't get new coaches at all. I voted for you. The contempt coaches are giving to yes.
That is what many people are hurt, that we get very bad condemned coaches over here. And the budget allocated for 22-23 for new lines to the Southern Railways is only 59 crores. 59 crores to the Southern Railways, and the Northern Railways is 13,200 crores. Oh my God. In the last 4 years, the centre has made 101 times higher budgetary allocation for new railway line projects in the Northern Railway and in the compared to the Southern Railways. The budgetary allocation for new railway lines in the Southern Railway in the last 4 years from 2019-20 has been nearly 308 crores only. But for the Northern Railway, it is 31,008 crores. Shocking. The Rameshwaram Dhanushkodi new line project has received an outlay of 59 crores. And that is, the new line project is 17.2 kilometers. And they've only given 59 crores. And the outlay for Madurai Bodinayakanu doubling project is only 125 crores. The gauge conversion project between Tiruchirappalli, Nagpur, Karaikal with the extension of Velankani to Tiruthirai include new material modification of, but the new line is only allocated 121 crores. So there are many more which, in the list which I can read out, and I have also met the previous railway minister and the present railway minister. We've all given them a list of representation and requests from our constituencies, but hardly anything has been done. So I request the minister to look at the disparity and the differences between what is being given to the Northern Railway and how the South is being treated. I think this is one country. I mean, you keep talking about India being one country. So I think railways, one nation. Railways also has to understand that it's one nation. And our allocations have to be increased, and the trains which have been stopped and the stations which have been stopped have to be revived, because people are suffering a lot, and I think the coaches and the stations in South have to be improved. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Very good. जो माननीय सदस्य अपने लिखित भाषण पटल पर रखना चाहते हों वो रख सकते हैं। श्रीमती शताब्दी राय जी। Thank you, sir. Sir, I raised to speak on the railway budget 2022 and 23. अभी थोड़ा देर पहले राठौर साहब जैसे बोल रहे थे, तो वो जब मैं सुन रही थी मुझे लग रहा था सब कुछ तो हो ही गया, और क्या बताऊं, कुछ तो बनने का है ही नहीं, कंप्लीट हो गया रेलवेज का काम। फिर भी मैं बोलती हूँ, जब बजट अभी पहले रेलवेज के होते थे अलग से, उसका एक अलग मज़ा था और एक अलग इन्फॉर्मेशन, जो करेक्टली इन्फॉर्मेशन देते थे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलते थे, वो रेलवे बजट अलग होने से। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा कुछ अच्छे के लिए होगा। Point 1. GBS in annual plan for 2020-21 of the Ministry of Railways was fixed at rupees 1.61 lakh crore, comprising GBS gross budget support of rupees 70.250 crores, internal resources of rupees 7,500 crore, and extra budgetary resources of BR of rupees 83.292 crore. But in the revised budget, the GBS was reduced by rupees 41,000 crores from rupees 70,250 crores to just rupees 29.250 crores. According to the expenditure profile of the Ministry of Railways, it appeared that under the budgetary support, an amount of rupees 79.398 crores was allotted as a special loan from general revenues in 2020-21. If the observation is true, those it will be equally important to know from the government that what was the reason behind the loan agreement in the revised estimate participating to the GVS.
Also, when in 2020-21 in government has paid 1.08 lakh crore, come down to GBS of rupees 1.07 lakh in 2021 and 22. And budget estimate shows GBS rupees 1.17 lakh crore for 2022-23. So increase of GBS not suitable for over past 2 years. Economic Survey 2021-22 informed that the Indian Railways has set a target of 100% electrification of its network by December 2023. The government says to achieve that target with the creation of other infrastructure in the sector, the government will increase the capital expenditure by 5-fold in the last 7 years. However, the government record confirmed the GBS for railway was reduced by rupees 41,000 crore to just rupees 2,029.250 crores from the rupees 70.250 crores in 2020-21. Point 2. Just 1 year ago, on 16th March 2021, the then Railway Minister Piyush Goyal said the government does not plan to have over the railway sector in privatized players, and said the Indian Railways will never be privatized, adding private investment should be encouraged for more efficient functioning. National Plan or NRP for India in freight or goods trains will be privatized by 2031 along with 30% of the 750 railway stations. It is a 30-year plan from 2021 to 2051, which aims for investment of rupees 38.5 lakh crore. The plan is to create a future-ready railway station by 2031. It has been proven that the private sector doesn't come forward to invest in infrastructure because it has a long growth period. Those for profit to arise, they must wait for a long. It so appears that the driver and guard will be from the railways, as will be the tracks. The maintenance responsibility of railway stations will continue with railways. The booking will be monitoring by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation or IRCTC, a subsidiary of the railway in Indian Railways. Interestingly, the private players just has to invest in running the trains. Those just will invest for a profit-making trains, and Indian Railways will run only loss-making trains. तो फिर सर ये फिर से वही होगा, गवर्नमेंट का सब कुछ लॉस में जाते, जब प्राइवेटाइज हो जाते वो गेन करते. इसमें कौन सा मिरेकल हो जाते जो प्राइवेटाइज होने के बाद वो प्रॉफिट करते और वही प्रोडक्ट, वही चीज़, वही सब कुछ जब तक गवर्नमेंट के साथ रहते वो लॉस में जाते. The private parties will be free to quote any price and might resort to dynamic pricing at happens in the air travel business. If you ask the list what percentage of profit comes back to the public with all the private investment, the answer is that there is no data. It will collect only railway charges including fees or using station premises, railways engines, tracks, signals and overhead, electricity as well as driver salaries. The Indian Rail is driven by a social obligation to private bequeath transport facilities to people and lays the foundation for several small and medium scale economic activities. So privatizing the railways means privatizing profit and bounding the public sector with losses. So it so appeared that government wants public money, the public good to utilize for private goods. And the question arises, will the government make it clear that what will the railway earn from privatization is the first place? Second, safety and security. सर इतना सेफ्टी है नहीं रेल में अभी तक, जिसमें हर टाइम न्यूज़ में आते, हम लोग देखते कितना चोरी होते, कितना डकैती जो होते, उसमें
राइट टाइम में कभी पुलिस या रेल का पुलिस कभी टाइम पे नहीं आते। टॉयलेट्स आप अगर देखेंगे कुछ 15 या 20 मिनट्स के बाद टॉयलेट्स का हाल जो खराब होते वो कोई यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जब हम राजधानी में ट्रैवल करते फर्स्ट क्लास में और कोई वीआईपी जाते तब तो वो मेंटेन होता है, लेकिन अदरवाइज सेकंड क्लास या 3 टायर्स जनरल क्लास में बहुत ही मतलब 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। टॉयलेट के पास जो बैठे रहते हैं वो भी बैठ नहीं सकते, ऐसा हाल होता है। Food quality not up to the mark. Railway suffering timing late of arrivals in the regular incident. टाइम पे नहीं आते, कोई भी रेल मीन्स यूज कर रहे में किसी का कितना इंपॉर्टेंट काम भी होता है, तो टाइमिंग में अगर नहीं जाएंगे, एक रेल लेट होता है तो सब ऐसे रेल लेट होने जाते हैं। Comfort of the passenger by setting up mood the sitting arrangement in the railway station. सर बीच में ऐसा हुआ था, एमपीज को बोले थे आप लोग ब्यूटिफिकेशन करो, आपसे एमपी लैड से दे के 2-4 सीट से बना दो, ये सब कर लिया। लेकिन आपको पता है एमपी, आप एमपी भी हो ना, आपको पता है एमपीज का फंड इतना कम है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो ज़रूरत है उससे शायद आप 10% कर सकते हो। उसमें भी अगर जैसे आरबीआई का वो आरबीओ को बोले थे रेलवे ओवरब्रिज का भी आरओबी का भी आप लोग परसेंटेज दे दो, ऐसा होगा नहीं सर। एमपीज के ऊपर रेलवेज का कुछ भी काम आप डालोगे वो एमपीज के जो एमपी लैड होते हैं उसमें आएगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सोच लेना। बंगाल हैज़ बिन डिप्राइव्ड स्टेप मदरली एटीट्यूड। बंगाल में इस बजट में कुछ नहीं मिला। और बुलेट ट्रेन ऑपरेशन पॉसिबल इन इंडिया because ground condition of India is not set for the fast speed train. सर और इसमें और जो प्रोजेक्ट जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट 10 साल 12 साल 15 साल, मेरा 3rd टर्म हो गया, बहुत सारे फर्स्ट टर्म में स्टार्ट हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता, बजट तो बढ़ जाते, वो कहाँ से आप कंप्लीट करोगे? ऐसे भी आप जितना काम करना है वो बजट पे नहीं हो रहा है। जैसे मेरा वहाँ पे शिवड़ी में जो हरजन बाजार का आरओबी है वो कितने दिन से चल रहे, बोलने के बाद वो फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट हुआ मीन्स 1-2 आदमी काम करे, जो और भी 10 साल लगेगा। तो एक तो बजट ज़्यादा बढ़ जाते, फिर लोकल लोगों का जो हैरेसमेंट होते, इतना कम टाइम कैसे था? हाँ, जो अच्छा बंद करना है, ये ध्यान दिलाया। ओके। तो उसमें वो जो कम लोग जो लोकल हैरेसमेंट होता है, उसका रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, उनका घर में इतना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व जितना जल्दी काम होगा तभी होगा ना। रेल लैंड लिया, कितना फेथ कॉरिडोर के लिए कितना लिया, ये जैसे आप अनाउंस करते हैं, सपोज आप अनाउंस किया 2023 में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक वो कितने कैसे स्टेज में, उसमें मॉनिटरिंग होता है, इसलिए जो आप अनाउंस करते ये काम इस साल में कंप्लीट होगा, अभी तक वो कुछ हुआ ही नहीं, तो कंप्लीट कैसे होगा? तो फिर वो तो आप भी फेल करोगे ना वो कंप्लीट करने में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। और टिकट का मैं बारे में बोलूँ, टिकट अभी जो स्टेशन में टिकट लेते जहाँ से जहाँ जाना है, अचानक वो ट्रेन चेंज कर देते। मैं एग्जांपल देती हूँ, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, वो हावड़ा से पुरी जाना है, पुरी से हावड़ा आना है, अचानक बोल देते हो शालीमार में रुकेंगे। तो कैसे लोगों का ये जो हैरेसमेंट, ये देखना है क्यों चेंज होता है कैसे। अभी टिकट आप लोग बुक करते 4 महीने पहले, 4 महीने पहले टिकट बुकिंग फुल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कोरोना के बाद लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे, काम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन आप ट्रेन में जब चलोगे, मैं ये खुद मैं बोल रही हूँ, मैं जब ट्रेन में चलती हूँ ट्रेन खाली है, तो कौन सा सही है? ट्रेन जो खाली है वो सही है और वो टिकट बुकिंग है वो सही है। ठीक है, अभी आप लोग बीच वाला जो ब्रोकर होते थे वो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट बुकिंग होता है उसके बाद भी ये ट्रेन का रिजर्वेशन और ट्रैवल लोग का, वो तो उसमें तो बहुत फर्क है। ये सेकेंडली 50 रुपीज़ कर लिए थे आप प्लेटफॉर्म टिकट उस टाइम कोविड के टाइम, क्योंकि ठीक है जो कम लोग जाए, लेकिन अभी तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। अभी तो हम लोग जैसे सब कुछ कोविड कंप्लीट हो गया, मतलब कोविड का ये चले गए, 3rd डोज चले गए बोल के हम लोग सब नॉर्मलाइज हो गए, तो फिर 50 रुपीज़ तो कम करना है, क्योंकि 50 रुपीज़ में ट्रैवल भी कर सकते हैं लोग, तो फिर प्लेटफॉर्म में वो किया कि नहीं। अच्छा, 750 स्टेशन
वो मॉडर्न कर रहे 30 उसमें 300 750 में 300 मॉडर्न स्टेशन बना रहे। उसमें जानना था कि क्या क्या मॉडर्नाइज जो कर रहे हैं, जैसे फ्लाइट में तो होता है चलो बिजनेस क्लास इकोनॉमी क्लास, उसमें आप दो को डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन में जो मॉडर्न स्टेशन होगा उसको जो एमिनिटीज होगा तो जनरल पब्लिक है, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो वो कैसे आप उनको सपोर्ट देंगे, वो कैसे वो फैसिलिटीज वो यूज करेंगे। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ लास्ट 3 साल में, उनके लिए जो कॉम्पेंसेशन करना है उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलना भी उनके लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोग कोर्ट तक भी पहुंचते। एक तो एक्सीडेंट, फिर उसका इतना प्रूफ देना पड़ता है, इसका वो प्रोसेस जो है वो अगर जल्दी करे तो मुझे लगता है वो सही होगा। प्लीज। ये रेल जिसको दे रहे थे प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उसमें किसी का तो एक्सपर्टाइज है ही नहीं इंडिया में, तो कौन सा प्रायोरिटी, कौन सा ये क्रेडिबिलिटी से आप वो दे रहे हो जो ये होने से उसको मिलेगा ये प्राइवेटाइज करने के लिए। और आपको जो आप बंद करने के लिए बोल रहे हो साल, इसलिए कर रहे हो, लेकिन ये बोल रही हूँ जो भी काम है, अगर ऐसा मेरा सजेशन है 1 साल में बजट के टाइम कोई नया प्रोजेक्ट ना ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पुराना 10 साल 20 साल में हो गया हुआ बंद हुआ है या आधा हुआ है उसको कंप्लीट करे, फिर आप अगर नया प्रोजेक्ट लो फिर भी लगेगा अच्छा चलो गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री कुछ अलग से सोच रहे। जब आप लोग बोल रहे हैं हवाई चप्पल हवाई जहाज में, ये स्लोगन बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा ना हो जो पैसेंजर ट्रेन में भी प्राइवेटाइज करने के फेयर इतना बढ़ जाए जो सूट पैंट भी ट्रेन पे भी नहीं चढ़ पाए। जब माइग्रेंट लेबर आए थे वैसे ही चल के आए, ट्रेन फ्लाइट तो छोड़ो ट्रेन पे भी नहीं चल पाए। हवाई चप्पल को उठाओ लेकिन सूट पैंट को भी सोचो उसके बारे में। थैंक यू सर। श्रीमती चिंता अनुराधा जी। Thank you, Chairman, sir. Thank you for giving me an opportunity to speak on Ministry of Railways demand for grants 2022-23. Sir, I would like to bring to your kind attention some important points and hope that the government will take these points into consideration and act for the benefit of the people and especially for my state of Andhra Pradesh. Sir, I would like to highlight the case of IRCTC. As we all know, Indian Railways Catering and Tourism Corporation is under the ownership of Indian Railways, which provides ticketing, catering and tourism services, which is not offering attractive packages to promote tourism in South India. Affordable railway tour packages to AP will immensely benefit the tourism of the state as well as the railways. I would like to point out the example of Hindu pilgrimage tourism. Sir, Andhra Pradesh is one of the most beautiful states in South India with a unique culture and heritage. The natural beauty of the state that flows through this landscape is well punctuated by the mesmerizing pilgrimage sites that are scattered across the state. Along with Tirupati, which is a major temple tourist destination in the country, Andhra Pradesh is home for popular temples like Srisailam, Ahobilam, Kanakadurga Temple, Srikalahasti, Lepakshi, Kanipakam, etc. Developing a tourist package by IRCTC to these temples in AP would attract pilgrims from all over the country as well as revenue, sir. The construction of road over bridges and under bridges. I appreciate the government for allocating rupees 6,500 crores for construction of road over bridges and road under bridges in the budget estimates 2022-23. There are several towns and villages in Andhra Pradesh surrounding the railway lines. There are many minor and major railway crossings that provide road access to the people in the state. The increase in the frequency of trains and road traffic is delaying the journey of the road travelers while posing threat to their safety. Therefore, the ministry must consult the state government and identify the railway crossings that require construction of ROB and RUBs. The ministry must also allocate necessary funds to finish the pending ROB and RUBs in the state, sir. So when it comes to container manufacturing unit, so China is the world's largest producer of containers with a global share of 95%. In order to address the problem of container shortage and cater to the needs of India's growing exports,
AP, with the second largest cargo handling capacity and immense growth potential, wanted the assistance from Union government to establish a container manufacturing unit in the state. Therefore, the state government requested the Ministry of Railways to set up a container manufacturing unit in the land allocated to NTPC and BHEL in the Chittoor district of Andhra Pradesh. It looks like the ministry has completely ignored this demand from the AP government, sir. The Railway Recruitment Board, sir, in the East Coast Railway Zone, vacancy for gazetted is 87 and for non-gazetted is 8,447, which is very less when compared to many other railway zones, sir. A separate railway recruitment board is surely needed to cater the recruitments of the new South Coast Railway Zone as well as to increase job creation in the country, sir. Moreover, a special desire for SC/ST recruitment is essential to recruit downtrodden SC/ST communities, sir. The South Coast Railway Zone, the main demand of the people of Andhra Pradesh is to retain Volta division with South Coast Railway Zone, sir. The central government's decision to separate Volta division from South Coast Railway Zone has wounded the hearts of Andhra people. There has been no precedent of dissolving an existing division where a zonal headquarters was formed in the same city. The existing railway infrastructure in Visakhapatnam was adequate to run the divisional headquarters and would not involve any additional expenditure. Moreover, if Volta division is not retained with South Coast Railway Zone, it would be a drain on the Indian Railways financially, besides making it an operational nightmare, sir. Secondly, I would request the central government to operationalize South Coast Railway Zone at the earliest. It has been 3 years since the Railway Minister has announced the new South Coast Railway Zone, sir. However, there is an inordinate delay in operationalizing the railway zone. Therefore, the Ministry should immediately grant funds for operationalizing the South Coast Railway Zone. Moreover, the central government must be mindful to the retention of Volta division and a new railway recruitment board while granting funds, sir. In addition to that, I would like to bring to the attention of this August House the Kotipalli-Narsapur railway line project in Andhra Pradesh, which is pending since 2000, sir. The cost of the project was initially 2,120 crores, which has then escalated to rupees 2,925 crores, sir. It is a long cherished dream of my people of my Amlapuram constituency, sir. I would request the Railway Ministry to take up the project with complete funding from its side in the interest of saving costs and taking into consideration the economic impact of the bifurcation of Andhra Pradesh, sir. Sir, Amlapuram generates a lot of revenue through exports of paddy, coconut, coir, cocoa, and being a hub of aqua industry and oil industry, export revenues are in large quantities. Therefore, railway line is very essential to my constituency, sir. The people in my constituency of Amlapuram shall be grateful to the central government for the completion of this project, sir. Sir, finally, I would like to conclude by highlighting that the budget is not a mere document but an embodiment of values and hope. The issues raised by me in this House are crucial and necessary for the growth of Andhra Pradesh. So I would request the government to consider the issues raised and implement the suggestions made for the welfare of my state of Andhra Pradesh, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अत्यंत महत्वपूर्ण महानगरी होने के नाते आर्थिक बजट में मुंबई महाराष्ट्र की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि परिवहन सेवा, शिपिंग, सिविल एविएशन और रेलवे के संबंध में जो मांग महाराष्ट्र की मुंबई की रहती है, उसकी प्रायोरिटी देना ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। मुंबई शहर से हर दिन पश्चिम और मध्य रेलवे से 70 लाख यात्री यात्रा करते हर दिन की। मुंबई वासियों के लिए सही मायने में उपनगरीय रेलवे सेवा जीवनदायी साबित हो चुकी है। इसलिए मुंबई के सभी सांसद जितने हैं हमें रेलवे के समस्या के बारे में ज़्यादातर ध्यान देना उचित रहता है। ज़्यादा इसके लिए ध्यान आकर्षित मंत्रालय से करना हमारी जरूरी बात रहती है। महोदय, मुंबई में कई झुग्गी बस्तियां रेल की जमीन पर है, जो मैंने आपसे बातचीत करके
विस्तार से बोला था। हम सब सांसद आए थे आपके पास सर। कई वर्षों से बसी झुग्गी झोपड़ियों का स्थायी पुनर्वसन का प्रश्न आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं। उलट कई बस्तियों को जबरन तोड़ा जा रहा है। इनमें से ही कुछ झुग्गी बस्तियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री जी प्राधान्य देकर इसे पूरा करेंगे। देखिए कि जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे और उनकी टीम जो है, उनके पास ये सब मांग हम लोगों ने इसके पहले ही पेश किए थे। हम लोगों ने आपसे बातचीत किया विस्तार से। हम पूरे मुंबई शहर के 6 संसद जो आए थे आपके पास, और आपने राज्य मंत्री जी को बताया था कि आप जाके उनसे बातचीत करो विस्तार में, जो मीटिंग हो गई। लेकिन मीटिंग का कोई आशादायक फल निष्पत्ति नहीं हुई, इसलिए कि मुंबई सेंट्रल से लेके बोरीवली तक 6ठी रेल लाइन बिछाने के लिए स्पार्क जो संस्था आपने अपॉइंट की है, जिससे ओर से अक्टूबर 2012 से सर्वेक्षण कर मुंबई की साई नगर, यमुनाबाई चार, सोनावाला कंपाउंड रोड व गोरेगांव पूर्व स्थित पुनर्वसन के लिए पात्र 39 झुग्गी झोपड़ियों में से केवल 16 को पुनर्वसन किया। आज 12 से लेके बचे हुए पात्र झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्वसन मिलता नहीं है। ये जिम्मेदारी रहेगी वेस्टर्न रेलवे की, जीएम की, लेकिन ध्यान देते नहीं। इसलिए सदन में ये छोटी बात आपके सामने मैं यहाँ रखता हूँ सर, जो मैंने परसों की मीटिंग में भी रखा था। मुंबई स्थित इंदिरा नगर जोगेश्वरी पूर्व की 120 झुग्गी में से 114 झुग्गी झोपड़ी वालों का पुनर्वसन किया, 6 का बाकी हो गया। ये ऐसे बहुत सारे ठिकाने पे है। इसके बाद एमईटीपी 2 के अंतर्गत 6ठी लाइन के लिए स्पार्क कंपनी ने, स्पार्क जो संस्था उन्होंने 13 में सर्वेक्षण किया, जिसमें अंधेरी से जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के बीच इंदिरा नगर अंबोली पुलिया स्थित 86 झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वसन किया गया, पात्र घोषित किया गया। उनमें से 51 झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वास किया और बाकी बचे हुए 25 को नहीं किया। ये छोटी छोटी बात है सर, लेकिन 5-5, 8-8, 10-10 वर्ष हो गया उनका पुनर्वसन किया नहीं जाता है। उसके सिवा रेल पटरी के बाजू में 50-60 बरस पुराने झुग्गी झोपड़ियां बसी है। उस जमाने में किससे संगनमत हुआ मालूम नहीं, आपके सुरक्षा दल से, रेलवे अधिकारी से, झोपड़पट्टी दादा से, उससे ये झोपड़ियां बनाई गई। लेकिन आज ये झुग्गी झोपड़ियां खतरे में और रेल की पटरी भी खतरे में। उसको उठाना है, उसका पुनर्वसन करना है। पुनर्वसन के लिए विस्तार से राव साहेब दानवे की जो मीटिंग हो गई मुंबई में, जब ही हम सभी सांसद ने बताया कि मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य करती है और इससे द्वारा पुनर्वसन किया जाता है। जो जमीन जिस मालिक की है, उस जमीन ये पुनर्वसन के लिए प्रस्ताव सादर करने के बाद उसका पुनर्वसन का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन रेलवे ध्यान देती नहीं है। उसका पुनर्वसन किया जाए, ये झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए, उनका खतरा निकल जाएगा, रेलवे का भी यात्रियों का खतरा निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दिया नहीं जाता है। ये पुनर्वसन का, छोटे छोटे पुनर्वसन का जो मैंने अभी बताया, उसके लिए भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए सर देखो कि आप बहुत अच्छी ढंग से हमें साथ दिया। एंटी कोलिजन यंत्रणा आपने बनाई। मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में था, ये प्रस्ताव तभी से था और मैंने अभी सुना है कि ये एंटी कोलिजन ट्रेन में से पहली बार आप खुद उस ट्रेन में जाके बैठे। आपका मैं यह सराहना करता हूं कि बहुत ये रेलवे मंत्री खुद ये ट्रायल के लिए बैठे, इसके लिए
आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा रेल मंत्री चाहिए, और ये रेल मंत्री इस ढंग से काम करेगा तो सारे भारतवर्ष के जितने हमारे प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। हाँ, सब जगह घूमते हैं सर। शुक्रिया करता हूँ, खाली मेरा काम होना चाहिए इसलिए नहीं सराहना करता हूँ, लेकिन एंटी कोलिजन वाली ट्रेन में फ्रंट में बैठ के, ड्राइवर के सीट में बैठ के ये ट्रायल लेने वाला भारत का एक पहला रेल मंत्री रहेगा आप सर। मुंबई मध्य से बोरीवली तक छठी लाइन विस्तारीकरण का काम अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। आपके रिकॉर्ड में आप बताओ, ये जो आपके अधिकारी लिख के लेंगे तो आप उसको बुलाओ ये अधिकारी को। मार्च 2023 तक पूरा करने का सरकार का लक्ष्य पूरा दिखाई नहीं देता है। यदि आवश्यक 1117 करोड़ रुपए की निधि तत्काल रिलीज होती है तो कार्य को गति आ सकती है और मुंबई उपनगरीय रेल पर पड़ने वाला भार भी कम हो जा सकता है। पश्चिम रेलवे के आपके रेलवे लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कार्यरत है, क्या ध्यान देते हैं? कितनी जमीन पड़ी है मुंबई जैसे जो इकोनॉमिकली वैल्यूड लैंड जो है आपकी, वो नजर में उनके आते नहीं है। उस जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट होता है, झुग्गी झोपड़ी बनती है, लेकिन उसका कमर्शियल यूज रेलवे के लिए कैसा किया जाए, रेलवे की कौन सी जो काम जो रेलवे के लिए करना है उस जमीन के ऊपर क्यों नहीं किया जाए। जैसे कि पश्चिम रेलवे की 70 एकड़ जमीन जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, जोगेश्वरी यानी मुंबई उपनगर वेस्टर्न रेलवे के लगत रिक्त पड़ी है 70 एकड़ जमीन, जिस पर जोगेश्वरी टर्मिनल बनाया जाता है। मुंबई शहर में उपनगरीय रेल चलती है, उसी उपनगरीय रेल के पटरी का इस्तेमाल करके मुंबई से बाहर गाम जाने वाली गाड़ियां चलती है और ये बाहर उपनगरीय रेल के यात्रियों को आता है और उसके बाद टर्मिनल्स की जरूरत है। आज ये जो मैं बताया जोगेश्वरी का टर्मिनल बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले बॉम्बे सेंट्रल टर्मिनल, उसके बाद बांद्रा टर्मिनल, और यह 70 एकड़ का मामला, उसके लिए 69 करोड़ रुपीस जो जरूरी था वो मांगा था, 50 करोड़ दिया गया, 19 करोड़ देना बाकी है। तो आप ये लिख के लीजिए कि ये पैसा मिलेगा तो ये टर्मिनल्स भी वहां हो सकता है। पिछले बजट में इसके लिए 50 करोड़ दिया था और इस बजट में 19 करोड़ दिया जाएगा, तो ये टर्मिनस एक ज्यादा टर्मिनस और 70 एकड़ की जमीन हम लोग यूज कर सकते हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ी आ नहीं सकती। गोरेगांव से बोरीवली हार्बर लाइन का काम भी अभी 8 बरस हो गया। ये बोरीवली से ये अंधेरी से गोरेगांव आ गई 2 स्टेशन तक, वहां से बोरीवली जाना है 4 स्टेशन तक, आज 6 बरस हो गया, ये एक्सटेंशन होता नहीं है, जमीन अधिग्रहण की गई है, तो ये भी काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। गोरेगांव से बोरीवली टर्मिनस हार्बर की लाइन, उसके सिवा जूचंद्र जो है वेस्टर्न रेलवे के वसई के पास जूचंद्र रेलवे स्टेशन जो है वहाँ 3 किलोमीटर का रेल की लो मार्ग बनानी है। ये अगर बनाई जाएगी तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी, कृपया समाप्त कीजिए। अरे बाबा साहब, जी मैं बोला ये हमारा ये इतना परेशानी है हमारे लिए। बोलिए हमारे लिए खाली ये टिकट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये नहीं बोलता हूं मैं। नो प्लीज। तो ये देखो कि ये जूचंद्र की जमीन जो है 3 किलोमीटर की पटरी, आज 10 बरस हो गई, ये पटरी बनाते नहीं। ये अगर पटरी बनाएगी तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी पूरी सेंट्रल रेलवे तक, यानी महाराष्ट्र के सभी जगह शिरडी, पंढरपुर, धार्मिक स्थलों तक जा सकती है। ये बनाई नहीं जाती है, उसके लिए ध्यान मैं आपको आकर्षित करता हूँ। मैं अंतम 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ। प्लीज। मुंबई और मुंबई उपनगरीय सभी रेल मार्ग, रेल लाइन जो है ये पूरी मुंबई की बड़ी बस्ती से गुजरती है, सेंट्रल की और वेस्टर्न की, 30-30 किलोमीटर दोनों तरफ।
वीटी से लेके कल्याण तक, चर्चगेट से लेके वसई तक, और दोनों मिलके ये बस्ती से गुजरती है तो पटरी पार करने वाले रहते, दोनों बाजू बस्ती है, पटरी पारने से बहुत जान गंवाई देते। तो मैंने प्रपोजल दिया था स्टैंडिंग कमेटी में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूँ कि उसके लिए कंपाउंड वॉल बनाओ, 120 किलोमीटर लंबी दूरी दोनों तरफ 30 करके वो भी बनाया गया। तो आप उसके लिए कुछ प्रावधान करो और उसके लास्ट में मुंबई गुजरने वाले 122 किलोमीटर की लंबी दूरी रहेगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य और ये रेलवे मंत्री जी का विनंती करता हूं कि मेरे उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मांगे पर और जितने मैंने झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास बाकी है उसके बारे में ये सब जो बात आपके सामने रखा है, आप जरा प्लीज आप कर सकते हैं उसका बहुत इम्प्लीमेंट करके लेना, ऐसी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस रेल ग्रांट पे बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूँ जैसी उपस्थिति है यहाँ की वही बता रही है कि इस पे बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा है तो जितना जल्दी पास कर दिया जाए। सभी लोग इस तरह का भावना रखते हैं तभी बहुत सारे लोग नहीं हैं। अध्यक्ष जी, मुझे रघुवीर बटोही जी का एक गीत याद आता है जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के समय लिखा था कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। इतने विशाल देश की कल्पना के साथ ही हमको रेल ग्रांट पे चर्चा करना चाहिए। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं सभापति जी कि हमारे रेल को लाइफ लाइन कहा जाता है और लाइफ लाइन का मतलब 2014 से पहले की सरकार ने नहीं समझा। लाइफ लाइन का मतलब आजादी के बाद से अधिकाधिक लोगों ने समझा नहीं, उस पर सिर्फ राजनीति होती रही। जिस देश में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहता हूं अश्विन वैष्णव जी को, जब मैं ये कल्पना करता हूं कि जिस देश में इतने कम समय में इतने विशाल देश के हर रेलवे क्रॉसिंग को अनमैन्ड कर दिया गया। हमारे गांव के पास भी रेलवे क्रॉसिंग होती थी सभापति जी, और आए दिन वहां पे लोग मर जाते थे। जब मैं ये घोषणा सुना था तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, तो मैं सबसे पहले अपने गांव में फोन किया था, कहा भैया हमारे यहाँ वाला बन गया क्या? बोले हाँ वहां भी लग गया। अब जरूरत जब क्रॉसिंग बंद होती है और तब जब खुलती है ट्रेन नहीं होता है। जिस देश में इतने कम समय में इतने बड़े देश में ऐसा कार्य हो गया हो, जिस देश में 100% कोच बायो टॉयलेट हो चुके हैं, ये बहस होते समय इस बात की चर्चा सभी दलों के लोगों को करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ सड़कों की स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गलियों की स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया, बल्कि रेलवे लाइन की स्वच्छता का भी अभियान लिया। तब 100% कोच बायो टॉयलेट हो चुके हैं सभापति जी। और इसका अर्थ होता है, अगर इसके अर्थ में हम जाते हैं तो इसके पीछे एक सुरक्षा का भाव है। जब आज चर्चा होती है कि यूक्रेन से हमारे 22,500 बच्चे निकल के आ गए, जिनको पता होता है उनको गर्व होता है, लेकिन ये भी तो देश की एक सुरक्षा है। जो हमारे युवा भाई बहन वो क्रॉसिंग पे अपनी जान खो देते थे, थोड़ी सी लापरवाही से खो देते थे, तो हमें उसका बहुत गर्व हो रहा है। हमें जिस देश में विस्टाडोम कोच बनने लगे, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था पूरा, हम कभी भी सड़क में हमने जीवन में 4000 गाने लिखे हैं
और मैक्सिमम गाना लिखा हूं सभापति जी जब मैं ट्रेन में बैठा होता हूं। अब जब चारों तरफ से दिखने लगेगा तो सोचिए कैसी कैसी कल्पना हमारे मन में आएगी। मैं अश्विनी वैष्णव जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। हाँ देखिए कोई भी मिलेगा और समझिए कि हम तो जब ट्रेन में बैठते थे, कभी दिल्ली से बनारस जाना होता था या हमको बनारस से मुगल सराय से कभी जाना होता था कोलकाता, আমার বাড়ি আছে ওখানে, আমি ভালো করে জানি বাংলা। अधीर दादा बांग्ला बोलছিলেন, हमने कहा जिनको एक भी सीट नहीं आई वो बांग्ला बोल रहे हैं हमको दादा আমি ভালো করে बांग्ला जानी। कल मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं जो इस ग्रांट पे बोलते हुए जो ध्यान खींचना चाहता हूं कि 20-20 घंटे की यात्रा को 8 से 10 घंटे का कर दिए, और वो जब रेल ग्रांट लेके आए हैं तो हमारे मन में कोई भी हिच नहीं है सर। जिस देश में रेंगने वाली स्पीड की जगह चलने वाली ट्रेनों को, हमें याद है हम लोग ट्रेन के साथ दौड़ा करते थे, यहां भी कई हमारे साथी होंगे जो ट्रेन के साथ दौड़े होंगे, उसका स्पीडवे उतना होता था। आज 160 किलोमीटर का स्पीड, 180 हमने टेस्ट किया। सर आप यही दिल्ली से बनारस चलिए, वंदे भारत ट्रेन में बिठाते हैं आपको, यहां से जम्मू तवी अगर आप जाना चाहें तो चलिए। नहीं दादा मैंने बड़े सम्मान से, मतलब 2 वंदे भारत शुरू हो चुकी है और 23 तक 75 करने का जो आश्वासन दिया, और हमें पता है मोदी जी जो आश्वासन दे देते हैं अश्विन वैष्णव उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जिस देश में सर 400 वंदे भारत की तैयारी हो चुकी है, ये बजट में जब 400 वंदे भारत सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सभापति जी। जिस देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 5.5 गुना बढ़ गया हो, बढ़ेगी ना फिर? हाँ गति बढ़ेगी ना सर, कविताएं लिखने की। मंदिर अब बनने लगा है, भारत अब सजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा सभापति जी। ये शुद्धता का मंदिर मतलब सिर्फ टेम्पल न समझा जाए, मंदिर मतलब मैं कह रहा हूं भारत की शुद्धता का, भारत की प्रामाणिकता का, भारत की पवित्रता का मंदिर बन रहा है, और ऐसे नरेंद्र मोदी पे हमें 100 बार गर्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है महोदय। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जहां पे जिस देश में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन का दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन ये 66% बढ़ गया हो, जहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव माने इलेक्ट्रिक इंजन इसका लगभग डबल उत्पादन होने लगा हो, बधाई देना चाहते हैं हम लोग अश्विन वैष्णव जी को यहाँ बैठे हुए जब रेल ग्रांट लेके आए हैं। और इसका दूसरा अर्थ हमको समझने की जरूरत है, सभी हमारे भाई बहन समझेंगे, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं। क्या ये कोई सोच सकता था देश में कि रेलवे के कारण भी हम क्लीन एनर्जी का काम कर सकते हैं? क्या कोई सोच सकता था कि यहां से भी हम डीजल को, आज हमने जब देखा कि इनके आश्वासन में कि हम 29-30 तक 2.4 बिलियन लीटर डीजल की खपत को मात्र 2 बिलियन लीटर तक ले आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से मन कर रहा था कि इस पे कविता बनाऊं और बहुत जल्दी रचूंगा, इस पे देश को बताऊंगा सर, मैं जरूर सुनाऊंगा भी, दिलीप दा सुनाऊंगा। तो सर मैं बड़ा बहुत शॉर्ट में मेरी बात पूरी होने वाली है। जिस देश में सर अभी अगर आप लोग श्रीनगर जम्मू से जुड़ती हुई सड़कों का, अब सबके साथियों को बोलना चाहता हूं चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर का और रेलवे सेफ्टी का मेंबर हूं, हमने जिस दिन जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन जोड़ने के लिए एक ऐसा पुल बनते देखा है, जब आप उस पुल की तस्वीर देखेंगे, दुनिया की यूनिक रेलवे ब्रिज बनने जा रही है। उस ब्रिज को देखने के बाद मात्र जम्मू श्रीनगर जोड़ने पे ही गर्व नहीं होगा सर, उस ब्रिज को देखने के बाद हमें भारत की इस क्षमता पे गर्व होगा कि हमारी रेल कितना बड़ा काम कर सकती है। तब मुझे अभी जैसे मेरा लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है सर, हमारे यहाँ एक मीत नगर हॉल्ट बनाने का सोचा, वहां जो कांग्रेस के सांसद जी थे तो वो लगातार 4-5 बार वही लोग सांसद थे, और हर बार जब आता था चुनाव तो 2 ट्रक वहां पे मिट्टी गिरवाते थे और बोलते थे हम हॉल्ट बनाने वाले हैं। मैंने एक दिन मोदी सरकार बनने के बाद, अब नाम में लेना नहीं चाहता हूं, अब है नहीं है, हाँ कांग्रेस के थे, कोई है भी नहीं तो कोई बुरा नहीं मानेंगे जी। लेकिन सर मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं,
अश्विन वैष्णव सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर थे। जैसे ही हमने कहा सर हमारी लोकसभा में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, आज 5-5 गाड़ियों के रेलवे हॉल्ट के साथ हम तैयारी करके अपने लोगों को खुशियां दे रहे हैं। वहां जब लोग उद्घाटन करने आए तो 25,000 लोग थे एक हॉल्ट देखने के लिए, 25,000 लोग थे। और अब तो अश्विन वैष्णव जी ने वहां के लिए और भी सुविधा कर दी है, कुछ सुंदरीकरण हो रहा है उस जगह पे। क्योंकि मैं बनारस से भी आता हूं सभापति महोदय, मैं दिल्ली का सांसद हूं, बिहार का वासी हूं, बनारस में जन्म हुआ, हमारी माई रहती है वहीं बनारस में। हमने बनारस का एक स्टेशन देखा है, पहले मड़ुआडीह के नाम से जाना जाता था, आज जाना जाता है। सर आप भी अर्जुन सर देखे हैं सर, हमें लगता है मैं एयरपोर्ट में उतरा हूं, हमें ये लगता ही नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन पे हैं। और ऐसे कई एयरपोर्ट जैसे स्टेशन ऐसे समय में जब आप ग्रांट लेके आए हैं तो मैं बड़ी खुशी आपको ये याद दिलाना। अभी मैं त्रिपुरा गया था सभापति महोदय, त्रिपुरा के मुख्य यहाँ बहुत हमारे साथी बैठे थे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। वो बोलते हैं अब अगरतला से गुवाहाटी हम 10 घंटा से 9-10 घंटे में राजधानी चली जाती है। सर वहां कई दिनों तक किसी की सरकार थी, कई वर्षों तक थी, और 5 साल के त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के शासन और हमारे नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय से आज राजधानी भी वहां चल रही है और सभी लोग कह रहे हैं ऐसा शासन नहीं देखा। ऐसे समय में सर किसने सोचा था, ये भी सवाल उठता है, किसने सोचा था ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। और ठीक कहा कनिमोजी दीदी ने अभी बोला था, कनिमोजी मैम ने बोला कि हाँ काम तो हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना है। यही तो हम भी कह रहे हैं, ये तो मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि भारत में रेल की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, शिखर अभी शेष है, अभी बहुत कुछ शिखर अभी शेष है, हम तो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये तो अश्विनी वैष्णव जी के एक दिन मैं इनके साथ बैठा हुआ कहीं था और मीटिंग में बैठे थे, एक काम बताए, वहीं से इन्होंने व्हाट्सएप करके हमारा काम करा दिया। मैंने कहा कैसा व्यवस्था हो गया है। बारंबार प्रणाम करता हूं जो व्हाट्सएप से काम करते हो सांसदों के। ऐसे में जब रेलवे ग्रांट पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, गोरखपुर की चर्चा करना चाहता हूं सर। एयरपोर्ट से गोरखपुर शहर में घुसने में एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी, जितना देर दिल्ली से गोरखपुर जाने में लगता था उतने देर क्रॉसिंगवा पार करने में लगता था सर। और जैसे ही ये सरकार आई वहां अंडर पास भी बन गया, ऊपर से भी सारी व्यवस्था ठीक हो गई, तो फिर मुझे तो नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को भी, अश्विनी वैष्णव जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी। सर जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं ये सारी चीजें, तो मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं तो कहूंगा आप हम सभी मिलकर के यथाशीघ्र इस रेलवे ग्रांट को पास करें। और पास क्या करना, आप तो बहुत कम मांगे हैं अश्विनी वैष्णव सर, आप तो आगे भी जितना मांगेंगे भले ही कोई थोड़ा सा बोल देगा, लेकिन एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग कि ये जेन्युइन डिमांड है। जिसकी है सोच लोक कल्याण की, जिस नरेंद्र मोदी जी की सोच है लोक कल्याण की, उस पे विश्वास करना चाहिए। अनुपम भविष्य के इस रेल ग्रांट को उत्साह से पास करना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है, मोदी जी और अश्विन जी के इस डबल इंजन पे है विश्वास हमें। ये भी डबल इंजन है, बड़ी चर्चा है सर डबल इंजन की, ऐसा चर्चा है डबल इंजन की कि 4-4 स्टेट तो उसका जैसे भजन की तरह मंत्र की तरह जाप कर रहा है। मोदी जी और अश्विन जी के इस डबल इंजन पे है विश्वास हमें। ये ग्रांट ही क्या कुछ और भी चाहिए तो हम करते रहेंगे पास सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी खुशी के साथ, मैं बहुत कम विषय पे बोलता हूं सभापति जी, लेकिन मैंने समय लेकर के अपने चीफ से मैंने समय मांगा, क्योंकि इतने अनुभव है हमारे पास रेलवे से जुड़ा हुआ पहले का और अब का, तो मैं पूरी तरह से इस ग्रांट के पक्ष में अपनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः मोदी जी को और अश्विन जी को धन्यवाद। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज
सदन के अंदर में रेल के अनुदान की मांग पर चर्चा हो रही है। सही कहा हमारे साथी मित्र मनोज तिवारी जी ने कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी वैष्णवी जी के द्वारा जो लगातार पूरे देश के अंदर में रेल के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसमें माननीय मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे लगा कि हमारे मित्र मनोज तिवारी जी कुछ और शेयर कहेंगे, परंतु बड़ा कम शॉर्ट में उन्होंने अपनी बात को रखा। तो मैं सिर्फ आपके इस अनुदान पे जो आप मांगे रख रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो सही में बहुत कम है। आपको और अधिक दी जाए, ये हम सभी की इच्छा है। उसका मेन मूल आधार ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी सोच है, देश के लगभग 90% लोग रेलवे ही सफर करते हैं। पूरी देश को अगर कोई जोड़ता है तो रेलवे ही जोड़ता है। बहुत ऐसी जगह है जहां सड़क अभी नहीं पहुंची है, परंतु रेल वहां पहुंचा। मैं माननीय मंत्री जी आपसे बतलाना चाहता हूं, मेरे सीतामढ़ी, जो मैं सीता जी की जन्मस्थली से आता हूं, हमारा एक ब्लॉक बैरगनिया, आजादी के 65 साल तक वहां रोड नहीं था, वहां रेल ही जाती थी। सीतामढ़ी का बैरगनिया जाने के लिए लोग रोड का इस्तेमाल नहीं बल्कि ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। वो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वहां पुल बने और अब वहां रोड जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां कोई नहीं पहुंचे वहां रेल पहुंचती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और रेल के प्रति लोगों की, देश की एक एक नागरिक का विश्वास है, एक आस्था है, और आप लगातार निरंतर उस आस्था को बनाए रखने में और अधिक लोगों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूं। रेल संबंधित बहुत सारे काम हुए, कितनी को गिनवाऊं। कुछ मेरी अपनी तकलीफ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि सीतामढ़ी को अयोध्या के तर्ज पर, जहां प्रभु श्री राम का अगर जहां विकास हुआ है वो क्षेत्र, तो मां सीता की भी जन्मस्थली सीतामढ़ी का विकास हो। आपको धन्यवाद देता हूं, आपने सीतामढ़ी स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का चयनित किया, परंतु फिर उसके सगा ये कहना चाहता हूं अभी तक में उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ जो दिखे। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक हमारे यहाँ आरओबी है, महसौल आरओबी 56, उस पर आपने राशि स्वीकृत कर दी। ये राशि बहुत दिनों से लंबित थी, उसका रिवाइज एस्टिमेट बना, पहले एक पिलर बन के खड़ा रहा, काम बंद हो गए। उसके बाद कितने आए सांसद बोल के चले गए, परंतु आपने उस पर इंसेंटिव लिया और उसके लिए राशि मुक्त कर दी। परंतु फिर टेंडर किसी ने नहीं लिया, दोबारा टेंडर करवा के उसको किसी को अलॉट करावे ताकि वर्क शुरू हो जाए। उसके कारण आए दिन जो वहां पर ट्रैफिक जाम होता है, 2 पेशेंट अभी तक ले मेरी जानकारी में जो डेथ कर गए। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वो आरओबी के नहीं बनने के कारण। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी से पटना के लिए ट्रेनें चलती है, आपने चलाया है। सीतामढ़ी से पटना 150 किलोमीटर है, बसें 3 घंटा में पहुंचती है और आपकी ट्रेनें 6 घंटा पहुंच से 7 घंटा लेती है। जहां एक तरफ आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, एक तरफ वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, और एक तरफ हमारे सीतामढ़ी से पटना 150 किलोमीटर में 7-7 घंटे ट्रेन ले रही है। कौन सी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है? एक हमारे सीतामढ़ी से पटना के बीच में रूनी-सैदपुर, जहां पर रूनी-सैदपुर और रूनी-सैदपुर हॉल्ट करके 2 स्टेशन थे, दोनों में पहले ट्रेन रुकती थी इंटरसिटी। अब आप नए कोविड के बाद जब आपने चालू किया तो एक स्टेशन पर रुक रही है और एक पर रोक लग गई। ये दोनों स्टेशन पर रुकी थी, अगर पूर्व से था तो इसको बरकरार रखा जाए। जीएम साहब ने उसके लिए रेल बोर्ड को मंजूरी हेतु भेजा है कि वहां पर लोगों ने आंदोलन किया था और रेलवे लाइन को जाम किया था, तो वहां से आया हुआ है कि पूर्व में रुकती थी, अब से पुनः इसको रोकने का उन्होंने आपके पास भेजा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय रेल मंत्री जी से कि संबंधित रेल बोर्ड को निर्देश दिया जाए, कल से उसको चालू किया जाए। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने सीतामढ़ी से रक्सौल सिकटा होते हुए नरकटियागंज लाइन तैयार किया, उसके अंदर में आपने इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया।
अगर आप नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियां समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज निकालेंगे तो रेलवे को 3 घंटा मिनिमम, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों को 3 घंटा मिनिमम टाइम की बचत होगी और रूट भी आपका नजदीक होगा, रेलवे को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी 3 घंटे का समय मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, विनती, निवेदन होगा कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों को समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज, गोरखपुर होकर दिल्ली लाया जाए और जयनगर, दरभंगा से चलने वाली ट्रेनों को भी मेरा आपसे निवेदन होगा कि सीतामढ़ी से उसको निकाला जाए, क्योंकि मां जगत जननी की जन्मभूमि सीतामढ़ी, जिस पर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और आपका भी विशेष ध्यान है, मैंने देखा है। और एक आग्रह, विनती, निवेदन और आपसे माननीय मंत्री जी करना चाहूंगा कि हम लोग जो पत्र देते हैं, आपका पत्र पर तुरंत मेल पर उसका रिप्लाई आता है, ये बहुत, परंतु उसमें मेरा रेफरेंस नंबर हो तो मुझे पता चले कि मेरा कौन सा चिट्ठी मिला। पत्र आपके आते हैं परंतु उसमें रेफरेंस नंबर का कहीं जिक्र नहीं होता, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आपके जो पत्र आए उस पर यह ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पटना राजधानी नई दिल्ली से पहले, कोविड से पहले 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती थी, अब आपने उसको 7 और 8 नंबर पे भेज दिया, वो आती है और वहां से जाती है। माननीय रेल मंत्री जी, हम लोग जो बिहार से आते हैं, हम लोग जब बिहार से ट्रेन में बैठकर दिल्ली आते हैं तो अपने घर का चावल, दाल, आटा, सब्जी लेकर भी आते हैं। पहले 14 नंबर पे उतरते थे, अजमेरी गेट तरफ गाड़ी रहती, जब 7 नंबर में उतरते हैं, हम बिहारवासी जब चलते हैं तो एक झोला जरूर सब्जी वहां का अपने खेत का ताजा लेकर आते हैं। इसलिए हमारे उस पर भी ध्यान दिया जाए, हम उस राजधानी को पुनः जिस प्लेटफॉर्म से चलती थी वहां चलवाया जाए। 16 से चलती थी, पहले से 16 में ही, 16 फिर 15 हुआ, 14 हुआ, अब एक बार 7 पर चला गया। महोदय, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और आपकी भी है कि वंदे मातरम ट्रेन चालू किए जा रहे हैं 400। मेरा हाथ जोड़ के कलजोर निवेदन होगा कि वंदे भारत, वंदे मातरम हो चाहे वंदे भारत हो, दोनों एक है। अरे वंदे भारत भी वही है और वंदे मातरम भी वही है। हमारा जो मातरम है वही तो भारत है, भारत कोई थोड़ी दूसरा है, जो भारत है वही वंदे मातरम है। स्वयं तो अब जो न समझ पाए उनके लिए मैं क्षमा चाहते हुए, वंदे मातरम ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी सीतामढ़ी से चला जाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और आपको कि आपने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो पूरी तरह वहां से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है और फिर वापस आकर दिल्ली से चलती है और अयोध्या को आती है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परंतु मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब आप अपना भाषण देंगे उसमें आज मां सीता के लिए कुछ आपके तरफ से, राम जी के साथ साथ सीता जी की नगरी के लिए कुछ घोषणा हो, इस प्रार्थना और इस उम्मीद के साथ। और लास्ट में मैं एक लाइन कह के बात खत्म करना चाहता हूं। महोदय, अभी रेलवे के एग्जाम हुए थे, बच्चों ने एग्जाम कंप्लीट किया, लगभग 2 लाख बच्चों ने, उनके मेडिकल भी करा लिए गए, परंतु अभी भी आपके टेक्नीशियन और सेफ्टी में 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं। उनके जिनके मेडिकल्स हो गए हैं, जिनको आप रखना चाह रहे हैं, उन्हें बच्चों को, उन नौजवानों को नौकरी दें, क्योंकि कोविड के बाद पूरी देश के नौजवानों को रोजगार की सख्त आवश्यकता है, रेलवे को भी उन नौजवानों की जरूरत है। इसलिए मैं आपका विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि उन बच्चों के भविष्य के लिए आप जरूर से जरूर उन्हें नौकरी में मौका देने का काम करेंगे। माननीय सभापति जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी उम्मीद के साथ कि मां जानकी का भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री भर्तृहरि महताब जी। Thank you, Chairman, sir. I intended to speak the portion that I am going to say now at the end, but I think I should start my speech congratulating Minister of Railways by saying that he has created history in the sense
He has been elected from Odisha during last 75 years of our independence. He is the first member elected from Odisha who is heading Ministry of Railways. Odisha is his karmasthal, as he always says. And he knows very well that nook and corner of Odisha and why Odisha had been neglected relating to development of railway infrastructure. There is some legacy which needs to be corrected now, and that is being done. Recently, in one of the magazines that have been produced, that has been printed in Odisha, said when the rail budget was being deliberated here, when the finance minister placed the rail budget, his budget, her budget, that time, and after a week or so, the rail minister also went around Odisha to different parts of the state. And he announced that these are the provisions which has been provided for the first time. I have participated in rail budget deliberation for last 23 years. Many a time I always ponder that a train line in Balasore district to Nilgiri will never commence again. But the day he travelled along with the local member of parliament to Nilgiri, then I became aware that yes, things are feasible, things are achievable under his leadership. He also went to the southern part of our state, which has been totally neglected for last so many years. No infrastructure, but that is the most revenue earning area for the railways. And there he has announced what steps are going to be taken. Out of 30 districts of Odisha, still more than 6 districts are yet to see a rail line. I think in future plan and program, all those 6 districts also will be covered. I remember in the early 80s, he was a minister here. When he contested, when he went back to contest election again after 1977 debacle in 1980, he said, the slogan was there, this time Fulwani will definitely have a rail line. I'm not repeating his name, but that became a slogan that Kwadegola, where did the rail line go? Now that rail line is being constructed. Of course, it is in a very slow pace. Now it needs to be speeded up. There is some issues relating to acquisition of land, and because of the new Land Acquisition Act, certain things are getting held up, but I believe that all those things can be sorted out. My humble suggestion would be, yes, now we have a double engine. I was mentioning of that news report in that magazine, where now I believe in railways, we have a double engine for the development of our state. Sir, Indian Railway is some say it is the 3rd largest, some say it is the 4th largest network in the world under single management, and with over 68,102 route kilometers. Indian Railways strives to provide safe, efficient, competitive and world-class transport system. As average of 1,835 track kilometer per year of new track length has been added through new line and multi-tracking projects during 2014 to 2021 as compared to the average of 720 track kilometers per day during 2009 to 2014.
there has been improvement. Today, Indian Railways is also adopting indigenous new technology such as Kavach, Vande Bharat trains and redevelopment of stations to have safe and better journey experience. During financial year 21, Indian Railways carried 1.223 billion tons of freight and 1.25 billion passengers. With continuing focus on safety of passengers, the number of consequential train accidents has come down from 59 in 2018 to 19 to 55 in 2019 to 20 pre-COVID, and further to 22 in 2020-2021. Of course, during 2020-2021, there has been less movement of trains, so accidents number also has come down. Therefore, I have given pre-COVID statistics. And these are certain figures which actually determines the functioning of railways. In order to strengthen agriculture sector, and this is something unique, as on 31st December 2021, Indian Railways has operated 1,841 Kisan Rail services, transporting approximately 6 lakh tons of perishable, including fruits and vegetables. With the government giving extra thrust on PM Gati Shakti, the Indian Railway is set to see its highest ever capital expenditure of rupees 2.45 trillion rupees for 2022-23, which is up by 14% from the revised estimate of 2.15 trillion for the current financial year. This has resulted in operating ratio, a key metric to assess the railway's financial health, coming from pressure. Minister Railway has stated recently that he is targeting 96.98% operating ratio in the coming year. Leader of the Congress party, Adhir Bhai, was also in railway minister. He understands very well relating to the operating ratio mechanism. I happen to be also, was also chairman of a railway committee which was determining how much money has to be given to the finance ministry, the convention committee. Yes, thank you. This operating ratio was always a point of discussion with the railways, with the finance during that period of time. Of course, now we have only one budget, but operating ratio actually determines the health of the railways. So, when you are targeting to bring it down to 96.98% in the coming year, that is something praiseworthy. Roughly, this means the railway aims to spend 96.98 rupees for every 100 rupee it earns in financial 23. But I am sure the House is aware that the operating ratio of the Indian Railway has worsened to 98.93% in the revised estimate for financial year 22. This is lower than 96.15% operating ratio it had budgeted for that year. Finance Minister, while presenting the budget, had underlined Indian Railways would play a critical role as one of the 7 engines of PM Gati Shakti master plan. And I quote her, a transformative approach for economic growth and sustainable development. What does this transformative approach mean? Bringing in PPP mode, which is already there, providing rail lines to private players, as it has already been given to it at some specific areas. This needs to be spelled out. The other 6 engines are roads, airports,
ports, mass transportation, waterways, and logistic infrastructure. We'll be deliberating on ports, waterways, roads, perhaps tomorrow. And the Indian Railway is ready to go full steam to restore passenger traffic to pre-pandemic levels. In terms of revenue projections, the railway had expected to rake up 61,000 crores of rupees from passenger traffic alone. Under revised estimate, the projection is now to accumulate rupees 44,375 crore for financial year 22. In financial year 23, it intends to mop up rupees 58,500 crore towards passenger revenue. This is 2,500 crore lower than the revised estimate. Minister Railway had said this budget as historic, as it provided unprecedented support to the railways, in which capital support was of rupees 1,37,300 crores. I believe this is something which is praiseworthy. During the past 3 years, the budget estimates are continuously being lowered at the revised estimate stage, while the actual expenditure nowhere even matches with the reduced RE levels. Thus, the financial performance of the railways during the past 3 consecutive years reveal that even the reduced allocation at the revised estimate stage could not be fully utilized. And this is the disease of railway which has been suffering for last many years. That allocation is there, budget provision is there, revised estimate is also lowered, but ultimately the expenditure is not up to that mark. Over the past years, there has been a steady decline in the generation of internal resources by the railways, which has shifted upon greater dependency on market borrowings, which is going to have a cascading effect in long term. Repeatedly, we have stated this in our reports earlier, that railways should generate its own revenue. But now you are more dependent on, not on internal resources, but from outside resources. And I believe these two basic aspects has been under your consideration, and I believe under your leadership it will get a proper attention. Every year, the plan size of railway is increasing radically, but they are not able to utilize it. Resultantly, there has been a huge throw forward of railway projects. Therefore, railways should adhere to the structural reforms which have been initiated during the previous years to utilize the maximum allocation for projected expansion, upgradation, and modernization of railway network. Sir, coming to Odisha, I should say, as I had stated earlier, we have received the maximum budgetary support this year. It needs to be spent. And please conclude. 2-3 points. I'll just take 2-3 minutes. Recently, I came across a news, sir, that a specific geographical area of a province is being determined as a zone. If that is, I have nothing against it. Odisha has nothing against it. If a specific province or a specific state is being demarcated for a specific zone, new zone, we have nothing against it. But Odisha's rail track are divided into 3 zones. One is East Coast Zone, headquarters is stationed in Bhubaneswar. A large part of northern part of Odisha is with the southeastern zone. Another part of also is in another zone. So let us, if the government is deciding on provincial boundaries to create a zone, if that is the policy now, earlier it was not. If that is the policy now, then why not demarcate all the rail track of that specific state under one zone?
and accordingly have new divisions. There has been a long pending demand. Our Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik, has been writing repeatedly to the Prime Minister that Jharsuguda should be declared as a zone, as a division. Rayagada has been declared as a division, but we need another division in Jajpur Road, because now the activity of that area has increased exponentially. Today, I would say that those historically that was denied to Orissa needs to be corrected. And I would say, sir, lastly, I would also mention there are a number of other things which needs to be also attended to, especially the Sikh community of Odisha. They travel to Amritsar. The Shia community people of Odisha, they also travel to Amritsar because of that place near Amritsar where the festival, they are pilgrims. And I believe the representatives of in and around Cuttack and other districts of Kendrapada and Jagatsinghpur, they have also approached the minister that the train that actually comes up to Delhi needs to be extended up to Amritsar, and it should start from Cuttack railway station. This is the basic interest that I have for my constituency. Cuttack has already completed more than 123 years of its existence. It started in 1901. The Cuttack railway station was established in 1901. Land is also available there. We need a turnaround for any train to start from Cuttack. There is a need to turn around. During when I first came in my second term, when Mr. Nitish Kumar was Minister for Railways, I had approached him. We had only one track which was passing through railways. And during that period, of course, the present railway minister was also our district magistrate of Cuttack during that time. That time, the second bridge of Mahanadi of Birupa and subsequently the Kathajodi and Kuakhai, these four bridges were started during that period. Now there is a need, because of the increased traffic in that route, there is a need to have third line, which has come up to Barang from Bhubaneswar side, and from others from Howrah side, the train third line also has come up to Jajpur Road, conclude, but it needs to be extended. These are the major work which needs to be done in Odisha. Thank you, sir. Thank you. Sri Shyam Singh Yadav ji. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमारे मुल्क की सरहद पर तैनात सशस्त्र सेनाओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सिराजे हिंद जौनपुर की जनता की तरफ से यहाँ पर माननीय रेल मंत्री जी को कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हम लोग रेल बजट के बारे में शुरू से जब से पढ़ते थे, जब से नौकरी में आए, जब से संसद में आए, तो जानते हैं रेल बजट एक अलग बजट होता था रेल का, और इसका बड़ा क्लाउड हुआ करता था रेल बजट का एज वेल एज रेल मिनिस्टर का। लेकिन रेल की हालत इससे मालूम होती है, थोड़ा डाइल्यूटेड कर दिया गया, कि रेल बजट हैज बीन मेड पार्ट ऑफ यूनियन बजट। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि इसको रेल को कितना डाइल्यूटेड कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, ये इसमें कोई शक नहीं कि रेल ही एक ऐसी आम जनता की सवारियां तो बहुत हैं, कार है, बस है, लेकिन दूर ट्रेवल करने के लिए अगर छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, तो रेल जैसी यात्रा कोई यात्रा नहीं है। और ये आम जनता जो है, गरीब जनता कहिए, उसकी सवारी हुआ करती थी। लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि आगे आने वाले दिनों में ये आम जनता की सवारी नहीं रह जाएगी। जिस तरह से आप किराए को बढ़ाते जा रहे हैं,
रेलवेज को प्राइवेट पार्टीज को देते जा रहे हैं, स्टेशंस को देते जा रहे हैं, वो थोड़े दिनों में आम जनता के बस की बात नहीं रह जाएगी। कृपा करके ये करिए कि कम से कम उसका किराया इतना हो कि वो आम जनता उसको वहन कर सके और ये गरीब आदमी के लिए हो। हम एक ऐसा इंसान जानते हैं, काम तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बहुत तारीफ का काम तब हुआ जब देश के कोने कोने में फंसे हुए मजदूर गरीब लोग हर प्रदेश के कोने कोने में फंसे हुए थे और आपने उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। आपने 23 मार्च को लॉकडाउन कर दिया और उसी के साथ आपने रेल को भी बंद कर दिया। ये बहुत तारीफ वाला काम किया। आप छाती पीट कर कहते हैं कि गरीबों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, करते हैं, लेकिन जो काम आपने लॉकडाउन के दिन रेल की बंदी करके किया, उससे ज्यादा वर्ष काम कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता। आप चाहे भले चिल्लाएं, विरोध करें, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर एक कदम से, रेल के इस कदम से हिंदुस्तान के गरीबों का, मजदूरों का कितना आपने देखा हुआ, फोले बच्चे लेकर के पैर में छाले, बिना भूखे प्यासे, बिना खाए पिए, आपने न उनके रास्ते में पानी का इंतजाम किया न खाने का इंतजाम किया। और अगर वो चल ही पड़े थे अपने घर के लिए तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये निर्देश भेज देते कि कम से कम इनको एक जिला मजिस्ट्रेट, एक जिला प्रशासन एक जगह से दूसरी जगह भिजवावे। आपने किया? आपने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया आपने। ये पूरी जनता गवाह है। आप चाहे जितना भी कहते रहें, मैं नहीं मानने वाला और जनता नहीं मानने वाला। तो एक तो ये कहता हूं। दूसरा माननीय मंत्री जी, अरे गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं वो पूरा जनता देख रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आप एक चीज और सुनते रहते हैं, डबल इंजन। आज मुझे ये एहसास हुआ कि सारे इंजन के, चाहे बिजली का इंजन हो चाहे डीजल का इंजन हो, सब इंजन के मालिक तो एक इंजन मोदी जी ले लिए, एक यूपी में योगी जी ले लिए, और इंजन वाले आप बिना इंजन के रह गए। तो हमारा कहने का मतलब, अभी गति क्या है वो स्कीम अभी बजट में मैं पढ़ रहा था, वो गति शक्ति में एक इंजन आपको बनाया है, एक इंजन दिया है। तो मैं तो कहता हूं डबल इंजन नहीं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार हैं, लेकिन काम तो तेजी से करिए। अभी मेरे मित्र मनोज तिवारी जी जो बोल रहे थे, आई एम फीलिंग वेरी जेलस ऑफ हिम, वेरी जेलस ऑफ हिम। आपने उनका काम तो एक व्हाट्सएप से कर दिया। अरे मैं तो जानना चाहता हूं क्या काम था। या तो वो झूठ बोल रहे थे, या तो अगर सही बोल रहे थे तो एक व्हाट्सएप से काम किया। और हमारा काम फ्लाईओवर बनवाना है, ट्रेन का स्टॉपेज देना है, प्लेटफॉर्म की सफाई है, लाइट है, कोच पोजिशनिंग का सिस्टम है, लाउड स्पीकर का सिस्टम है, प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन है। हम तो 2.5 साल से आपको लिखते कहते थक गए। तो व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन? मैं तो समझता हूं कि क्या आप सत्ता पक्ष के लोगों में और विपक्ष के लोगों में इतना भेदभाव करते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या? एक सत्ता पक्ष के सांसद का काम तो आपने व्हाट्सएप पे कर दिया, व्हाट्सएप एक किया और आपने कर दिया। और हम तो 2.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं। पुराने चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, अभी हैं, आपसे भी मिले। आप बात वैसे बहुत अच्छी करते हैं, मैं बहुत खुश हूं आपसे। और मुझे नहीं कुछ कहना पड़ेगा। अभी देखूंगा कुछ दिन में। मैं आपसे, ऐसी बात नहीं है, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन काम से कब खुश होऊंगा ये अभी भविष्य बताएगा, फ्यूचर बताएगा कि आप कब मेरा काम करेंगे। कम से कम मैं आपको मार्जिन ऑफ टाइम इतना देता हूं कि मेरा काम। आपका पार्टी से 2 स्पीकर है। एक मिनट, अभी तो मैंने शुरू किया था, अभी तो पता नहीं क्या ऑपरेशनल कॉस्ट। सेकंड स्पीकर को जस्ट 1 मिनट। तो अच्छा, मैं जल्दी कर रहा हूं, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। तो देखिए, अध्यक्ष जी आपने रोक दिया, मेरा मामला गड़बड़ा गया। तो मैं कहना चाहता हूं
माननीय मंत्री जी, मैं करना चाहता हूं 2-3 चीजें। एक तो जो आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू किया था नौकरी का, बहुत जल्दी जो बेरोजगार नवयुवक हैं, हमारे भी क्षेत्र के बहुत लोग हैं, बहुत जल्दी उसको प्रोसेस को एक्सपेडाइट करिए, बहुत जल्दी करिए। दूसरी चीज, आपने सारी सर्विसेज को, बहुत सर्विसेज आपके IRTS, IRES, IRAS, IRPS, IRSSC, पता नहीं कितनी, सबको आपने अमलगमेट करके एक कर दिया है IRMS। और अभी आपने, मुझे पता लगा कि UPSC में उनके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए भी भेजा है, रिक्रूटमेंट करने के लिए। लेकिन बड़ा वो है गलतफहमी लोगों में कि इतनी जो सर्विसेज हैं, वो ट्रैक का मेंटेनेंस है, ब्रिजेस का है, सिग्नलिंग करने, इलेक्ट्रिफिकेशन का है, और बहुत ज़्यादा तकनीकी सर्विसेज हैं। तो ये जो आप रिक्रूटमेंट करेंगे UPSC के थ्रू IRMS में लोगों का, क्या वो उनके लिए तो कोई ऐसी योग्यता आपने रखी नहीं है कि दे मस्ट बी IIT ग्रेजुएट्स, BTech ग्रेजुएट्स? तो ये सब काम कैसे करेंगे? इट इज़ नॉट क्लियर। दूसरी, ऑपरेशनल कॉस्ट और ढेर सारी चीज़ों पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस टाइम खत्म हो गया, तो अंत में मैं केवल अपने जिले की एक मांग रख करके अपनी बात को खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जितना रेलवे के बारे में मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में रहते, उधर सहारनपुर से उधर बलिया, उधर बांदा, देश के तमाम हिस्सों में मेरी पोस्टिंग तैनाती रही, तो मैं जानता हूं हर जगह की मैंने रेलवे को देखा है। लेकिन जौनपुर जिले की जिस ढंग से रेलवे ट्रैक्स हैं और जिस ढंग से सिटी से रोड निकली हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आजमगढ़ गाजीपुर हो, चाहे लखनऊ रोड हो, शाहगंज रोड हो, कोई भी एक भी रोड ऐसी नहीं है जिस पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं हो और 2-2, 3-3 घंटे उस पर जाम नहीं लगता हो। और जब हमारे लोग उसमें जाते हैं, और ख़ास तौर से आम आदमी तो सब लोग तो 2-2 घंटे, 1 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन जो एम्बुलेंस होती है, जो मरीज होता है, कभी कभी वो तड़प करके रेलवे क्रॉसिंग पर ही मर जाता है। माननीय मंत्री जी, तो आपसे दरख्वास्त है, मेरा इस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जौनपुर की जितनी 7-8 रेलवे क्रॉसिंग हैं, उसको आप मेहरबानी करके अगले 1 साल के भीतर सब पर फ्लाईओवर बनवा दीजिए। वैसे मैं अभी 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले मिला था, तो आपने मुझे एक फ्लाईओवर का और एक रेलवे स्टॉप का, रेलवे हाल्ट का वादा किया था। तो मैं समझता हूं कि वो प्रोसेस में होंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं कि एक से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, जौनपुर शहर से जितनी रोडें निकलती हैं, सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आप कृपा करके एक फ्लाईओवर बनवा दीजिए। इसके अलावा खेतासराय और शाहगंज और मुंगरा बासापुर भी दूर जाते हैं, वहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ भी सब जगह फ्लाईओवर बनवा दीजिए। और अगर 1 साल में न बनवा पाए तो हमारे सांसदी का कार्यकाल खत्म होते होते बनवा दें, यही मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री कोता प्रभाकर रेड्डी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डिमांड्स ग्रांट्स के ऊपर बात करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन फैक्ट with much consider, I am to say that many railway projects requesting the pertaining to our Telangana state were submitted by the Honorable Chief Minister Sri Chandrasekhar Rao Garu, the Honorable Prime Minister, and also to the Honorable Railway Minister, but nothing happened. Sir, the center did not consider the requests of the state of Telangana on newly railway lines like Kajipet, Huzurabad, Karimnagar, Armoor, Nirmal, Adilabad, Manugur, Bhupalapalli, and Ramagundam, Jadchalra, Nandyala, Manchiryal, Adilabad via Utnur, Hyderabad.
Kajipet, Gadwal, Manchiryala, Bodan, Bidar and Jairabad to Secunderabad. There was no announcement of Kajipet coach factory, no new railway division, new trains, new railway lines and no new allocation except for the modernization of the electrification of the old lines. There is no mention of bullet trains and the high-speed trains to metropolitan cities like Hyderabad. Ministry of Railway already proposed high-speed trains for the Hyderabad to Mumbai, but no progress. Need to expedite development of satellite terminals of the Cherlapalli station to set up a new or upgraded railway degree college in the Secunderabad as railway university and to be set up, upgrade modernization to develop the railway sports stadiums in the Telangana state. As the state is having huge talent sportsmen in all fields, overall the center has meted out great injustice and shown discrimination of the Telangana while the deplorable. Our state, our constituency in Medak constituency, there is need to expedite the railway lines in Patancheru, Sangareddy and Jogipet, Medak covering 95 kilometers in the Telangana state, which is the prominent industrial area and having SEZ which is to be more focused and pending since more than 3 years. We request the government to take up projects on top priority. Sir, there is need for the construction of the new RUB to Tellapur village and Ramachandrapuram Mandal. Need to be construction of the platform in Chegunta and Vadiyaram railway stations and need to be redesigned or need to be modified and the existing platform is not covered in the passenger board to board trains at the stations. Need to set up quality control check at Medak railway stations. This is the new railway line. Need to be expedite the piece of work Manorabad Kottapelli railway track. Nagulapelli railway station need to be redevelopment satellite railway station on the Mumbai route. New railway booking counters at Chegunta, Vadiyaram railway stations to meet the passengers' demands. There is a dire need to be constructions of a rail overbridge at level crossing number 228 Chegunta to Medak Road, particularly Medak Parshad Mandal complex, which is important as heavy vehicles traffic passes in the road and also ROB Akkannapet. Sir, it is a known fact that 60% of the revenue of South Central Railway is coming from the state, of which 80% revenue coming from the 4 North Telangana districts, and due to lot of coal and the cement factories in Telangana, substantial revenue can be generated through freight charges. Despite all this, we are unable to understand why the Ministry Railway is giving stepmotherly treatment to the Telangana railway project since decades. We strongly demanded the centre to end discriminatory policy and the stepmotherly treatment towards Telangana. अपना मंत्री जी भी इधर ही है, एक हमारा रिक्वेस्ट है वैष्णवी जी को, ये हर जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, तेलंगाना में आप RO भी बना रहा, RU भी बना रहा, RO भी थे स्टेट गवर्नमेंट का ही, वो शेयर भी पूछ रहा आप लोग, मतलब हर जगह पे बहुत दिक्कत हो रहा। 3-4 जगह पे थे हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक चेगुंटा में, एक वडियारम में है, एक अक्कन्नापेट में, एक नागुलपल्ली में। इस जगह पे बहुत ट्रैफिक रहता, अंडरपास बनाने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि वह पूरा डाउन लेवल में जमीन। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मैं कई सालों से, कई दिनों से मैं यही रिक्वेस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
मगर ये स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच में पब्लिक सफ़र हो जा सब। ये कैसा भी आप ये नया साल में ये नया सिस्टम से आप जो भी बनाना अंडरपास ना ओवरपास 100% आपका रेलवे का मंत्रालय से अगर ये चीज़ बन गए तो सबके लिए सहूलत हो जाता, क्योंकि ऐसा सालों सालों भी चले आ रहा है मगर स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेशन देने का वो उसको फॉलोअप करने का मुश्किल से नहीं हो रहा काम। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई जगह पे अंडरपास में पानी जमा होके 4-4 महीने 6-6 महीने भी पूरा रास्ता बंद हो जा रहा, वो भी आपका ध्यान में रख लेके अंडरपास के लिए एक स्पेशल डिज़ाइन बनाना, नहीं तो ये ऊपर से अगर ब्रिज बनाए तो पूरा आम जनता के लिए ये वहाँ पे कोई फार्मर्स के लिए जाने के लिए भी बहुत सारे दिक्कत हो रहा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ के लिए आपका रेलवे मंत्रालय आपका रेलवे मंत्री जी स्पेशल फोकस करके तेलंगाना स्टेट के अंदर बहुत सारों से बहुत प्रोजेक्ट्स भी पेंडिंग में हो रहा। अभी नया जो रेलवे लाइन बना है उसके अंदर भी अंडर पासेस में पूरा अभी 6 महीने से पानी जमा हो गया, वो निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा। वो लोग फिर दोबारा जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेके आप मौका दीजिए साहब। हमारा स्टेट के हमारा नया स्टेट है, नया स्टेट के अंदर भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप मदद करके इसको सॉल्व करने का हमारा रिक्वेस्ट है साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री सुनील तातकरे जी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकत्याच सादर झालेल्या या रेल्वे बजेटमध्ये कोकण रेल्वेला अजिबात न तरतूद केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे। भारतीय रेल्वेची प्रशंसा जगभरामध्ये होत असताना माझ्या कोकणाला मात्र दीर्घकाळ रेल्वेची वाट पाहावी लागली। कोकणवासीय बॅरिस्टर नाथपै, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस आणि या देशाचे नेते माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्यामुळेच कोकण रेल्वे त्या कालावधीमध्ये स्थापन झाली। भारतातले सर्व रेल्वे मार्ग भारत सरकारने केले, परंतु कोकण रेल्वेचं करायचं ठरलं त्याला कोकण रेल्वे महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला। भाग भांडवलाची उपलब्धता नव्हती। शरद पवार साहेबांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पुढाकार घेतला, महाराष्ट्राचा वाटा दिलाच, पण शेजारचं गोवा असेल, कर्नाटक असेल, केरळ असेल या राज्यांचा सुद्धा वाटा त्याला महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीच्या माध्यमातून भरला। 4 राज्य त्या ठिकाणी जोडली गेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ। उपेक्षित जीवन कोकण रेल्वेला सुरुवातीपासून आलंच, पण कोकण रेल्वेची स्थापना झाल्याच्या नंतर सुद्धा गेले काही वर्ष आपण त्या ठिकाणी बजेट देत नाही आहात। आपण तर करच केला की गेल्या 2 वर्षापूर्वीच कोकण रेल्वेचं खाजगीकरण करण्याची घोषणा या भारत सरकारने या ठिकाणी केली। त्याचा निषेध करण्यासाठी रावसाहेब दानवे मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। आज वेगवेगळी देशातली रेल्वे प्रगत होत गेली, कोकणातली रेल्वे आज सर्वाधिक उत्पन्न देते, रोची सर्व्हिस या ठिकाणी आहे। अशा वेळेला खाजगीकरणाचा घाट तर तुम्ही घातलातच, परंतु कोकण रेल्वेला अजिबात न पैसे देण्याची दानत आज या सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दाखवली जाते आहे। महाराष्ट्रातलं सरकार कदाचित आपल्या विरोधातला आहे, म्हणूनच कोकण रेल्वेकडे इतक्या उपेक्षेच्या पद्धतीने आपण पाहत आहात का काय, हा प्रश्न माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी पडतोय। दानवे साहेब, विधानसभेमध्ये आपण एकत्रित काम केलं, तुम्ही लोकसभेमध्ये लवकर त्या ठिकाणी आलात, पण आज कोकण रेल्वे एक रोहापर्यंतचा भाग सेंट्रल रेल्वेकडे, रोहाच्या नंतरचा भाग कोकण रेल्वेच्याकडे, त्यामुळे ज्या भूमिपुत्रांनी पवार साहेबांच्या विनंतीनुसार आपल्या जागा कोकण रेल्वेला दिल्या, त्यांचा नुकसान भरपाई सुद्धा मिळाली नव्हती। त्या प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी सेंट्रल रेल्वे सांगते की कोकण रेल्वेकडे जा, कोकण रेल्वे म्हणते की तो भाग सेंट्रल रेल्वेच्या अखत्यारीत त्या ठिकाणी आहे। हा दुजाभाव दूर करण्याची भूमिका त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यावी लागेल। दुपदरीकरणाचा डबलिंगचा मार्ग आज रोह्यापासून आपण रत्नागिरीपर्यंत त्या ठिकाणी हातामध्ये घेतलात, पूर्णत्वास जवळपास गेला। इलेक्ट्रिफिकेशनचा मार्ग त्या ठिकाणी पूर्णत्वास गेला। मी दानवेजी तुम्हाला विनंती करतोय की निदान जो भाग झाला त्याचं उद्घाटनाच्या निमित्ताने तुम्ही या, म्हणजे तुम्हाला कोकण रेल्वेचे प्रश्न त्या ठिकाणी समजतील। एकदा दुपदरीकरणाचा मार्ग, इलेक्ट्रिफिकेशनचा मार्ग जर का त्या ठिकाणी तयार झालेला असेल, अशा वेळेला जर का भारत सरकार या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर याच्यासारखी लाजिरवाणी बाब त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही। देशातील सर्वच वेगवेगळ्या ज्या काही रेल्वेज आहेत त्यांना डिझेलचा परतावा, डिझेलचा सेस त्या ठिकाणी मिळतो। भारत सरकारच्या बजेटमधून त्या ठिकाणी तरतूद केली जाते, कोकण रेल्वेला डिझेलचा सेस त्या ठिकाणी मिळतही नाही। अर्थसंकल्पात तुम्ही त्या ठिकाणी तरतूद करत नाही, खाजगीकरणाचा घाट त्या ठिकाणी घालतात। त्याच्यामुळे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवायची असेल,
खेडच्या प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवायची आहे. खेड तालुक्यातल्या भोसरीच्या ठिकाणचं रेल्वे स्टेशनचं त्या ठिकाणी करायचं आहे. वीर एक महत्त्वाचं ठिकाण रायगड जिल्ह्यातील जिथे महाडची MIDC त्या ठिकाणी आहे. त्या वीर स्टेशनच्या ठिकाणी सुद्धा रिझर्वेशन काउंटर नाही. आज महाड MIDC त्या ठिकाणी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केला. रायगड किल्ला महाडच्या परिसरामध्ये आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समतेचा हुंकार दिलेला चौदार्थ हे महाडच्या परिसरामध्ये आहे. वीरपासून महाडला त्या ठिकाणी रेल्वे कनेक्ट केली जावी. वीर आज नकाशात नाही, पण वीर स्टेशनचं नाव वीर महाड रेल्वे स्टेशन, महाड रोड रेल्वे स्टेशन जर का असं केलं तर त्या ठिकाणी गती त्या ठिकाणी मिळू शकेल. आज मेमू सर्व्हिस दिवा ते रोहा आहे. ती दिवा ते रोहा सर्व्हिस तुम्ही जर का दासगावपर्यंत वीरपर्यंत वाढवलीत तर त्याची फ्रिक्वेन्सी अधिक मोठ्या प्रमाणावरती वाढू शकते. त्याचा लाभ कोकणवासियांना त्या ठिकाणी होऊ शकतो. माझं जिल्ह्याचं मुख्यालय अलिबाग आहे. पेणपासून अलिबागला रेल्वे यावी असा दीर्घकाळ आम्ही त्या ठिकाणी जाणण्याचा प्रयत्न करतो. पियुष गोयल जे रेल्वे मंत्री होतो त्याला मी भेटलो. 19 साली मी ज्याला आमदार खासदार झालो त्याला पियुषजीला भेटलो. आरशेपचा रुळाचा मार्ग त्या ठिकाणी आहे. आरशेपच्या चेअरमनना त्यावेळेला गोयल साहेबांनी फोन केला आणि गणपतीला 19च्या गणपतीमध्ये रेल्वे पेण ते अलिबाग त्या ठिकाणी सुरू होणार होती. पण 2 वर्ष तुमची अनावस्था एवढी आहे. रेल्वेचा मार्ग आहे, आरशेप तुम्हाला त्या ठिकाणी परवानगी देत नाही. माझ्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जाणारा रेल्वेचा मार्ग दुर्दैवाने प्रवासी रेल्वे ठिकाणी सुरू होऊ शकत नाही. याच्यासारखी अन्यायाची बाब त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही. आज असे असंख्य प्रश्न आहेत की ज्याच्यातून आज या प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याची आवश्यकता आहे. जसं मी आपल्याला या ठिकाणी मुद्दा मांडला की रोहा माझं गाव, चिंतामणराव देशमुखांचं गाव, परमपूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवलेंचं गाव, आज या अनेक दूरपल्ल्याच्या गाड्या त्या सगळ्या परिसरामध्ये थांबत नाहीत. माझी आपल्याला या निमित्ताने विनंती आहे की ज्या वेळेला आपण महाराष्ट्रातले म्हणून या ठिकाणी नेतृत्व करत असतो, महाराष्ट्राकडे जरी केंद्र सरकार त्या ठिकाणी आकाशाने बघत असेल तरी महाराष्ट्राच्या भूमीतून तुम्ही या ठिकाणी निवडून आले असल्यामुळे महाराष्ट्राला न्याय कसा देता येईल याचा सर्वंकष प्रयत्न त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता खूप मोठ्या प्रमाणावरती अध्यक्षमुळे त्या ठिकाणी आहे. रेल्वे मार्ग तर त्या ठिकाणचे सुरू झाले पाहिजेत. पण माझी आपल्याला विनंती आहे की मंगला एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस माझ्या लोकसभा मतदारसंघातल्या खेड या ठिकाणी थांबली गेली पाहिजे. आज जनशताब्दी एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, मांडवी एक्सप्रेस, वेरावळ एक्सप्रेस, बिकानेर AC एक्सप्रेस, नेत्रावती एक्सप्रेस, हापा एक्सप्रेस या गाड्या रोहा, माणगाव, वीर या सगळ्या परिसरामध्ये थांबत नाही आहेत. आज रोह्यापासून भिरा मार्गे पुण्यापर्यंत जाणारा रस्ता त्या ठिकाणी जाणार. आज इतकी रेल्वेची फ्रिक्वेन्सी त्या सगळ्या परिसरामध्ये वाढलेली आहे की अनेक वेळेला त्या ठिकाणी थांबावं लागतं. महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशनची आपण त्या ठिकाणी स्थापना केली. महाराष्ट्राचं सरकार अजितदादांनी आम्हाला शब्द दिला की रेल्वे कॉर्पोरेशनमध्ये 50% सहभाग राज्य सरकार देईल. अशा वेळेला जर का आरोग्याच्या बाबतीमध्ये भारत सरकारने थोडासा जरी निधी देण्याचा जर का प्रयत्न केला तर या रस्त्याच्या या रेल्वे मार्गावरचे अनेक आरोग्य त्या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकतील. अर्धा तास त्या ठिकाणी आज लोकांना थांबवायला लागतंय. अशा वेळेला सर्वच गोष्टीची दक्षता त्या ठिकाणी घेत या सगळ्या कामाला जर का गती देण्याचा त्यानिमित्ताने प्रयत्न केला तर 4 राज्यातून जाणारा रेल्वे मार्ग या गौरवशाली भारताच्या रेल्वेमधला एक महत्त्वाचा मार्ग त्या ठिकाणी आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटन त्या ठिकाणी वाढू शकतं. जगभराचे पर्यटक त्या सगळ्या परिसरामध्ये येऊ शकतात. अशा वेळेला रेल्वेच्या प्राथमिक सुविधा करण्याचं काम पुढच्या कालावधीमध्ये आपण करणं अत्यंत आवश्यक त्या ठिकाणी ठरू शकतं आहे. माझी आपल्याला या निमित्ताने विनंती सुद्धा आहे. एकच अध्यक्षमध्ये माझी विनंती आहे की या सगळ्या परिसरामध्ये सुद्धा आपल्या सेंट्रल रेल्वेच्या मार्फत आपण जी काय सेवा सुरू करू शकतो याच्यामध्ये एका विशिष्ट निधीतून रेल कॉर्पोरेशनमधून मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट 3 MUTP3 याच्या अंतर्गत कर्जत, पनवेल ते रोहा हे पनवेल या मार्गावरतील प्रस्थापित जर काय उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर त्या ठिकाणी सुरू करू शकलो तर कोकणच्या उन्नतीचा मार्ग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. कोकणच्या खाजगीकरणाला ठामपणाचा विरोध करत असतानाच कोकण रेल्वेच्यासाठी अधिकाधिक निधी आपल्या मार्फत उपलब्ध व्हावा अशी अपेक्षा ठिकाणी करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. श्री मोहम्मद जावेद जी. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये रेलवे बजट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और अफसोस की बात है अभी माननीय मंत्री जी नहीं है. लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है सर कि बिहार के लिए इसमें लगभग कुछ भी नहीं है. और हम सब जानते हैं कि गरीब लोग रेल की सफ़र करते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में जो रेल भाड़ा है, रेल किराया है, वो 4 से 5 गुना बढ़ गया. जब हमारी सरकार थी 2004 से 2009 में तो पैसेंजर फेयर कभी नहीं बढ़ा.
लालू जी हमारे माननीय मंत्री थे, उस दौरान आप जानते होंगे कि कहीं पे रेलवे फेयर नहीं बढ़ा। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो गरीब जनता है उसका ध्यान रखें, और जिस तरह प्लेटफॉर्म टिकट को 5 से 50 कर दिया गया है उसको कम करने की ज़रूरत है, और फेयर को भी कम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो सुविधाएं देनी चाहिए रेल सेवा में, उसमें भी कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। बड़ी खुशी होती है कि जब बात करते हैं कि 2,40,000 करोड़ इसमें खर्चा किया जाएगा, तो उसको कहाँ खर्चा किया जाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, जब ये सरकार नहीं बनी थी या नहीं बनी थी, तब हम लोगों ने बुलेट ट्रेन की बात सुनी थी और कहा गया था कि 60,000 करोड़ के लागत से बुलेट ट्रेन बंबई से अहमदाबाद तक जाएगा, और उसका 2 साल पहले तक हम लोग सुनते थे वो 60,000 करोड़ 110,000 करोड़ हो गया, और अभी तक कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, और कितना खर्च हो रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो खैर, इस पे ना जाते हुए मैं आपको बिहार के 3 महत्वपूर्ण इलाके के बारे में जो 2009 में तय किया गया था और खोला गया था, वहाँ देखते हुए वहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए जो यूपीए के वक्त में खोला गया था, रेलवे proposes to setting up 3 locomotive manufacturing unit in बिहार। डीजल लोकोमोटिव खोलना था मरोरा में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खोलना था मधेपुरा में, कोच फैक्ट्री छपरा में खोलना था। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने यहाँ पे जो सुविधा है उसका अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो पता चल रहा है कि 400 वंदे भारत चलाया जाएगा हिंदुस्तान में, तो 400 जो बनाया जाएगा सर, टारगेट है 104 रेक बाय 2024 करने का, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही अभी तक उपलब्ध करा गया है, और इसके वजह से ये 4 गुना हो जाएगा। तो विल इट बी feasible, is it possible to have those many rakes in available for these many trains? ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। और मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जगह कम है, तो सीमांचल का एरिया है, वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। वहाँ के जो यूथ हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके काम करते हैं, उनको वहाँ काम मिलेगा। इसलिए ये अगर माननीय मंत्री जी करना चाहेंगे तो बिहार में थोड़ी बहुत तरक्की आ सकती है। इसके अलावा हमारा एरिया सर, एक बहुत पुराना काम था गलगलिया से जलालगढ़, उसमें अभी तक कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। जो हमें जानकारी मिली 1,000 रुपया एक टोकन मनी उसमें एलोकेट किया गया। मेरी गुजारिश होगी कि इस पे भी चूंकि 2.4 लाख करोड़ की बात हो रही है, तो इसको भी काम शुरू होना चाहिए। उसी तरह गलगलिया अररिया एक प्रोजेक्ट रेलवे लाइन बिछाने की चल रही है, उसमें जो कंपनसेशन मिलना था जमीन वालों का, वो सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि उसमें भी उनको जो सही उनकी कंपनसेशन है लोगों को मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ किशनगंज सर, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है बाय वेज ऑफ पैसेंजर फेयर, उस स्टेशन को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मुझे खुशी हो रही है कि 7 तारीख को मैं वहाँ पे एक एस्केलेटर और 2 लिफ्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन अफसोस की बात है कुछ ही दिन में वो ख़राब हो गया। तो जो क्वालिटी मेंटेनेंस है उसके तरफ रेलवे को ध्यान देनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी करके सही दुरुस्त करना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 400 वंदे भारत खुलना है। किशनगंज जो है ज्योग्राफिकली इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेशन है, जो बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को, ईस्ट इंडिया को मेन इंडिया से जोड़ती है। तो उसको नज़र में देखते हुए मैं चाहता हूं रिक्वेस्ट करना कि एनजेपी टू पटना एनजेपी एक ट्रेन खुले, उसी तरह दूसरा एनजेपी टू हावड़ा बैक एनजेपी एक ट्रेन वंदे भारत खुले, और कटिहार गुवाहाटी कटिहार एक और तीसरा वंदे भारत हो, और साथ ही
शताब्दी ट्रेन कई इंपॉर्टेंट रूट्स में है। मेरी गुजारिश होगी कि एक एनजेपी वाया किशनगंज टू पटना हो और पटना टू एनजेपी हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले ही कहा, ये बॉर्डर एरिया हिंदुस्तान का उससे मेन लैंड को जोड़ता है, और पटना और किशनगंज और एनजेपी की ट्रैफिक रेलवे में काफ़ी है, इसलिए इसमें हम लोग को जोड़ने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि किशनगंज में, जो कि एक शहर है और स्टेशन बीचों शहर में है, आधा हिस्सा ईस्ट में है, आधा हिस्सा वेस्ट में है, और रेलवे ट्रैक से सटा हुआ नेशनल हाईवे है सर, और फ्लाईओवर नहीं होने के कारण बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक जैम होती है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि शहर में 2 फ्लाईओवर्स हों, एक रुईधासा मैदान के तरफ और दूसरा तेघड़िया के तरफ, और साथ ही वहाँ पे गुड्स ट्रेन रुकती है, सीमेंट वहाँ पे उतारा जाता है, जिससे सर जस्ट हाफ अ मिनट, सीमेंट के तरह सीमेंट वगैरह वहाँ पे उतारा जाता है, जिसके वजह से पोल्यूशन बहुत होता है, और पोल्यूशन ही नहीं, ट्रैफिक जैम भी इसके वजह से होता है। तो मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से कि आगे वहाँ से अबाउट 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जो प्रेजेंट स्टेशन है, वहाँ पे रेलवे की ज़मीन है, अगर वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाए ताकि गुड्स वहाँ पे चढ़े उतरे, तो इससे किशनगंज और किशनगंज के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। आपने मुझे मौका दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। The minister is in Rajya Sabha right now, sir. Srimati Rama Devi ji. सभापति महोदय, आज वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों के मांगों पर चर्चा करने के लिए ये समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और रेलवे के विषय में अच्छी पॉइंट को मैं बताऊंगी कि हमारा क्या विकास हुआ है। रेलवे न सिर्फ देश को एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने का काम करती है। रामादेवी जी, 1 मिनट। You want to raise the issue of quorum? नहीं है, quorum नहीं है। Please give the bell for Srimati Ramadevi ji, please. और कुछ क्या करेगा सभापति महोदय, आज रेलवे मंत्रालय का निर्माणाधीन अनुदानों के चर्चा के लिए समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे न सिर्फ देश की एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने का काम करती है, बल्कि देश की कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी आपस में मिलाने का काम करती है और देश के पिछड़ेपन को दूर कर संतुलित विकास की दिशा प्रदान करती है। यह गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। और इनके सबके लिए रेल पटरियों, पुलों, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसी विभिन्न प्रणालियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आवश्यकता होती है।
तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी रेलवे नेटवर्क में जो रिफॉर्म किया गया है, विस्तार किया गया है, वह काफी सराहनीय है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी भारतीय रेलवे ने अपनी महती भूमिका अदा की है। रेलवे ने कोविड के दौरान 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा के माध्यम से 2087 फुल टैंकर्स और 36,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्यों को पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा 4,4621 श्रमिकों का स्पेशल ट्रेन के द्वारा 6.3 मिलियन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया। रेलवे ने मुश्किल समय में करने का जो आम लोगों की राहत पहुंचाया है। कोविड की चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी के आपदा के अवसर में बदलकर रेल मंत्री जी ने सप्लाई चेन को चालू रखा तथा देश के कोने कोने में 1233 मीट्रिक टन जरूरी सामान आम लोगों के लिए पहुंचाने का काम किया। ये विशेष चीज है कि उस पर इतना ध्यान देने का हमारे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश जोरदार तरीके से बढ़ाया ताकि मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने के साथ उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा बजट में रेलवे के 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक रेलवे को भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार करने की जो योजना बनाई है वह सरकार की दूरगामी सोच का नतीजा है। हम ये देखना चाहते हैं कि सरकार ने रेलवे लाइन निर्माण में 66% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-2014 के बीच जहां 1,520 किलोमीटर प्रति वर्ष नई रेलवे लाइन डबल लाइन निर्माण हुआ है, वहीं उसकी तुलना में वर्ष 2014 से 21 में हमारा 2,533 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे लाइन डबल लाइन और गेज कन्वर्जन का भी काम एनडीए सरकार में हुआ है। परिणाम स्वरूप देश के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से को छोड़कर रेल लाइन से जुड़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूर्वोत्तर के विकास में बिना देश का विकास नहीं संभव है और जो प्रधानमंत्री अपने दृढ़ इच्छा से जो सोचते हैं वह जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेल ढुलाई के लागत की कमी लाने के उद्देश्य से पूरब से पश्चिम तक 1,110 किलोमीटर जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वह स्वागत योग्य है और इस चीज को प्रत्येक आदमी देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे प्रगति की राह पर अग्रसर है एवं रेलवे यात्रियों के सफर को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आज देश में रेलवे स्टेशनों का हाईटेक बनाया जा रहा है, हर दिन यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देश में अगले 3 वर्षों में 400 नई भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। अभी दिल्ली वाराणसी एवं नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर इसका परिचालन किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अगस्त 2023 तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन का रखा गया है। यह ट्रेन देश की सबसे अधिक स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। एक समय था जब ट्रेन के दरवाजे खोलने से नहीं खुलते थे, अब तो हमारे रेल मंत्री जी ने ऑटोमेटिक डोर रेलवे डिब्बे में दे रहे हैं। इसके अलावा देश में वाराणसी, पटना, कोलकाता सहित देश के कई अन्य रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन कराने के लिए सर्वे किया गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं और इनकी सोच की धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली इस सरकार में समाज के हर वर्ग
हर वर्ग के जीवन शैली में गुणात्मक सुधार की प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में दिव्यांगजनों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आज सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत देश महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रैंप का निर्माण कराया जा रहा है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि इस योजना के तहत बिहार सहित देश के एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित रेलवे स्टेशन पर भी अधिक से अधिक रैंप का निर्माण कराया जाए। इससे दिव्यांगजनों को रेलवे से यात्रा में सुविधा मिलेगी। आने वाले वर्षों में रेलवे की क्षमता का विस्तार दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइन खंड के 100% विद्युतीकरण कार्य होगा। रेलवे विद्युतीकरण की क्षेत्र में वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 से 21 में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर तुलना की जाए तो जहां वर्ष 2009 से 14 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल विद्युतीकरण का काम हुआ था, वहीं वर्ष 2014 से 21 के बीच में 3,440 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे विद्युतीकरण का काम एनडीए सरकार ने की है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज रेल खंड की भी शामिल है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से रेलवे कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के 75 से अधिक ट्रेनिंग लोकेशन पर वर्ष 2024 तक 50,000 युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, जो नौकरी के लिए लड़ाई थे, जो मांग करते थे। ये सारी व्यवस्था हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में जहां वर्ष 2009-14 के औसतन 135 थे, वहीं वर्ष 2014 से 21 की संख्या 79 रह गए हैं और चालू वर्ष के मात्र 21 और हमारी सरकार के उद्देश्य इसे शून्य पर लाने के लिए लगी हुई है। इसके लिए हमारे रेल मंत्री जी ने मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम से लैस कवच तकनीक लाया है, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं इसका टेस्टिंग किया है। इससे निश्चित रूप से रेलवे दुर्घटना में कमी आएगी। अब हम किसानों के विषय में भी सोचते हैं कि 2137 किसान रेल सर्विसेज के तहत अब 7.15 टन कृषि उत्पादकों को एक सेंटर से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। यह रेलवे के देश के किसानों के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लंबित रेल परियोजनाओं के प्रति आकृष्ट कराना चाहती हूं कि बिहार की दर्जनों रेल लाइन परियोजनाएं वर्षों से लंबित है और उन लोगों के समय का लंबित है जो केवल बोर्ड लगाकर अपना वोट ले लेते थे, सरकार बना लेते थे, लेकिन वो लंबित योजना को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पूरा दृढ़ इच्छा से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी से भाया शिवहर होते हुए बापू धाम मोतिहारी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। मां जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि मोतिहारी जैसे ऐतिहासिक स्टेशनों को भाया शिवहर जोड़ने वाला 77 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि शिवहर जिला रेल लाइन से अछूता है तथा सीतामढ़ी जिला सरकार द्वारा आकांक्षित जिला घोषित किया हुआ है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देने के साथ साथ एक सुझाव देना चाहती हूँ कि अकेली चलने वाली महिलाओं के लिए मेट्रो की तर्ज पर रेलवे में भी महिलाओं के लिए डिब्बे आरक्षित किए जाए। साथ ही इनमें रेलवे पुलिस बल महिला जवानों की तैनाती की जाए। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था करने से ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी दुष्परिणाम जो आता है, दुर्व्यवहार आता है, उस पर रोक लगेगी और महिला हमारी सुरक्षित ढंग से यात्रा कर पाएगी। रेलवे के पास जो रेलवे संपदा है जिस पर अतिक्रमण भी है, उससे काफी ज्यादा आय भी की संभावना है, जो रेलवे के विकास में सहायक हो सकता है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। मेरी सरकार को इसमें एक सुझाव है कि रेलवे काफी जमीन है जिसका कोई ऑपरेशनल यूज नहीं हो रहा है,
वह देश भर में अपनी अपनी रेल कॉलोनियों को मल्टी स्टोरी की शक्ल दे सकती है और इससे बचने वाली जमीन की कॉमर्शियल यूज करके मोटी कमाई कर सकती है। रेलवे अगर चाहे तो मेट्रो की तर्ज पर जिस जमीन का अपने निजी उपयोग से परहेज हो तो सरकारी कंपनियों की ऑफिस मुहैया करा सकती है। यह हमारा सुझाव है कि हमारे रेल मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत घोड़ासान आदर्श रेलवे स्टेशन के पूर्वी समपार फाटक 12C जो कि मुख्य बाजार पर स्थित है, जनहित में वहां भी ROB या अंडरपास का निर्माण कराई जाए, जिसके लिए मैं पूर्व में भी मांग कर चुकी हूं। जनता के व्यापक मांग पर मेरे क्षेत्र के दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज रेलखंड की स्थित घोड़ासान एवं बरगिनिया स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराई जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मां जानकी की प्राकट्य स्थली होने के कारण सीतामढ़ी का पौराणिक इतिहास है, फिर भी 2 दशक से भी अधिक समय से रेलवे द्वारा उपेक्षित रहा है। महोदय, सीतामढ़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि ट्रेन संख्या 02557, 02558, सप्त क्रांति एक्सप्रेस 03419, 03420, जनसेवा एक्सप्रेस 01061/01062, पवन एक्सप्रेस एवं ट्रेन संख्या 02565/02566 बिहार संपर्क क्रांति का परिचालन भया सीतामढ़ी सुरक्षित कराई जाए तथा सीतामढ़ी में भी रीगा का ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट बनाई जाए। इसके लिए हमको बोलने का अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना काम करने का तेज से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। Explicitly marked in the budget, list of business number 13, that Dr. Jaisankar to make a statement regarding the situation in Ukraine, and the time has been marked to be made at 2:30 p.m. Please have a seat. Now it is nearly 3:30. Yeah, fine. Sir, my question is, sir, he is addressing in the Rajya whether the Sabha. government has the right to take the house of the people for a ride? That is my question. Please have no a seat. parliamentary affairs minister is there. We don't have any prior information that minister will make a He is statement. addressing in the Rajya Sabha. No information You has have been to be given to the patient house. with that. So house should be taken for a ride. Sir, house Srimati should be Apurupa taken for a Poddar. ride. It is a sheer Please have a seat. to the house of the people. What is this, sir? A minister has every right to address in the Rajya Sabha and come and address here. Please have a seat. Thank you. Thank you, Chairman sir, for giving me an. Okay, please go ahead. House is not in order. Nothing is going on record except what Srimati Apurupa Poddar taught. See, let the house proceed, please. Please have a seat. Please have a seat. Go ahead, please. Thank you, Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the demand for grants for the year 2022 to 23. Sir, railway is considered to be the soul of our economy, and I hope it's the soul of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji also, because since 2014 we are hearing only one thing, that before he was the Chief Minister of Gujarat, he used to earn his living through selling tea. Good, we appreciate it. But आप जब चाय बेचते थे उस समय का स्थिति और आज भारत की जो स्थिति है, चाहे वो चाय वाले हो, पकोड़े वाले हो, छोटा दुकानदार हो, जरूर आप आइए, आपको चाय पूरी खिलाएंगे, आप क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? तो सबकी स्थिति इतने खराब है कि मैं क्या बताऊं। उस पर मुझे एक लाइन याद आ रहा है, ना मंझी ना रहवर ना हक में हवाए, ना मंझी
ना रहवर, ना हक में हवाएं, ये कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। आज जी हाँ अर्जुन जी, आपको ये नहीं मालूम, हम जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, हम ट्रेन में ही जाते थे, और उस टाइम में ट्रेन में जब कोई गरीब मजदूर उठती थी तो ममता बनर्जी का जब इज्जत का 25 रुपया का वो मंथली लेती थी तो गर्व होता था। इसमें दांत निकालने का कोई बात नहीं है, सच सुनने का क्षमता होना चाहिए। आप लोग इतना इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं मुझे पता नहीं। जब आपके पास बहुमत है, जब आप लोग सब स्टेट पे जीत रहे हैं तो सुनिए ना। आपने अपना बात रखा, मुझे भी मेरा बात रखने दीजिए। हर तरह हर बात पे अगर टिप्पणी करिएगा ये देश को शोभा नहीं देता है। मुझे मेरा बात रखने का भी अधिकार है, मुझे मेरा बात रखने का भी अधिकार है, और ये अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते। अरे कम से कम हम लोग बोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। आप लोग तो अपने कंस्टिट्यूएंसी नहीं जाते, पहले वो संभालिए, फिर बाद में यहाँ पर बोलने आइएगा। आज जो शायर मैंने यहाँ पे रखा है ये वर्तमान परिस्थिति को दर्शाते हैं। आज भारतीय रेल में जो भी सफर करते हैं वो सफर नहीं, वो सफर करते हैं, SUFFER सफर कर रहे हैं, ये रियलिटी है। It has been a directionless railway nowadays. Since the discontinuance of the separate railway budget in 2017, the Indian Railway and its annual budget have lost its significance and spotlight. और ये मोदी सरकार नहीं, ये अमेज़न सरकार होना चाहिए, क्योंकि ये हर POC, हर रोड, रेलवे, पोर्ट, सब चीज को बेचने पर आ गए हैं। आपको जाना है, द रेलवे ऑफ इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट एंड हिस्ट्री एंड इज पास्ट। अब बताइए चेयरमैन सर, अब इस देश का जज का भी नौकरी ये लोग खा जाएंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ बैठ के बता रहे कि किसको क्या करना है। अब जज का भी अपना पावर छीन ले रही है भारतीय जनता पार्टी, ये दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पर जब कोई मेंबर बोल रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह का टिप्पणी किया जाता है, इसका मैं विरोध करती हूँ। द रेलवे ऑफ इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री एंड इट्स पास्ट हैज बीन लेड बाय डिस्टिंग्विश्ड लीडर लाइक लाल बहादुर शास्त्री, जगमोहन राम जी, अभी जिसका नाम लेने जाऊंगी अब फिर वो लोग चिल्लाएंगे, आवर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, and it had highlighted how current financial condition of railway is depleting nowadays. Indian Railway has budgeted a gross traffic revenue of 2.7 lakh crore and ordering an ordinary working class expense of 2.8 lakh crore in this fiscal budget. The revised estimate had already been lowered to 2.01 lakh crore, whereas the trend shows that it would not exceed till 1.9 crore. The budget has allocated another 2.45 lakh crore on capex, where it would have been a percent of the cutback of the spend. The complete ongoing project first before committing resource on the new project. Many railway projects do not seem to be contributing to the revenue, commensurately to the revenue, traffic or market share on the rise of the revenue of railway. The operating ratio of Indian Railway has worsened from 98.93% in the fiscal year of 22. This is lower than 96.95% it has been budgeted. I would suggest the Minister of Railway it needs to assure a physical discipline and thoroughly assess of the bankability of such projects where funding has been planned through extra budgetary resource, and railway should utilize this high cost and market borrowing and preferability in those sectors only that can offer assured return. Now, Chairman sir,
From 2014, we have heard about bullet trains, and we thought that yes, we will be a part of this bullet train in India. But in this bullet, when there was a huge campaign, huge propaganda was given that bullet train from Mumbai to Ahmedabad is to be started. We have seen the Japanese president also, Prime Minister also visited India, but the construction of Mumbai-Ahmedabad train project deadline was 2023, but still now nothing has been initiated. Even the land acquisition has not even been started. They did not get the land also. Now the bullet train project is failing. And day after day, the increase in common man tax is also been increasing. We have seen that when the people of India, common man, try to speak something which is not in favor of this government, instead they have given a bullet train to the people of India. They put bullet to the people of India. बुलेट दाग दिया जाता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच के जो अनयूटिलाइज फंड है, जो फंड बनाए गए थे कम से कम 1 लाख करोड़ ओवर 5 इयर्स, ये फंड पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। ये भी हम रेल मंत्री से जानना चाहते हैं कि इस तरह ऐसा क्यों है कि अगर कोई फंड बनाए गए ये अच्छा बात है, लेकिन ये फंड यूटिलाइज नहीं हुए। आप ही का सरकार है, आप ही का दफ्तर है, आप ही के हाथ में सब कुछ है। व्हाई दिस फंड हैव नॉट बीन यूटिलाइज? क्योंकि हो सकता था कि ये फंड अगर पूरा यूटिलाइज होते 1 लाख करोड़ तो ये रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही अच्छा होता। ये भी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं जानना चाहूँगी। और हमारे पश्चिम बंगाल में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट मेट्रो रेलवे का चल रहा है, लेकिन उसमें जो है उसका राशि बढ़ाना है, एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाना है। इवन कुछ काम जो हमारे पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी सिर्फ 1000 रुपया करके उसको इंक्लूड किया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट में फुल अमाउंट एलोकेशन नहीं दिया गया, कोई स्पीड अप नहीं है। जैसे कि हमारे खुद के आरामबाग क्षेत्र में आरामबाग तारकेश्वर टू बिष्णुपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट जो अभी भी हमने गोघाट तक सिर्फ अरे आप बुलेट ट्रेन में भी तो लैंड नहीं ले पाए। अरे मैं बता रही हूँ ना, रेलवे मिनिस्टर साहब आप थोड़ा सा सुन लीजिए ना, हमारा रेलवे मिनिस्टर साहब आप 2 मिनट सुन लीजिए। लैंड प्रॉब्लम नहीं है, लैंड अगर प्रॉब्लम होता अश्वनी जी तो आप लोग कामारकुंडू फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी का पूरा सहयोग था कि आप कामारकुंडू फ्लाईओवर कंप्लीट कर चुके। वहां पर जो छोटे छोटे दुकानदार थे उसको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने रिहेबिलिटेट किया, तब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। लेकिन जो हमारे ममता बनर्जी के प्रोजेक्ट है तारकेश्वर मंदिर से लेके विष्णुपुर के मंदिर को जोड़ने का, वो प्रोजेक्ट अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस एमपी दिलीप घोष उस टाइम हमारे खुद के क्षेत्र में जाकर वहां के पब्लिकों को गुमराह किया, कि कोई मैप है भाभा दीदी में। आज तक 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, आज तक भारतीय रेलवे, हमारे ईस्टर्न रेलवे के कोई मैप नहीं दिखा पाए, लेकिन पब्लिक को गुमराह किए हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और ममता बनर्जी के जो तारकेश्वर से विष्णुपुर के रेल प्रोजेक्ट, इन लोगों का मंशा है कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो। तो हमारे क्षेत्र में जो यह प्रोजेक्ट है इसको हम चाहते हैं, 2 मिनट और, इस प्रोजेक्ट को हम चाहते हैं कि कंप्लीट हो। एक आरामबाग टू बोआईचोंडी जो बर्धमान को जोड़ते हैं, उसका सर्वे लाइन हुआ था 2013 साल में, लेकिन आज तक उस सर्वे का पूरा कोई कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आया। आरामबाग बोआईचोंडी का भी हम जानना चाहते हैं। और एक मिनट और रिश्रा के एक अंडरपास है
जो ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, लेकिन आज तक वो काम शुरू नहीं हो पाया है। तो ये चीज भी हम मंत्री जी से चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। सत्यवती जी, प्लीज। Thank you, Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the demand for grants 2022-23 of the Ministry of Railways. I would like to bring your attention to some issues with regard to our state of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of our Honorable CM Garu, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. First of all, I bring to your notice about the Buddhist pilgrimage tourism. Sir, there are hundreds of Buddhist sites and monuments dotting southern states of India. These sites indicate India's Buddhist legacy. The Andhra Pradesh government has identified 23 Buddhist sites and monuments in the state and divided them into two areas. One is Visakhapatnam Circuit and the other is Amravati Nagarjunakonda Circuit. The state government has developed these circuits to attract Buddhist pilgrims. A special Buddhist tourist package organized by IRCTC to southern states covering some key Buddhist sites in Andhra Pradesh will strengthen the outreach to Buddhist population within and outside India. And also I am happy to share with you, and there is one such Buddhist monument in my constituency, Bojanakonda, and also Totlakonda and Bavikonda in Visakhapatnam. And Honorable Chairperson, sir, allocating budget for creating tourist packages or allotting dedicated tourist trains will boost the railway revenue. The Ministry of Railways must coordinate with the Andhra Pradesh government to create a mutually beneficial and profitable but would not only reduce the travel time drastically but would boost the economies of both Telangana, Andhra Pradesh and that of the nation. So the Visakhapatnam to Hyderabad bullet train would be more viable than the Mumbai-Ahmedabad bullet train. Hence, I would like to urge the Union government to approve the proposal of Visakhapatnam-Hyderabad bullet train corridor. Honorable Chairperson, sir, regarding amenities and services in railway stations. Even today, I am sorry to say this to Honorable Railway Minister ji, passenger amenities like drinking water, seating arrangements, public announcement system, waiting hall and general cleanliness is the basic requirement of any railway station. The platform with broken seats, closed or wrecked bathrooms can be witnessed in many small village railway stations across the state. For instance, small stations like Nellimarla, Garivadi in Vizianagaram district, and in my Visakhapatnam district and in my constituency Anakapalli, Yalamanchili, Narsipatnam Road and other small railway stations which are under control of East Coast Railway Zone and South Central Railway Zone areas does not have all the facilities prescribed by the Railway Board. There is an immediate requirement to identify such stations across the state and grant them funds to ensure basic amenities for the passengers. Chairperson, sir, and another demand is for operationalize the suspended passenger trains. So pre-COVID and post-COVID, so many of the passenger trains are not operationalized. Citing the operational issues, the Ministry of Railways has cancelled hundreds of passenger trains across various states in the country, including Andhra Pradesh. So the cancellation of passenger trains like 08531 32 Palasa, Visakhapatnam Palasa Special Express and Visakhapatnam and Vijayawada 57225-226 passenger train, Visakhapatnam Rajamandri, Visakhapatnam Kakinada. So these causing severe hardships to the common people due to absence of cheapest means of transport within their reach. No demand for grants are made by the ministry to operationalize the suspended passenger trains across India. And finally, before concluding, I would like to request the government to operationalize the South Coast Railway Zone at the earliest and also to retain the Voltaire division with the South Coast Railway Zone. This is the long pending demand, and if it can be fulfilled in this budget year, we are all so grateful to the ministry.
This is all the wish of the people of Andhra Pradesh, and also this is promised in the Reorganization Act also. Thank you very much, Chairperson sir, and to the Minister. Thank you. Thank you. Srimati Ranjan Ben Bhatt. Now she will give. धन्यवाद अध्यक्ष सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति जी, रेलवे बजट की अनुदान मांगों पे बोलने का आपने समय दिया। माननीय सभापति जी, अभी मैं शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अभिनंदन देती हूँ। अभी मैं सुन रही थी हमारी दोनों बहनों की बात, तो वो मैं बुलेट ट्रेन से ही बात करना चाहती हूँ, और अभिनंदन इसलिए देना चाहती हूँ कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, देशवासी बुलेट ट्रेन में बैठना चाहिए, ये सोच लेके अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन का जो उन्होंने प्लानिंग किया, गुजरात में करीब 99% लोगों ने भूमि अधिग्रहण कर दी। साथ में हमारे अधिकारी ने वहां काम भी शुरू कर दिया। जब काम की शुरुआत हुई, 6 किलोमीटर की रफ्तार से वहां काम शुरू होता था, अभी करीब 12 किलोमीटर से ये काम इतनी झड़पी से काम हो रहा है। हमारी दोनों बहनें यहाँ खड़ी है और वहाँ टावर भी खड़े हो गए हैं, वो काम शुरू है। मैं पोदार जी को भी आमंत्रण देती हूँ, आप गुजरात में जरूर आइए, ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आप देखिए कि कैसे काम चल रहा है। और हमारे गुजरात के सभी लोगों ने वो भूमि भी अधिग्रहण कर दी, इसीलिए आप जरा थोड़ा सा अभ्यास करके आइए और फिर आप यहाँ बताइए। ये मैं जरूर आपको बोलना चाहती हूँ कि गुजरात के लोगों ने जो भूमि देनी थी वो भूमि भी दे दी और साथ में वहाँ काम भी शुरू हो गया। तो इसीलिए मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन देना चाहती हूँ। फिर से मैं प्रधानमंत्री जी की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे रेल मंत्री जी की एक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जो कोविड महामारी में भी, इतनी कोविड महामारी के बावजूद भी 2020-21 यानी फरवरी 21 तक के दौरान भारतीय रेलवे ने करीब 1793 किलोमीटर लंबी नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का कार्यों को चालू करने का लक्ष्य हासिल किया है। इसके साथ ही 3003 रूट किलोमीटर का रेलवे विद्युतीकरण और 4099 किलोमीटर का ट्रैक नवीनीकरण भी किया है। कुल 1009 पुलों की मरम्मत भी की है, मजबूत पुनर्वास पुनर्निर्माण किया गया है और 925 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज का निर्माण भी किया गया है। रेलवे विभाग ने कोविड महामारी के बावजूद कार्य की गति को धीमा पड़ने नहीं दिया है। माननीय सभापति जी, देश में रेल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करेगा। इनसे यातायात एवं आवागमन आसान और सुविधा सभर होगा। यात्रियों के लिए सीटों में भी इजाफा होगा। माननीय सभापति जी, नई 400 वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन से रेलवे का निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा, जिससे रेलवे विभाग का मुनाफा एवं आय बढ़ने की उम्मीद रहेगी। इस घोषणा के अमल से रेलवे के सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेगा। इस बार बजट में एक नई घोषणा भी हुई है, 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन योजना लाई गई है। इस योजना की मदद से हर स्टेशन की अपनी नई पहचान भी होगी। ये बजट में नई घोषणा के मुताबिक वर्ल्ड क्लास कवच तकनीक की मदद से 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह तकनीकी रेलवे नेटवर्क के सुरक्षित बनाने के साथ ही उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी करेगी। कवच तकनीक ट्रेन टकराव से बचाव प्रणाली के नाम से भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जिसे कवच का नाम दिया गया है और इसका सफल परीक्षण हाल ही में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया है। सभापति जी, बजट में हुई घोषणा के मुताबिक अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण में नए तरीके और तकनीकी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ने का फोकस रहेगा। इससे रेलवे का नेटवर्क बेहतर बन सकेगा। माननीय सभापति जी, इस बार रेलवे में मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के रेलवे डिवीजन के संदर्भ में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वडोदरा रेलवे डिवीजन में दूरसंचार यात्री सुविधा के प्रावधान और प्रतिस्थापन के लिए 12.89 करोड़ रुपए, पश्चिम रेलवे में फुट ओवरब्रिज और रेलवे स्टेशन पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म के प्रतिस्थापन के लिए 125 करोड़, पश्चिमी रेलवे में रेलवे स्टेशनों पे दिव्यांगों की सुविधा की बढ़ोतरी के लिए 100 करोड़ रुपए, यानी वडोदरा रेलवे डिवीजन और पश्चिम रेलवे के कुल 462.89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभापति जी, मैं साथ में एक बात भी बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वडोदरा शिक्षण नगरी है, वडोदरा कला की नगरी है, वडोदरा सर सयाजीराव महाराजा की नगरी है। वहाँ पे देश की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा को मिली है। अभी बुलेट ट्रेन का जिक्र हो रहा है। अहमदाबाद से मुंबई जो बुलेट ट्रेन जा रहे हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर भी वडोदरा को मिला है। माननीय सभापति जी, वडोदरा के 32 आदर्श रेलवे स्टेशन को आदर्श बनाया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के वडोदरा के रेलवे स्टेशन को 17.5 करोड़ रुपए से आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया गया। उनका लोकार्पण भी हमारी MOS दर्शनाबेन, जो हमारे गुजरात सूरत से सांसद का प्रतिनिधित्व करती है और रेलवे में वो मंत्री है, उनके कर कमलों से उनका लोकार्पण भी किया गया है। माननीय सभापति जी, पिछले 12 साल से जब यूपीए की सरकार भी थी, हमारे वडोदरा को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली थी। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे वडोदरा को एक वडोदरा से वाराणसी, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी से और वडोदरा दोनों जगह से सांसद थे। वडोदरा से वाराणसी के लोगों को जोड़ने के लिए वडोदरा से वाराणसी की एक महामना ट्रेन वडोदरा को मिली। साथ में मध्य प्रदेश का रेवा, वहाँ वडोदरा से रेवा मध्य प्रदेश के जोड़ने की ट्रेन भी नई हमारे मंत्री जी ने दी। साथ में अहमदाबाद, वडोदरा से बहुत सारे पैसेंजर अहमदाबाद जाते हैं, तो वडोदरा से अहमदाबाद जाने के लिए भी हमारे मंत्री जी ने एक संकल्प ट्रेन भी दी है। इसीलिए मैं मंत्री जी को और हमारी दर्शनाबेन को बहुत ही अभिनंदन देती हूँ। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का जो मैंने अभी जिक्र किया, वो ट्रेनिंग सेंटर भी वडोदरा को मिला है। मैं साथ में हमारे मंत्री जी से 2-3 मांग भी करना चाहती हूँ कि वडोदरा और गुजरात में जितनी भी नैरो गेज लाइन है जो हमारे आदिवासी इलाकों से गुजरती है, वो नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में रूपांतर करके उसमें रूपांतरित करके ब्रॉड गेज लाइन से हमारे लोगों के, आदिवासी लोगों की सुविधा में बढ़ोतरी रहे, इस दिशा में भी आपको हमारी मांग है। साथ में प्रतापनगर रेलवे स्टेशन, सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी आपको बनाना है। आपने हमारा छायापुरी रेलवे स्टेशन, जिनको आपने सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी बनाया है, मैं मेरे वडोदरा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का भी बहुत ही अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को गौरव दिलाने का काम किया है, जो भी यात्री को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है, ट्रेन से जाना है, हाईवे से जाना है या तो फ्लाइट से जाना है, वडोदरा होके गुजरना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने केवड़िया जाने के लिए 6 स्टेट से अलग अलग ट्रेन एक ही दिन में शुरू करके एक ही दिन में वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो ट्रेन पहुंचे। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने जो काम किया है, मैं मेरे वडोदरा की जनता की ओर से भी प्रधानमंत्री जी को आभार और अभिनंदन देती हूं और रेल मंत्री जी को भी आभार प्रकट करती हूं। साथ में आदरणीय मंत्री जी से एक मांग और भी रखना चाहती हूं कि मेरे वडोदरा में बहुत सारे सिख समुदाय रहते हैं और उनको अमृतसर जाने के लिए जब आप भी व्यवस्था हो सके, जब भी ट्रेन की नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, तब वडोदरा से अमृतसर जाने की एक ट्रेन मेरी मांग रखती हूँ। साथ में वडोदरा से पंढरपुर जाने के लिए भी एक नई ट्रेन की मांग रखती हूँ और वडोदरा से हमारे बहुत सारे वडोदरा जिला
क्योंकि वडोदरा मध्य गुजरात में है, बहुत बड़ा शहर है, गुजरात का तीसरा नंबर का बड़ा शहर है। तो वडोदरा से सब हमारे गायत्री परिवार के लोग हरिद्वार जा सके, उस दिशा में वडोदरा से हरिद्वार की ट्रेन भी मिल जाए, ये मैं मांग रखती हूँ। फिर से मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी और हमारी बहन दर्शना बहन को बहुत ही अभिनंदन मेरे वडोदरा के सभी नगरजनों की ओर से देती हूँ कि हमारे वडोदरा को जो आपने सुविधा दी है, वडोदरा की ओर से आप सबको मैं अभिनंदन देती हूँ। और ये बजट जो आपने दिया है, सच में एक नए भारत की दिशा में भारत को ले जाने का बजट दिया है, भारत को गौरव देने का बजट दिया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं सड़कों से गांव और शहर को जोड़ूंगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं हर शहर के लोगों के पास हमारी ट्रेन जानी चाहिए और ट्रेन की सुविधा हमारे हर शहर को मिलनी चाहिए। इस दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं और इस मार्गदर्शन में हमारे अश्विनी जी जो काम कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूं और मंत्री जी को भी बहुत आभार करती हूं। धन्यवाद। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी। Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Sir, in participating in this discussion, I would like to highlight certain facts pertaining to Kerala. So the first thing is with regard to Kerala, Silver Line. Many delegations have met the Honorable Minister and we have explained him the hardship the people are going to face. Now it is not at all feasible. Economically and the climatic condition, all kinds of things, it may have adverse effects. This may create havoc in the state. Thousands of people will be thrown out. Cost-benefit ratio is also not appropriate like that. Not only that, sir, the eminent person like Metro Man is Sridharan, and environmental activities may have affected, and even adverse comment from the High Court. All these things are there. So we have to think some more things, sir. Sridharan once warned that providing solid wall on either side a sure environmental disaster, as it will block natural drainage and will be a dangerous thing for the state. This kind of things are there, sir. I humbly request the Honorable Minister not to permit for that. In the best interest of the state, I humbly request that government should desist from this move. Sir, now coming to the other thing. Now an important development has taken place. There was two proposals. One was Nalambur-Nanjangud rail. Other one was Thalassery-Mysore. Now Kerala government have supported for a new project, not new project. Instead of this two routes in different places, they are suggesting let it be there. Nalambur-Nanjangud one side and the Thalassery-Mysore one side, up to Wayanad. From Wayanad to Mysore, that would be one route only. That's a wise suggestion, sir. Kerala government has said that they will bear the cost up to 50% of the total project. So I humbly request the Minister to think about this wise new proposal. Now coming to the other things, sir, Kerala in general, sir, the minimum essential amenities, that is there for all the railway stations, even for the small one. But unfortunately, that has not been adhered into properly. I request the Minister to take a special attention with regard to small stations. Then, sir, Shornur-Mangalore sector, maximum permissible limit of speed is 110 km per hour. Enhancement of this speed, that survey was conducted, all these things are over. So I request that it should be reconsidered. The speed in that sector should be increased so that it will be a blessing for everything in this. Then loop line speed, now it is 15 km per hour. It can be made 30 km. The survey also is over in that, because that will help us to speed up the running of the train. Then delay, sir. Budgetary work. After a lot of pressure, government is also sanctioning budget and works. Unfortunately, the implementation is very poor, sir. As an example, I will tell you that
many proposals were pending. In my constituency, sir, my constituency, Kuchipuram, there was a proposal to sanction a new building. It was in the year 1920. Unfortunately, that has not been implemented, sir. I humbly ask the Honourable Minister, request the Minister to inquire about that. Like the Tirur station, there also one lift was sanctioned, sir, after a lot of pressure. That is also delayed. Now, fortunately, that has been tendered. Similarly, sir, passenger rates, works were sanctioned, but so far, further action has not been taken in this regard. Sir, similarly, NOC for construction kind of activities, that also is delayed like anything. Previously, the decision was taken at DRM level. Now it is at the zonal level. I suggest that the old system should be restored. Again, it should be entrusted to DRM level final decision. Now, sir, I don't want to take much of the time. Privatization. Privatization, of course, there may be mixed feeling, but I am not totally against it. In some sector, privatization may have some good things. At the same time, while we are privatizing the thing, we must have some regulatory mechanism to control it, sir. If the things goes without that, we may be in a dangerous situation. So I demand for that also. Similarly, sir, the COVID-era trains, certain trains were, almost all the trains were stopped. Now it has been restarted, but still 30% of the trains, especially passenger trains, have not been restarted. I request the government to do that also, because ordinary passengers depend upon the passenger train only. In that way, that also may kindly be restarted. Then, sir, stoppage of train. Sir, I am going to conclude, sir. I am going to conclude. Stoppage of train. I fail to understand what exactly is the criteria the government is adopting. I don't know what they are taking. In some places, they are stopping. I will tell you a classical example. In every district in Kerala, Rajdhani stoppage is there, except one district, that is Malappuram district. Malappuram district is the only district, Tirur railway station is the only railway station in the district headquarters where Rajdhani is not stopped. It is an injustice, sir. I request the Honourable Minister to reconsider your stand and make a clear-cut criteria for all these things. Like that, sir, many proposals are there. Because of the time constraint, I don't want to say much. My constituency, Parapanangadi, Tanur, Tirur, Kuttipuram, Tirunavaya, Padlipuram, and a part of Pattambi is also coming under my constituency. I request the Honourable Minister, I have already given representation on that, kindly look into that and do justice to this kind of a reasonable demand. Sir, with these few words, I conclude. Thank you very much. Shri Arvind Savanji. माननीय चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र आदरणीय वैष्णव जी, हमारी बहन दर्शना बहन जी, दोनों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने वृद्धि की है इसमें, आपके बजट में रेल के लिए वृद्धि हुई है। मैं पॉइंटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। हमारी मित्र पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, तो उस वक्त लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां उनका पुतला स्थापित करना है, तो वो नहीं हो रहा है। तो वो पुतला बना के रखा है और वो भी आज तक स्थापित नहीं हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो पुतला मुख्यालय के सामने स्थापित करें। दूसरी बात है कि नाना शंकर शेठ, इस देश में जो पहली रेल चली वो ठाणे से मुंबई से ठाणे चली, तब विटी कहते थे, बाद में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो एशिया की पहली रेल चली और रेल के लिए सारा जो सर्वस्व अर्पण किया था वो नाना शंकर शेठ जी ने किया था। उनके बंगले पर जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, उस रेल का हेड ऑफिस उनके घर पे था, जगह उन्होंने दे दी, इसलिए अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट ट्रैवलर करके लेके गए थे। उनका नाम देने के लिए पिछले कई सालों से प्रार्थना हो रही है। अब नाना शंकर शेठ जी का नाम हम मुंबई सेंट्रल के टर्मिनस को देने के लिए बार बार प्रार्थना करते। आपसे विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडिएट करिए। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये आपके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करने की और सम्मान व्यक्त करने की बात है। आप जल्दी से जल्दी करिए। सर,
आगे चलकर अपने उपनगरों में है, सेंट्रल रेलवे के 5वीं 6ठी लाइन ला लिए, लेकिन कल्याण से आगे करजत कसारा पे जो और एक लाइन चालू काम है वो बहुत स्लो चल रहा है, उसको जरा जल्दी से जल्दी करिए। पनवेल से लेकर मुंबई की तरफ आते हैं तो हम थाना जाते, थाना से फिर मुंबई की तरफ आते हैं। मेरी प्रार्थना वो तो रहने तो उसके बावजूद अगर हम हार्बर लाइन को इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि हार्बर लाइन से कुर्ला आ सकती है और हार्बर लाइन से वडाला भी आ सकती है। वडाला पे बहुत जगह है, यू कैन क्रिएट अ टर्मिनस, वडाला इज इक्विवेलेंट टू द अदर, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन पैरेलल टू दैट, सो वी कैन हैव अ टर्मिनस ओवर देयर, तो वो भी आपके लिए ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, ज्यादा उत्पन्न देगा, लोगों के लिए भी फैसिलिट होगी। सर एक दूसरी बात है, ये सबर्बन कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जैसे वेस्टर्न रेलवे टू सेंट्रल रेलवे, ये जो कनेक्शन अभी मोनो रेल या मेट्रो रेल से चल रहा है, उसमें इस तरह की ज्यादा काम करने की आवश्यकता, जैसे भांडुप से लेकर अंधेरी या जोगेश्वरी, वो भी एक काम कर सकते हैं, मेट्रो से जोड़ सकते हैं, उसके लिए मेट्रो रेल का जो काम रुका है उसमें जरूर सहायता करें। सर रेल विकास कॉर्पोरेशन हमने बनाया, पोर्ट्स रेल विकास कॉर्पोरेशन के लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, स्वागत करिए, उसका काम करिए। हमारे पास मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की रेल की पटरियां हैं, वो भी ब्रॉडगेज है, और वो पटरियां ऐसी खाली पड़ी रहती है। मैंने एक बार गडकरी साहब ने बहुत स्वागत किया था उसका, मैंने कहा रात को आप फ्रेट कॉरिडोर करो, दिन में आप पैसेंजर के लिए करो, तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनके जो गोडाउन है, भंडारण थे पहले, वो भंडारण प्लेटफॉर्म से लंबे भी बहुत बड़े लंबे है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है कार्गो टर्मिनल, सर वैष्णव साहब जी, कार्गो टर्मिनल इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी देयर इन मुंबई पोर्टर्स लैंड, यू कैन हैव अ कार्गो, सो मुंबई पोर्टर्स को भी 4 पैसे मिलेंगे, वो भी उनकी भी सहायता होगी, और वो कार्गो टर्मिनल अगर जो हमारा मुंबई पोर्ट है उससे नजदीक बना तो आपके लिए दोनों, तो यहाँ रेल है, वहाँ पोर्ट है, बीच में बहुत सारी वैकेंट लैंड पड़ी है, गोडाउन खाली पड़े हुए हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सर दूसरी बात ऐसी कि एक जो हमारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो हमारे लैंड पर है, रेल के लैंड पर, मुंबई मैंने ये जानते हैं दानवे साहब कि वहाँ राज्य सरकार ने SRA स्कीम बनाई हुई है, दे आर देयर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, तो उनके लिए आप लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, ये लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इनिशिएट लेकर उनको रिहेबिलिटेट करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको लैंड खाली मिल जाएगी, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करिए, यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट। कल्याण कोंकण रेलवे अभी गोवा जाती है, आगे जाती है, फर्स्ट AC का जो मांडवी एक्सप्रेस है उसको फर्स्ट AC नहीं है, कोंकण रेलवे पे 1 बोगी है, 2-3 बोगी करो, पैसा मिलने वाला है आपको, फर्स्ट उल्टा होता है, फर्स्ट AC की टिकट नहीं मिलती, सेकंड AC की मिलती है, तो यू विल गेट मनी आउट ऑफ यू इंक्रीज द बोगीज फॉर दैट, और एक कंपार्टमेंट करो फर्स्ट AC का, तो यू विल गेट दैट। डबल जो ट्रैक करना है कोंकण रेलवे का, वो भी बहुत स्लो चल रहा है, उसमें भी जरा जल्दी कीजिए सर। मेरी एक प्रार्थना रहेगी, अभी जो सुविधाएं मिलती थी बेड रोल, अभी तो थोड़ा सा कोरोना हट गया है, तो थोड़ा वो जल्दी से जल्दी शुरू करिए, चाय पानी की व्यवस्था होती थी शुरू करना है, अभी नहीं हुआ, मैं एक बार अभी जाके आया हूँ। एक सर डेवलपमेंट प्लान के समय में एक देखा मैंने कि रेल और वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, राज्य सरकार हो, कहीं भी, तो वहाँ की राज्य सरकार जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाती है ना, तो आप इंसिस्ट करिए दे शुड इनकॉर्पोरेट यू। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में क्या हुआ, शिवड़ी में हमने फाटक है, वो रेल क्रॉसिंग है, अब मुंबई शहर में रेल क्रॉसिंग है, वहाँ अभी ROB नहीं बना सकते, क्योंकि जो फ्री वे बन गया वो इतना नजदीक आ गया कि ROB वहाँ से लैंड नहीं कर सकता, सो ग्रेडेज यू डोंट गेट प्लेस टू ग्रेडिंग डाउन इट, सो दैट इज व्हाट द रीजन, जो गो फॉर अंडरग्राउंड एक्सेस, तो उसके लिए भी थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। आपने कवच, वंदे भारत और जो किया है उसका स्वागत करता हूँ, 400 गाड़ियां बना रहे, मेरी आपसे प्रार्थना है सर, मुंबई की लोकल अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा जाती है, करजत जाती है, यहाँ पश्चिम रेल के डहानू तक जा रही है, करीबन 2.5 घंटे का समझो सफर होता है, और उस सफर में कभी प्राकृतिक आपदा आती है, कभी एजिटेशन होते हैं, ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है सर, खास करके प्रेग्नेंट लेडी है, कोई है वो कूदेगी क्या ऊपर से नीचे, सो आई वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एटलीस्ट अटैच टॉयलेट्स फॉर दी लेडीज कंपार्टमेंट इन अ लोकल ट्रेन विच गोज फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू, वहां जाना चाहिए, उसके लिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ। और आखिरी छोटी सी मांग करता हूँ, हमारा लोअर परेल स्टेशन का ROB आपने पत्र दिया दानवे साहब ने,
अभी वो दिसंबर 23 तक गया है, फिर तोड़ा, फिर बहुत ही परेशान लोग हैं। जितना जल्द हो सके उतना जल्दी करिए। बांद्रा, बीकानेर, रणकापुर, हमारे राजस्थान के बहुत भाई बहन वहां से भी यहाँ से भी परेशान है। एक नाना स्टेशन बीच में आता है, वो नाना स्टेशन पे गाड़ी रुकाने के लिए बार बार मांग कर रहा हूँ, मेरी मांग पे ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक राजस्थान के प्रतिनिधि ने लिखा तो बोले हाँ हम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं होना चाहिए, जब तुम्हारा सांसद उस मांग को लेकर खड़ा हो रहे हैं तो नाना स्टेशन की मैं बार बार पिछले साथ से वो गाड़ी रुकी है। और इतनी छोटी सी मांग कर मैं आपसे आपकी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ही बात कहूँगा, आपका नाम वैष्णव है, उनका नाम दर्शन है, जोश है उसमें, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ा पर आई जा रही है। हमारी पीड़ा जल्दी से जल्दी दूर करिए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद सभापति महोदय जी, धन्यवाद। ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्लीज। बाद में हो चुकी, ये बात हो चुकी है। नो 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 प्लीज प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज बैठिए दादा, बैठिए सर, बैठिए। नो नो नो, इट वॉज इन्फॉर्म्ड अर्लियर। नो 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 प्लीज, आप प्लीज शुरू करें। Honorable Speaker, sir, जी, I rise to make a statement. I rise to make a statement to this August House on the situation in Ukraine and the implications that it has had for India, including for our nationals resident there. Despite the challenges posed by the serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. The House, 22,500. The House would recognize the complexity of the various endeavors that have made it possible. Allow me to share them with some detail. As honorable members may be aware, a tense situation between Russia and Ukraine erupted into conflict on 24 February 2022. The root causes for this are complex, going back to a range of issues, including the security architecture, political governance, and interstate politics. To that was added the challenges of implementing understandings reached earlier. What is pertinent to note is that hostilities placed the Indian community of 20,000 plus in direct danger. Even while we were participating in the global deliberations of this evolving situation in the UN Security Council, the pressing challenge was to safeguard our citizens and ensure that they were not in harm's way. At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. Our community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at a time when military actions, including airstrikes and shelling, were underway. It involved movement in a war-torn situation in a large country, at times lengths over 1,000 kilometers, and it required exiting borders clogged by an estimated 26 lakh refugees. The entire exercise involved a whole of the government approach, with the Prime Minister himself chairing review meetings almost on a daily basis. At the MEA, we monitored the evacuation operations on a 24/7 basis as well. We got excellent support from all the concerned ministries and organizations, including the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Defense, the National Disaster Response Force, the Indian Air Force, and private airlines. There was effective coordination with state governments in ensuring that arrangements made by them for return of Indian nationals to their respective states once they landed in Delhi and Mumbai. Mr. Speaker, sir, let me apprise members of the steps taken in advance of the actual conflict situation. As tensions increased, the Embassy of India in Ukraine had started a registration drive for Indian nationals in January 2022. As a result, around 20,000 Indian nationals registered with our embassy in Kiev. Most of the Indian nationals were students who were pursuing medical education in Ukrainian universities dispersed throughout the country. More than half the students were in universities in eastern Ukraine that borders Russia and has been the epicenter of the conflict so far. The students hail from 35 states and union territories of India, with more than 1,000 students each from the states of Kerala, UP, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Bihar, and Rajasthan. In view of the continued build-up of tensions in February, the embassy in Kiev issued सुनिए तो सही, सुन लीजिए, कॉपी का
कॉपी नहीं है? कॉपी बैठिए कॉपी रिसीव करवा दीजिए। The Embassy of India आ रही है कॉपी। अब सुनिए ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, महत्वपूर्ण। आप भी गंभीरता से सुनिए प्लीज कोऑपरेट। कॉपीज आर कमिंग, कॉपी आर रीचिंग। चलिए प्लीज चलिए नहीं बैठिए, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठ जाइए। दूसरे हाउस में स्टेटमेंट चल रहा था भाई, दूसरे हाउस में आ गई है कॉपी। अब हाँ दूसरे हाउस में, हाँ अभी आ गई है, नाराज मत होइए, बैठ जाइए। दूसरे हाउस में स्टेटमेंट चल रहा था। अरे दूसरे हाउस में डॉनर, आप सुनिए अभी रतन जी, डॉनर डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर डॉनर की रिप्लाई थी। रिप्लाई के बाद और हमने स्पीकर साहब से अनुमति ली कि 4 बजे स्टेटमेंट देंगे। अधीर जी बैठिए, दे रहे हैं और ये सर्कुलेट भी हो गया आपको। अधीर जी बैठ जाइए प्लीज। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ओके नाउ द कॉपीज आर विद यू नाउ प्लीज। ओके बैठिए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर आप बैठ जाइए प्लीज, नाउ बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन। ओके नाउ दीज कॉपीज आर इन हाउस नाउ, प्लीज। ओके सर, ओके थरूर साहब प्लीज बैठिए जी। In view of the okay sir, okay जी in view of the continued build-up of tensions in February, the embassy issued an advisory on 15 February advising Indian nationals in Ukraine whose stay is not essential to leave the country temporarily. It also advised Indian nationals not to travel to Ukraine or to undertake non-essential movements within Ukraine. Members will appreciate that such advisories are extremely unusual and their very issue is itself a serious caution. Further advisories were given on 20 February and 22 February pressing students to leave. Air bubble restrictions then in force were immediately lifted in consultation with Ukrainian side to increase the number of flights. As a result, around 4,000 Indian nationals departed from Ukraine by direct and indirect flights till 23 February. Despite our efforts, however, a large majority of students elected to continue staying in Ukraine. We must understand their predicament in this regard. There was a natural reluctance to leave educational institutions and affect their studies. Some universities actively discouraged the departure of students and showed reluctance to offer online studies. Many of them received conflicting advice from their universities regarding safety. The challenges of travel back may have also been a factor. In the period leading to 24 February, the political signals were confusing as well. Public urgings by authorities not to be taken in by alarmism and reports of Russian force withdrawals created a confusing picture. The net result was that 18,000 Indian citizens were caught in the midst of conflict when it began. The ministry had started reinforcing the strength of our mission in Ukraine in anticipation of a difficult situation. Additional Russian-speaking officers were deputed to Kiev on 22 February to our embassy to keep in constant touch with distressed Indian nationals in Ukraine and their families in India. A situation room was established in Delhi on 16 February. The embassy took parallel measures. The MEA situation room was ramped up to over 100 personnel, allowing them to respond to over 13,000 calls and over 9,000 emails to date. The strategy for evacuation was to take out Indian nationals from the western neighboring countries of Ukraine, that is Poland, Slovak Republic, Hungary, Romania and Moldova. This was necessitated due to closure of Ukrainian airspace on 24 February. To carry this out, we were required to strengthen our missions in these countries so that they could deploy teams at the border points, set up transit camps, operate effective control rooms, and facilitate the large number of air flights.
Along with that, they also handled incoming humanitarian assistance. 47 additional MEA officials were dispatched to ensure these objectives, supplementing a pre-existing embassy strength of 58. Honorable members should appreciate that along with our embassy personnel, these officials have gone to extraordinary lengths in difficult circumstances to ensure that Operation Ganga is successful. Their constant intervention at border checkpoints helped to address severe challenges posed by overcongestion. The liaison with local governments and community organizations was responsible for boarding, lodging, and medical attention of evacuees. And of course, they handled the complexity of flight operations on the ground so that the return home was a smoother process. Under Operation Ganga, 90 flights have been operated, out of which 76 were civilian flights and 14 were Indian Air Force flights. The evacuation flights were from Romania, Poland, Hungary, and Slovakia. While IAF rose to the occasion, most of the private airlines, including Air India Express, Indigo, SpiceJet, Vistara, GoAir, and AirAsia, also participated enthusiastically. During this period, honorable members should know that Prime Minister himself spoke to the presidents of Russia and Ukraine on multiple occasions. He specifically took up the issue of safe evacuation of Indian nationals, especially from Kharkiv and Sumy. Prime Minister spoke to the Prime Ministers of Romania, Slovak Republic, and Hungary, and to the President of Poland to seek support for facilitation of entry of Indian nationals to their country. I must sincerely thank these partner countries for opening the doors and helping our citizens in our hour of need. I myself was in constant touch with my counterparts in Ukraine, Russia, Poland, Romania, Hungary, Slovakia, and Moldova for similar reasons. Foreign Secretary maintained contact with ambassadors of Ukraine and Russia, while our own ambassadors in Moscow and Kiev followed up in their respective capitals. Prime Minister deputed 4 union ministers as special envoy to Romania, Hungary, Slovak Republic, and Poland to facilitate Operation Ganga. They included Sri Jyotiraditya Scindia to Romania, Sri Kiren Rijiju to Slovak Republic, Sri Hardeep Singh Puri to Hungary, and General V.K. Singh to Poland. Their personal supervision of the evacuation process made a substantial difference in the ease of border crossing and the care taken of our citizens thereafter. The most challenging part of the evacuation exercise was that of evacuating Indian nationals from Kharkiv and Sumy. Both places witnessed very heavy shelling and airstrikes. Many options were worked out to evacuate students through buses and trains. A team of our embassy in Moscow was also sent to the Russia-Ukraine border to facilitate possible evacuation through that route. They were there in Belgorod and Kursk. Many students from Kharkiv were moved to Pesochin in view of the anticipated escalation of hostilities. While our efforts were able to stave off the more extreme scenarios, the presence in a safety zone allowed for subsequent ferrying through buses to the western borders. The Sumy evacuation, which was the last one on a significant scale, was extremely complex. Our students faced the prospect of being caught in a crossfire. Their evacuation from the city needed a credible ceasefire, a daunting challenge in the current situation. This finally materialized due to the personal intervention of the Prime Minister, himself with the presidents of Ukraine and Russia. Noting the extraordinary challenges before us, we also dispatched a special team of senior officials to the vicinity of Sumy. Their coordination with the military forces deployed there with the ICRC and arrangements for logistics was responsible for the final outcome. I should also add, sir, that students of other nations also came out with us when we evacuated from Sumy. During the entire period, our embassy in Ukraine has been working incessantly to contact Indian nationals, arranging and facilitating transport, coordinating with local authorities, providing food, etc. Through the evacuation exercise, they were in touch with the Ukrainian authorities, and we appreciate the positive response to our many requests. This intervention was responsible for running additional trains that were needed for the evacuation. The embassy also provided travel documents within a very, very short time, sometimes within a matter of hours, to Indian nationals who had lost their passport during the evacuation confusion.
They also partnered with neighboring embassies to resolve challenging situations on the border. On 13th March, in view of the deteriorating situation in western Ukraine, it has been decided to temporarily relocate our embassy from Ukraine to Poland. We will be reassessing that in light of further developments. Honourable members should also recognize the great contribution made by community representatives, volunteers and NGOs in the evacuation exercise. Equally noteworthy were the efforts of Indian businesses in the countries neighbouring Ukraine and indeed in Ukraine itself. In numerous ways, they provided transport, shelter and sustenance to the evacuating students. They ensured that our citizens did not become a burden for Ukraine's neighbours who at that time were receiving refugees in large numbers. In line with India's principle of Vasudhaiva Kutumbakam, foreign nationals were also evacuated from conflict zones and brought to India. They included about 150 citizens, actually 147 to be exact, of 18 countries. Among them are immediate neighbors like Bangladesh and Nepal. Many of the Ukrainian nationals that are family members of Indian nationals have also been evacuated. We also provided free passage to Ukrainian nationals from India to Poland in our evacuation flights. In response to the emerging humanitarian situation, India has provided relief supplies to Ukraine and its neighbors. A total of 90 tons of relief material, including medicines, tents, blankets, sleeping mats, tarpaulins, gloves, goggles, etc., have been provided. Honourable members are aware that at Kharkiv, a final year medical student of Kharkiv Medical University, Naveen Shekarappa Gyangaudar, unfortunately lost his life. He succumbed to injuries received when he had gone to fetch groceries from a shop. We deeply mourn his untimely demise. Our prayers are with his family and his loved ones. Our embassy in Ukraine is diligently pursuing the repatriation of his mortal remains to India. I would also like to mention the assistance provided to another Indian national, Harjot Singh, who suffered bullet injuries on his way out from Kiev. His medical expenses were taken care of and arrangements were made to move him from Kiev to the Polish border. He was brought back in an IAF flight accompanied by a doctor arranged by us. The unfolding developments in Ukraine have simultaneously played out in the United Nations, in particular the Security Council, where India is currently serving as a non-permanent member. India's position on the Ukraine conflict has been steadfast and consistent. We have expressed deep concern at the worsening situation and called for immediate cessation of violence and end to all hostilities. Our statement of the Security Council and the General Assembly have urged an urgent ceasefire and ensuring safe passage for stranded civilians. We have also highlighted humanitarian assistance extended by India to Ukraine and its neighbors. We have reiterated at the highest levels to all parties concerned that there is no other choice but the path of diplomacy and dialogue. We have emphasized to all member states of the UN that the global order is anchored on international law, UN Charter and respect for territorial integrity and sovereignty of states. The Ukraine conflict has major economic implications. Its impact on energy and commodity prices is already visible. The disruption of the global supply chain is expected to be significant. India has substantial dealings with both Russia and Ukraine. An assessment in this regard by the government is underway. However, the House will appreciate that there is all the more need for an Atmanirbhar Bharat. Operation Ganga is a testimony of our commitment to ensure that Indians in distress situations abroad can count on their government. We have already shown this on numerous occasions before, but rarely in one as challenging as the ongoing conflict in Ukraine. No other country has evacuated as many people as we have done from Ukraine. Some nations still have hundreds, even thousands of their citizens still dead. I am confident that the honourable members of this House would join me in commending the efforts of the government, the officials of the MEA, particularly the concerned embassies, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defence, NDRF, the Indian Air Force, private airlines, and all those who worked tirelessly and ceaselessly for the safe return of our nationals. I would like to convey our sincerest appreciation to local Indian communities in those countries, civil societies, volunteer organizations. What is most noteworthy, however, is the courage and determination of our young students in Ukraine
some of whom had to face difficult situations in active conflict zones. Sir, these are undeniably challenging times, but the House may rest assured that whether it is our approach to the political situation, the implications for the economy, or the welfare of Indians abroad, our government will respond with the confidence, diligence, and responsibility that has been our hallmark. Thank you. देखिए, आपको पता है, मंत्री जी के वक्तव्य पर किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस की इजाजत नहीं है। रूल 372 यू ऑल नो, नो परमिशन, किसी प्रकार की इजाजत नहीं। मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, नो। श्री AM आरिफ, प्लीज। हाउस इन ऑर्डर सर। मिस्टर आरिफ, प्लीज कीप हाउस इन ऑर्डर। हाउ कैन आई स्पीक? Please, house in order. Otherwise, I can't speak. जी, प्लीज। Sir, please, house in order. How can I speak? आप बोलिए, बैठ जाइए। आप प्लीज बैठ जाइए। कोई ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप सब जानते हैं, रूल 372 यू ऑल नो। प्लीज सिट डाउन। आपको चर्चा करानी है, स्पीकर साहब से बातचीत कीजिए, हो सकता है चर्चा हो। नाउ प्लीज लिसन टू मिस्टर आरिफ। सर प्लीज हाउस इन ऑर्डर सर। वो नहीं बोल रहे, अरे सर नहीं बोल रहे। जुगल किशोर जी, श्री जुगल किशोर शर्मा जी, बोलिए। चलिए आरिफ साहब, बाद में बोलिएगा जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे रेल मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये जो कांग्रेस के मित्र यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, इन्हें कहूँगा कि देश के विकास की बात चल रही है, जरा थोड़ा शांति से बैठें, बात को सुने और इस देश के विकास में अपना भी थोड़ा सा योगदान दें। पहले तो 70 वर्षों में आपने कोई योगदान नहीं दिया है, अब मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए। बैठिए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से इस बार जी सॉरी, अरे ऐसे क्या बोल रहे हो अधिरंजन जी? अरे ऐसा नहीं भाई, ऐसे क्या बोल रहे हो आप अधिरंजन जी? सभापति जी, ऑनरेबल चेयरमैन सर, हमारे बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि अगर यूक्रेन के इशू पे 193 का नोटिस आता है तो चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। ये विषय तय हुआ था। आप नोटिस दीजिए ना, नोटिस दीजिए, चर्चा करा लेंगे। नोटिस दीजिए। देखिए, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य पर किसी प्रकार की चर्चा की व्यवस्था नहीं है। और यदि जैसा ऑनरेबल मंत्री जी ने कहा है, आप 193 नोटिस दीजिए। नाउ प्लीज सिट डाउन, जुगल जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेलवे की डिमांड पर ग्रांट पर बोलने के लिए यहां पर मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से रेल मंत्रालय को 1,40,667.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी राशि है ना। आप चर्चा डिमांड कर दीजिए। नहीं प्लीज, देश के विकास के लिए कोऑपरेट नाउ। हाँ, और विशेष तौर पर रेलवे मंत्रालय के लिए, ताकि वो सारी सुविधाएं रेलवे मंत्रालय लोगों को दे सके जिसके वो हकदार हैं, या उन सारी सुविधाओं से आज तक देश के नागरिक जो हैं वो वंचित रहे हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ में कहना भी चाहता हूं कि पिछले दिनों कोरोना
कोरोना काल में इस रेलवे मंत्रालय ने अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस कोरोना काल में भी दिया है। कोरोना काल में रेलगाड़ी जो है वो चलती रही, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो है वो रेलवे मंत्रालय ने रेलगाड़ी के माध्यम से किया। और इससे भी बड़ी बात जो ये थी कि रेलवे ने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रदेश में राशन की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने ट्रेनें चलाई, हर प्रदेश में राशन पहुंचाया और वो राशन जो है वो हर गरीब के घर जो है वो पहुंचाया गया ताकि कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना रहे। इसके साथ साथ ही मैं रेलवे कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना काल में अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस देश के नागरिकों के लिए दिया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बजट में, इस बजट में नई रेल बिछाने के लिए और पटरी का दोहरीकरण करने के लिए भी प्रावधान रखा गया है, जिससे कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की भी घोषणा की गई। इसके तहत बाकी मंत्रालयों के अलावा रेल मंत्रालय भी आता है और रेल यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिले जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो बजट में यह भी कहा गया कि आने वाले दिनों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो भारतवर्ष में चलाई जाएंगी। और आज वंदे भारत रेल में बैठना लोग पसंद करते हैं और जहाज के सफर से बेहतर है वंदे भारत रेल का सफर, ऐसा लोगों का कहना है। तो मुझे ये कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्रालय जी का, रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि प्रथम वंदे भारत ट्रेन जो है वो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई, जिसका देश भर के लोगों ने स्वागत किया। लेकिन मैं आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भी वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसमें 3 अक्टूबर 2019 का दिन देश के लाखों लोगों के लिए और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सुखद समाचार लेकर आया कि दिल्ली से श्री वैष्णो देवी कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ जो है वो उसी दिन हुआ। आज पूरे देश भर के वो श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं या जम्मू कश्मीर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये वंदे भारत ट्रेन की सुविधा जो है वो मिल रही है। और खाने की जहां पर बात चल रही थी, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और लोग जो है वो ट्रेन का, विशेष तौर पर वंदे भारत ट्रेन का खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अच्छे कदम जो है वो उठाए गए हैं और जैसा कि बजट में भी दिखाया गया है, कहा गया है और हम देख भी रहे हैं, हम भी ज्यादातर सफर जो है वो ट्रेन में करते हैं। आज बायो टॉयलेट की सुविधा जो है वो 100% कोच जो है उससे वो कवर हो चुके हैं। वो जो दुर्गंध की वजह से फैलने वाली बीमारियों से भी आज निजात मिल रही है और पटरियां भी साफ सुथरी दिखाई देती हैं, नजर आती हैं। ये कदम पहले भी उठाए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों को ये चिंता नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ परिवार और पार्टी की ही चिंता जो है वो सताए रहती थी। इसलिए आज लोगों ने उन्हें अपने परिवार की चिंता करने के लिए बिठाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो इस वंदे भारत ट्रेन में दी गई हैं और ये किसने सोचा था कि भाई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो चलेगी और वो सफर जो 8, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे का होता था, आज वो 6 घंटे में जो है वो कवर हो रहा है। मैं वंदे भारत की जो ट्रेन अगले साल
23 तक 75 ट्रेनें चलने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने लिया है, उसकी सराहना करता हूं। इससे देश के नागरिकों को बहुत बड़ा जो है वो लाभ मिलेगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ ही कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी रेलवे मंत्रालय ने बहुत अच्छे कदम जो हैं वो उठाए हैं और दिल्ली से जालंधर और जालंधर से जम्मू रेलवे पटरी का दोहरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके साथ ही जम्मू जो रेलवे स्टेशन है उसे एक अच्छा और आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाने के लिए कार्य जो है वो प्रारंभ है और हमारा जो जम्मू रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म वहां पर भी वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास हो रहा है, यो एक अच्छे रेलवे स्टेशन में होती हैं। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी बातें अपने क्षेत्र के लिए भी कर लूं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों रेलवे मंत्रालय के जो ऑफिसर हैं वो हमारे इस क्षेत्र में गए और जम्मू के निकट एक मनवाल रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही नीचे है। रेल गाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा करने का प्रावधान था, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि वो भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मनवाल रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात थी, उसका शायद इन्होंने टेंडर लगाया, अभी तक वो भी शुरू नहीं हो पाया। तो अप्रोच रोड जो है वो एक मनवाल स्टेशन के लिए जाती है। मैं प्रार्थना करूंगा रेलवे मंत्रालय से कि वो रोड जो है वो प्रदेश को ट्रांसफर की जाए, PWD को ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि हम प्रदेश के प्रशासन द्वारा उस रोड का जो निर्माण कार्य है उसे पूरा कर सकें। जिला सांबा के गुड़ा सलातिया में बहुत बड़ा एक रेलवे फाटक है और उस फाटक पर रेल ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है और साथ ही जिला जम्मू के वजारता में डायमंड पब्लिक स्कूल के पास चक लारगन में गांव में एक रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम जो है वो बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। इससे बड़ी दिक्कतें जो है वहां पर आ रही है। और जिला सांबा में कालीबड़ी सांबा में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करना भी बहुत ही आवश्यक है। और मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हेमकुंड जो एक्सप्रेस का मनवाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग जो आते हैं उन्हें या तो कटरा और फिर उधमपुर या फिर जम्मू आना पड़ता है। तो ये मनवाल रेलवे स्टेशन जो है वो एक ऐसा स्टेशन है जो 25 किलोमीटर के रेडियस किलोमीटर पर वो सब लोग जो है वो उस स्टेशन पर आ सकते हैं। महोदय, मैं ज्यादा ना कहते हुए ये जम्मू पुंछ रेलवे लाइन बिछाने का जो सर्वे था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अब कोरोना महामारी से भी थोड़ी निजात मिली है तो उस पर भी विचार किया जाए कि जम्मू से पुंछ रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो राशि है वो आवंटित जो है वो की जाए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री A.M. आरिफ जी। Speaker sir, I stand here on behalf of CPIM on the demand for grants for railways as part of the Union Budget 2022-23. Sir, at the outset, I wish to register the strong protest on behalf of my party against the move by the Union government to privatize Indian Railways slowly in the name of modernizing it. Sir, we all know what happened to bids plotted by the railways for running 109 private trains in 20 clusters in June last year. Sir, no private player offered any substantial revenue share to the railway, and eventually the entire bidding process has to be scrapped. When then the government is reportedly negotiating with the private players by offering them more incentives and with the aim of full privatizing the lifeline of our country. Sir, inefficiency has been used as a major weapon against the public sector by the proponents of privatization. Sir,
It is not different in the case of railways also, sir, without sufficient manpower. How efficiency could be achieved? Indian Railways is one of the major employer in the public sector, even in the world. But what is the plight now, sir? Last month, Honorable Minister for Railways informed Rajya Sabha that a total of 2,63,370 vacancies are remaining unfilled in railways. Sir, the unfilled vacancies are getting increased on a yearly basis. How can a firm function efficiently if about 15 to 20% of the workforce is absent? Sir, this government is purposefully not filling the vacancies and excusing the existing employees to work for extra hours, affecting their efficiency, sir. This is what this government is doing with all the public sector undertakings, including the railways. First, it will not fill the vacancy and naturally the efficiency would be decreased. Then it would say that privatization is a panacea of the inefficiency and sell them to private players to throw away prices. Sir, COVID has come as a blessing, is disguise for the railways to accelerate the anti-people policies. Without any discussion, the government withdrawn the concession for senior citizens. Always we are telling about the senior citizen. The concession for the senior citizen is withdrawn. Even after almost all express trains have resumed their services, it has not been reinstated. Then even after the repeated request on and off this floor, the railway have now resumed the services of hundreds of passenger trains, which were a respite for the common travelers for their daily communications. In my own constituency, at least 4 passenger trains having huge demand among daily commuters have not started their services. So coming to the development of the railway in Kerala, even now the doubling of railway line across the Kerala is dragging 4 years. No one knows when it could be completed. The proposal for the ROBs pending before the board, the projects already sanctioned, not yet started, the ROBs projects. So I request you to Honorable Minister to scrutinize this, why the projects are pending before the board. You may please given direction to the authorities to scrutinize these projects here. Even though the part of funds were sanctioned last year for doubling of Kayangulam-Ernakulam stretch via Alappuzha, no progress could be made till date, and remaining part is not yet sanctioned. It is pending before the board, sir. Sir, this government is showing a stepmotherly attitude towards Kerala in railway development by purposefully putting hurdles for the K-Rail Dream project envisioned for modern Kerala by the LDF government. Sir, our government in Kerala went ahead with the project only after getting in principle approval from the union government. But unfortunately, this government now taking stance against the K-Rail, succumbing the pressure from the Congress, BJP, Nexus and anti-people forces, which are up in arms to protect their interests. Sir, why the BJP and Congress are against the project? Because they clearly know that implementing such a project by the LDF government will shut their doors of power forever in the state. They don't want to give the credit for modernizing Kerala to the LDF government. Give me the protection. When Apurubai was speaking, they were demand for, they argued for the protection of that lady. But why don't you make it, you can speak your own time. They don't want to give the credit for modernizing Kerala to the LDF government, which has got the people mandate for the second time in the history of Kerala. I request the union government that at least now to rise above narrow political consideration and approve the K-Rail project for the benefit not only Kerala but the entire country. I conclude. Thank you, sir. Sorry, sir. धन्यवाद सभापति जी। बहुत सारे क्योंकि लोग रेलवे बजट पे बोल चुके हैं, इसलिए मैं बहुत सारी फैक्ट फिगर में नहीं जाऊंगा। रेलवे मंत्री जी को जो मुद्दे की बात है वही 2-4 मैं कहनी चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के मिनिस्टर साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब, अपन कोई भी टारगेट अभी
समय पे पूरा कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे गॉज कन्वर्शन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे कॉरिडोर हो, सब चीजें कहीं ना कहीं स्लो होती हैं या टारगेट मिस करती हैं। आपका जो रेल प्लान है 2030 वाला, उसमें अभी जो आपकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अभी अगले 2-3 साल में हमारा 2 लाख करोड़ का बजट का गैप हो रहा है। इंटरनल रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है रेलवे का, ड्यू टू वेरियस रीजन, मिनिस्टर साहब ज्यादा समझते होंगे। सेंट्रल बजट जो स्पोर्ट 14-15 तक मेजर सोर्स था रेलवे का, वो कम हुए जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। और आप लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा बजटी मतलब लोन लेना या प्राइवेटाइजेशन करना उधर को जा रहे हैं। 68% of total internal revenue is going towards pension and salary. अपना पैसेंजर और फ्रेट दोनों चीजें डाउन हो रही हैं पहले से, ड्यू टू वेरियस रीजन। कोविड एक हो सकता, पर कोविड के पहले साल में भी कम था। फ्रेट रेट्स आपके कंपिटिटिव नहीं है। रोड में मोर देन 60% फ्रेट हो गया है, आप 20-25%, 27% पे रह गए हैं। और 22-23 में आपका पैसेंजर ट्रैफिक वुड बी द लोएस्ट इन वॉल्यूम इन लास्ट 10-15 years। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप, दीज आर मेजर इश्यूज एंड द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर नोज ऑल दीज इश्यूज। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नई बात कह रहा हूं। अच्छा, उसके साथ आपने एक प्लान कर लिया कि नहीं 1.5 लाख करोड़ आपने प्राइवेटाइजेशन से या मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से लाना है। उसमें जो मैं समझ पाया हूं कि 90 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेटाइज करोगे, 400 स्टेशन करोगे, बहुत सारी रेल लाइन प्राइवेटाइज करोगे। तो सर सभापति जी, रेलवे तो गरीब आदमी का, कॉमन मैन का जाने आने का साधन है। इसको क्या आप मंत्री जी आज बताना चाहोगे कि किसी चीज का भाव नहीं बढ़ेगा, पैसेंजर के गरीब आदमी चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा? तो प्राइवेटाइजेशन में उतना ही बोलना चाहता हूं, बाकी मैं आपसे जरूर आपका रिप्लाई सुनूंगा कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन गरीब लोगों का जो साधन है ये आप महंगा नहीं करेंगे, इतना जरूर कहिए। और कई आप तो गोडाउन बेचे जा रहे हैं, रेलवे कॉलोनीज बेच रहे हैं, और कोंकण जो रेलवे बनी थी वो सारी 750 किलोमीटर वो बेच रहे हैं। आई मीन बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्लान आपने बनाया है ये प्राइवेटाइजेशन का। अफसोस भी होता है कि भाई ये कौन सा रास्ता आपने ले लिया, बट चलो, गवर्नमेंट जिसकी पावर होती है वो उसको। मैं मंत्री जी आपसे बेनती ये करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभापति साहब के माध्यम से कि साहब बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने रिप्लाई में एक कम्प्रिहेंसिव रिवाइवल ऑफ रेलवेज का दीजिए और गरीब लोगों की ये ट्रांसपोर्ट रहेगी, और बढ़िया प्लान बना के दीजिए कि फ्यूचर ये रहेगा इंडियन रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा। हम प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहते, पर अगर आपको करना है तो वो आश्वासन देना चाहिए कि फ्रेट और वो चीजें नहीं हो। ऑलरेडी फ्रेट रेट्स अपने कम्पिटिटिव नहीं है, अपना लॉजिस्टिक जो चेन रेलवे की है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है, एवरीबॉडी नोज, इसलिए लोग रोड पे जाए जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज मैं आपके माध्यम से सभापति जी, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा 2-3 इश्यूज हैं जिसमें मैं पार्लियामेंट में बार बार बोल चुका हूं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज हैं। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं 2-3 बार, और सभापति जी आप दोनों बार आप ही बैठे थे कि मैं फतेहगढ़ साहब का एमपी हूं। फतेहगढ़ साहब अमृतसर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिख
सिखों का प्लेस है, जहां हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा चिन दिया गया था। वहां 25, 26, 27 दिसंबर को अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ आदमी 316-17 साल बाद भी आके श्रद्धांजलि देने आते हैं और रोते हैं वहां बैठ के। 3 दिन खाना नहीं बनता। मैं मंत्री जी, आप बैठे हैं, आपको मिल चुका हूं, आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसकी रिलीजियस ट्रेन मत बंद करो, उसको मत डाइवर्ट करो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हम एजिटेशन करें उस पर फिर, या मैं एज एमपी कोई और दूसरी बात करनी शुरू करूं कि आप हमारे इस माइनॉरिटी के साथ उस तरह की मैं बातें नहीं करना चाहता हूं। पर मैं आप बहुत ज्यादा मंत्री जी उस बात से बहुत ज्यादा, आपके ऑफिसर, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि नहीं सचखंड एक्सप्रेस किसी हालत में चालू होगी। मैं आपके ऑफिसर्स कह रहे कि किसी हालत में वो चालू नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग हर्ट माननीय मंत्री जी। वो हमारे लिए जी जान है वो ट्रेन, क्योंकि वो नांदेड़ साहब जाती है अमृतसर से, हमारे इतने लोग जाते हैं और इतनी ट्रेनें आपने हमारी हेमकुंड साहब बंद कर दी। आपने तो हमारी इतनी ट्रेनें बंद कर दी है कि हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। आपने हमारी देहरादून एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दी, आपने हमारी बांद्रा वाली जो बॉम्बे वाली थी वो कर दी, हमारी जम्मू तो भी टाटा को जाने वाली थी वो कर दी। मतलब सारा कुछ ही सर, मतलब ये आपका प्लान होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी योर एफिशिएंसी प्लान, पर सर लोगों का रिलीजियस फीलिंग भी तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते? अपन जब रिलीजियस मेले होते हैं वहां स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, इस रिलीजियस मेले के लिए क्यों सारी की सारी दूसरी ओर कर दी गई? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रेलवे मंत्री जी ऑर्डर दें और ऐसा ऑर्डर दें जिसकी कंप्लायंस हो जाए। पिछली बार भी आपने मुझे कहा था इट विल बी डन, वो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं एक छोटा सा एक हमारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी है रायकोट, वो बहुत बैकवर्ड है। पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि साहब उसको एक 20-25 किलोमीटर की लाइन चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, मुल्लापुर टू बरनाला कर देंगे, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सानेवाल हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है सर, वो उसकी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है सर। सारा फोकल पॉइंट लुधियाना का इंडस्ट्री का सानेवाल है, कोई ट्रेन नहीं रुकती है वहां सानेवाल में। अच्छा, वहां मेरी कंस्टिट्यूंसी में सर जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील टाउन है मंडी गोविंदगढ़, वो है, आपने उसकी ट्रेनें सारी डाइवर्ट कर दी। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट खन्ना है, उसकी ट्रेनें डाइवर्ट कर दी। तो सर क्या मतलब, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अपनी बात की समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं किसी एमपी की अगर वो बात सीरियस कहता है, चिट्ठी लिख के देता है, बार बार मिलता है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं होता है। और मैं आज सभापति जी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मेरा ये कंस्टिट्यूंसी के इश्यूज और जो लार्जर इश्यूज मैंने रेज किए हैं उसमें माननीय मंत्री जी कोई पॉजिटिव जवाब देंगे और मेरी कंस्टिट्यूंसी के इश्यूज का भी कोई सोल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर इस चर्चा में मैं अपनी पार्टी जदयू की तरफ से पूरा समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बार रेल मंत्रालय को साल 2022 के लिए बजट में 1,40,367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे रेलवे द्वारा की गई नई योजनाओं का संचालन बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। हालांकि और भी अगर बजट का आवंटन बढ़ा दिया जाता तो निश्चित रूप से और भी देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का वो और बढ़ता। देश की आज़ादी के बाद यह एक ऐसा बजट है जिसमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। 1 दशक से भी कम समय में 24,000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे के लिए लाया गया यह बजट रेलवे को कई नई गति प्रदान करेगा और भारतीय रेल दुनिया की विकसित देशों के रेल की तरह तेज रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे ने इस नए बजट में विकास की एक
नई रेखा खींची है और जो ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है वह भविष्य में सुखद यात्रा कराने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी के कुशल कार्यशैली और प्रयास की प्रशंसा करता हूं। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि बहुत सारे सांसद मंत्री जी के पास पत्र लिखते हैं, आग्रह करते हैं। हम एक आग्रह करेंगे कि अगर जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं या मांग की जाती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग जो भी बात उठाते हैं क्षेत्र का वह बहुत अति आवश्यक होता है तभी उसको उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी और पिछड़ापन एक दूसरे से जुड़े हुए बिहार सहित इस देश का पिछड़ा समाज, चाहे वह ओबीसी, एससी, एसटी हो, सभी को संविधान में सरकारी नौकरियों में रोजगार प्राप्त करने की गारंटी दी गई है। उन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनका आर्थिक विकास व शैक्षणिक विकास हो, परंतु कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि साल दर साल नौकरियों की संख्या रेलवे सहित सभी मंत्रालयों में घटती जा रही है। इसका सबसे बुरा असर एससी, एसटी एवं ओबीसी के वर्ग पर पड़ रहा है। महोदय, रेलवे के वैकेंसी को भरा नहीं जा रहा है। अब वैकेंसी ही नहीं भरा जाएगा तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी और पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का लाभ कैसे प्राप्त हो, इसका हल आवश्यक है। अब मैं अपने क्षेत्र जहानाबाद बिहार से मैं आता हूं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। पटना से गया के बीच रेल लाइन के दोनों तरफ काफ़ी आबादी बसी हुई है और उन आबादी के लोगों को आने जाने का रेलवे पार करके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। न कोई क्रॉसिंग है, न कोई अंडरपास है, न कोई गुमटी है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं घटती रहती है। और उस कारण को देखते हुए रेलवे ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, उन सभी अनऑथराइज्ड क्रॉसिंगों को बंद कर दिया। लेकिन मेरा एक मूल प्रश्न है मंत्री जी से कि एक बहुत बड़ी आबादी पटना से गया तक जो बसा हुआ है उसको आने जाने का रास्ता तो सरकार को देना होगा, उसकी व्यवस्था तो सरकार ही को करनी होगी। फिर आखिर वो लोग कैसे आए जाएंगे? तो हम मांग करते हैं मंत्री जी से कि उसके लिए या तो अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण कराएं, जिससे कि उस बड़ी आबादी का समस्या का समाधान हो सके। आए दिन धरना प्रदर्शन और तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। इसलिए मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। बहुत सारे अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग था जो बंद कर दिया गया है, वह बहुत अच्छी बात है, बंद कर दिया गया है। इस बीच मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, रेलवे विभाग को रेल ओवरब्रिज या अंडरपास निर्माण कर अन्य तरीके से ग्रामीणों पर रेल लाइन इस पार या उस पार आने जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जहानाबाद गया रूट पर कोरोना के कारण कोरोना काल में बहुत सारे स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। अब कोरोना खत्म हो गया है, कुछ ट्रेनें शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें अभी भी बंद हैं। और हम यह जानते हैं अच्छी तरह से कि उन ट्रेनों से काफ़ी मजदूर क्लास के लोग पटना से गया आया जाया करते हैं और उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए मंत्री से हम मांग करेंगे कि जो ट्रेनें बंद है उसको विलंब चालू करा दिया जाए, क्योंकि लोकल ट्रेनें हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और हम मांग करते हैं कि उन ट्रेनों का किराया सुपर चार्ज के साथ बहुत ही ज़्यादा चार्ज लग रहा है किराया का, उसको अपने स्तर से ध्यान दे करके उस किराया को पहले के जैसा करा दिया जाए, जिससे कि लोगों को आर्थिक बोझ नहीं पड़े। महोदय, पटना गया जंक्शन से पटना जंक्शन के लिए भाया जहानाबाद होते हुए एक भी ट्रेन रात में नहीं चलती है। पहले चलती थी, लेकिन अभी गया से पटना के लिए रात में 9 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे कि एक ट्रेन जो पहले चलती थी उसको फिर से चालू करा दिया जाए रात। इसके साथ ही दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत पटना गया रेल खंड पर टेहटा रेलवे स्टेशन बहुत ही
व्यावसायिक स्टेशन है और बहुत सारे लोग वहाँ से व्यवसाय के लिए इधर से उधर आते जाते रहते हैं। वहाँ पहले पटना हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज था और पलामू एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज था। वो दोनों स्टॉपेज बंद कर दिया गया है वहाँ। हम मांग करते हैं मंत्री जी से कि उन दोनों जो स्टॉपेज को बंद किया गया है उसको आदेश दिया जाए कि अविलंब उसको चालू कर दिया जाए। हटिया पटना एक्सप्रेस, पलामू पटना एक्सप्रेस। इसके साथ ही गया जंक्शन से दोपहर को 12:30 बजे खुलने वाली एक ट्रेन खुलती है, लेकिन इसके अलावे हम लोग चाहते थे कि एक ट्रेन हावड़ा के लिए क्यूल होते हुए शेखपुरा क्यूल होते हुए गुजरती तो बहुत सारे लोगों को सुविधा बढ़ जाता। अगर मंत्री जी इस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। 2018 एक मिनट महोदय 2018-19 में नालंदा को गया से जोड़ने के लिए 50 किलोमीटर लंबे इस्लामपुर से मानपुर तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे किया गया था। उस पर हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करा दिया जाए। जहानाबाद से कोलकाता के बीच धनबाद से गंगा दामोदर एक्सप्रेस चलती है, उसको हम लोग मांग किया था कि कलकत्ता तक विस्तारित कर दिया जाए। जहानाबाद से दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा नहीं है, इसके लिए हम मांग किया था। महाबोधि एक्सप्रेस गया से खुलती है, उसको अगर जहानाबाद से खुलवा दिया जाए, रेक गया में रहेगा, मेंटेनेंस गया में होगा, लेकिन अगर जहानाबाद से खुलवा दिया जाए तो बहुत सारी सुविधा बढ़ जाएगी लोगों को। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए रेल बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the demand for grants for railways. Sir, you may be remembering that it was the prestigious session during times before NDA has come to power that we had a special discussion or a separate discussion for railway budget. And the budget was presented separately and a full-fledged discussion on the railway was there. But unfortunately, after BJP and NDA comes to power, assuming power, this railway discussion and the separate budget has been taken away. We have opposed at that time also, because it was since long, even from 1921 onwards, during the time of British India government, a separate privilege has been given or a separate significance has been given to the Indian Railway. That is why the railways development took place, and it is one of the major lifeline of our country which is being considered in such a way. Even then, after that, the Honorable Speaker has admitted to have a discussion on railway for full day discussion, for which we are thankful to the Honorable Speaker for having a full-fledged discussion on the railway, demands for grants in respect of railway. Sir, it is an admitted fact that the Indian Railway is the lifeline of the nation and is the unique integrator of modern India with major role in its socio-economic development. And the Indian Railway is playing an important role in maintaining the unity and integrity of our country. None of the organization in the country is doing this much of service for protecting and maintaining the integrity and also the fraternity of the people of our country without any caste, religion, language, state, and such an integral comprehensive commuter system is there in Indian Railway. And further, it is the nation's prestige and pride, so my first suggestion is it should be kept intact in the public sector itself. The gradual privatization of the Indian Railway is not good for a country like India. Why? Because we are having more than 130 crores of population, and the major chunk of the population belongs to the middle and the poor sections of the society. They are mainly dependent in the commutation. Most of the people mainly depending for transportation, this railway sector. So the privatization of the railway has to be opposed with tooth and nail, and that has to be opposed. I urge upon the Honorable Railway Minister as well as the government, please withdraw from the steps so as to have the privatization of Indian Railway in an indirect way. Sir, after 2014, if you examine, gradual privatization of the Indian Railway is being taken place in a systematic and scientific way.
So that has to be curtailed, and now it is seen that even the railway stations. What I fully agree, my railway station, Kollam railway station, is also there in the list of modernization in the international standard. Then first it has been given for the joint venture. Now the railway has taken a decision to do it by its own. That is the best thing to be done by the railway, because railway is the prestigious organization and it is one of the world best infrastructure organization of our country. Sir, Indian Railway is the third largest network in the world with more than 68,103 kilometers rail network. Sir, in 1853, see the history of Indian Railway. In 1853, it was a small runway of 34 kilometers from Bombay to Thane, and it has expanded to 68,103 kilometers of network. This is the best available mode of traffic for the common people in the country like India, having 136 crores of population. So, sir, that has to be, so once again I urge upon the government, please don't privatize such an organization which is helping the poor and marginalized sections of the society. Sir, coming to the budget estimate of 2022-23, that is the demands for grants pertaining to railway. So the demands for grants pertaining to Indian Railway is 2,45,800 crores of rupees for the financial year 22-23. I do appreciate the government that this is the maximum amount which has been provided by the government of India. That is 2,45,000 is one of the best amount which has been provided. Sir, this is the gross. What is the gross budgetary support is 1,37,300 crores of rupees. Sir, when I have come to Lok Sabha in the year 1996, it was less than 25,000 crores. Now it has come to 1,37,300 crores. Sir, internal resources is 5,000 crore. External borrowing revenue or external borrowing amount is 1,01,500 crores of rupees. It is very interesting to note that. It is very, very interesting to note that the annual plan size of the railway is drastically increasing year by year. But go to the expenditure, see the expenditure. Regarding the expenditure during the last 3 years, the budget estimate continuously being lowered at the revised estimate stage. So the budget estimate is 2 lakh or whatever it may be, it is good. But as far as the revised estimate, when it comes to the revised estimate, it is getting lowered. And when you examine the actual expenditure, it is not even meeting the reduced revised expenditure. That is a very interesting fact, because budget estimate is not being complied with and the revised estimate is lower than that of the budget estimate, and whether the actual expenditure is there on the reduced revised expenditure, that is also estimate, that is also not there. Sir, is it not the inefficiency of the Indian Railway? Is it not the incapability of Indian Railway in utilizing the allocated fund from the exchequer? Why the railway is not able to utilize the maximum utilization or the optimum utilization of the allocated amount? So that means it is the inefficiency and the incapability and incompetence of Indian Railways administration for the time being, because of they are not even able to utilize the funds which have been allocated even during the time of COVID-19 pandemic. Government of India has given a special package for railway also, but that has not also been utilized according to the report of the standing committee which I have gone through. So the second point is regarding the inefficiency and competency of Indian Railway or the capability of Indian Railway is another factor determining is operating ratio. So if you examine the operating ratio, Indian Railway for the last 3 years, 2018-19 the operating ratio was 97.29%. 2019-20 financial year it was 98.36. Yes, 2020-21 it has come down to 97.45%. That means operating ratio means if you are earning 100 rupees, out of which 97.45 rupees will go for the operating expenses, means is in the inefficiency. This is also after modernization, after series of modernization. Sir, operating ratio is one of the major aspects by which efficacy of Indian Railway can be assessed. So the operating ratio has to be reduced. I urge upon the minister to observe strict fiscal discipline to bring down the operating ratio so that
much efficiency can be accrued by means of that. And coming to the third point regarding the COVID-19 and its impact. Sir, I do appreciate the taken by the Indian Railway during the COVID-19 in meeting the disaster. I fully appreciate the railways work which has been done. But because the railway is barred from doing things by the Home Ministry, because the entire aspect will be managed by the guidelines, everything is being done by the Home Ministry. Only the railway can act only according to the directions or the guidelines of the Home Ministry, because the nodal ministry to, as far as the disaster management is concerned, is Home Ministry. So I fully appreciate the steps, but at the same time, I would like to oppose the way by which the railway exploited the poor passengers. All the trains have been converted to special trains, and all the benefits which were available to the passengers have been taken away. So what is the logical sense of making ordinary trains to special trains and imposing additional charge, and it is one way or another way exploiting the passengers? Even after COVID-19, still it is continuing. So I urge upon the government, I demand that immediately all the ordinary trains have to be restored and the special train status has to be stopped. Otherwise, it will be a looting the poor passengers of our country. And the fourth point is regarding the Silver Line project in the state of Kerala. Sir, we have met you personally. I appeal to the Honorable Minister and to the Government of India, please do not give sanction to the Silver Line project. It is disastrous to the state of Kerala. I will tell you, 2018 flood, 2019, 2020, now that the state of Kerala has become an eco-fragile state. Sir, in that state, 490 kilometers of Silver Line project, how it is being constructed, 30 to 35 meters of width, and there are 30 feet of height, earth embankment. 55% out of the 490 kilometers of Silver Line project is earth embankment, means the state is being divided into two. Such a country, such a eco-fragile state, and the water is flowing, when the monsoon comes, the water is flowing from east to west. It is definitely adversely affecting the entire ecosystem of the state of Kerala. So please don't give permission to this system. This is having illicit interest. It is having ulterior intention is there, not with any common interest or the public interest. I fully support the government and the railway regarding your new proposals of 400, I forgot the name, Vande Mother trains. Why don't we examine it? Why the state government is not ready to even for discussion for this Vande Bharat? Even at the time of the UDF government led by Sri Umman Chandi, at the time there was a proposal to have a semi-high-speed train. And why don't we examine that? Why don't we have parallel trains or new rail lines? They are not ready to discuss anything. Who is interested in traveling from Trivandrum to Kasaragod? Kasaragod is within 4 hours. Who is there interested than the money to be spent? And we are having how many airports? We are having Trivandrum, Kochi, Calicut, Kannur, 4 international airports. We can have so many other mode of commutation. So in such a sense, what is the emergency and necessity of having 4 hours travel from Trivandrum or 6 hours travel from Trivandrum to Kasaragod? So as to what is the urgency, what is the necessity, and how many more than 20,000 families have to be evacuated, more than 50,000 buildings have to be destroyed. A state like Kerala, is it eco-friendly development? Is it sustainable development? So kindly, I urge upon the government, please look into the matter. Mere technical terms shall never be taken into account. All the social, environmental, economic aspects has to be taken into consideration before giving any sanction to this Silver Line project. That is the last point which I would like to make. And sir, regarding my constituency, I am not going to the constituency matter. So many issues are there. I will meet the minister in person and I will submit all these things. So one thing I would like to make, that is one Kollam, my constituency from Punalur to Chengota, one of the best terrain, one of the best environment friendly where tourism important significant area. And I was the first member in this house during the 16th Lok Sabha demanded for the Vista Dam coaches. But
Vistadam coaches have been constructed, but unfortunately that has not been allocated to my district, Kollam. It is between the Punalur and Changota. So kindly grant this Vistadam coaches in our sector also. And the Kollam railway station has been selected as a modern railway station to be developed in the international mode. We fully appreciate and congratulate the Honorable Minister. And also regarding the appointment also, I want to appreciate the positive things done by the government. Sir, especially for the class 4 category 4 workers. Appointment, the poor, downtrodden, marginalized sections of the society, poor family students are now getting admission without having any corruption according to our information. Formerly the Railway Recruitment Board was there, big corruption was there, now it has been stopped. So many meritorious students from the local area, rural area are getting employment, and now they are coming to get transferred to our places. We can very well understand without any recommendation. That is a very good thing, transparent thing done by the Indian Railway. I fully appreciate it. And with these words, once again, I would like to urge upon the government, please don't privatize the Indian Railway. Keep it intact with public sector undertaking, because this is the soul, heart and soul of the people of India, and it is the prestigious and pride organization of India that is to be protected in the public sector itself. With these words, I conclude. Thank you very much. K.C. Thomas ji, Shri C. Thomas ji rather. Please. Thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the demands for grants for the Railway Ministry. Sir, I am constrained to state that there is no sufficient provision for modernization of railways in the budget. It is an urgent necessity that our railways should be modernized to the standards of Western countries. Say, for example, the train coaches, the rakes, most of the trains have very old ICF coaches, whereas we can replace it with the modern coaches which are used, manufactured with the German technology, which is called, LHB technology or LHB coaches. Sir, in Kerala, we have a train, two trains which are very popular. Janshadabdi from Kannur to Trivandrum, as well as Janshadabdi from Calicut to Trivandrum. These trains are running full with passengers. But these two trains are having rakes of ICF, old ICF rakes. I would request the Honorable Minister to give directions to replace these rakes with the LHB rakes. Sir, regarding the other aspects, during the COVID pandemic period, the concessions to the senior citizens, the disabled persons or differently abled persons and journalists was withdrawn. I would request that since the COVID is over now, almost over, these concessions should be reintroduced. Sir, along with this, there is a heavy standing demand for a stoppage of Palarivi train number 16791, 16792, which is plying from Tirunelveli to Palakkad via Kottayam. Sir, I have personally met the Honorable Minister and requested you. During 2020, the Southern Railway General Manager has recommended that there is sufficient passengers from Etumanur for using this train, and this can be allowed as per the railway norms. Sir, I would again request you that this stoppage may be allowed at Etumanur. You have agreed that I will be giving directions, but so far it is not executed. I would request hundreds of passengers travelling from Etumanur to Trivandrum as well as Ernakulam on a daily basis. Every day they telephone me as a member of parliament from that area that this stoppage should be allowed at the earliest. Sir, the Kanyakumari-Mumbai CST train was a daily service to Mumbai from Kerala for the last 40 years. Now it is terminated at Pune.
people from Bombay to Kerala as well as passengers from Kerala to Mumbai, they are facing lot of difficulties. There is a heavy demand for reinstating the service from Kanyakumari to Mumbai instead of terminating it at Pune. Sir, also I can give you another suggestion that at present there is a train from Trivandrum, Kochuveli, Lokamanya Tilak, Superfast Express, number 22113, 22114, which is a bi-weekly service. This can be converted into a daily service so that there is heavy demand for this service from the passengers of Mumbai. Sir, there was a train service from Ernakulam to Velangani, the Pilgrim Center, via Kottayam, Kollam and Changote. But during the pandemic period it was stopped. This may be reinstated and that will be helpful for the passengers who are traveling to the Velangani. Sir, I appreciate the efforts being taken by the railways for modernization of the Kottayam railway station. More than 20 crore rupees was sanctioned and the work is ongoing. Actually, there was a declaration from the railways for the last 6 months. 3 times it was declared that this will be over. The modernization of the Kottayam railway station as well as the doubling of the railway line will be completed before 31st of December. Then it was extended up to 31st March. Now, 3-4 days back, I had a discussion with the DRM who came to Kottayam and had a detailed discussion. Now it is declared that it will be completed only in May. So, sir, the doubling work is from Mangalapuram to Trivandrum, which is via Kottayam, which is more than 632 kilometers. Out of this 632 kilometers, only 17 kilometers is pending. That is in my constituency, in my own native place, that is near Kottayam town. So this 17 kilometers that can be completed by May. That should be, the railway should stick on to the schedule which should be executed, and that will help the traveling very smooth. In Kerala there is heavy demand for doubling the doubling the railway line. Also there is demand for, even though many people are objecting it, demand for the K-rail. That is for facilitating the traveling of the people of Kerala. See, the government is proposing bullet train in some other places in India. Why don't we have the K-rail also in Kerala? Our demand is that whatever concern is there, that should be avoided, that concerns should be solved, then the project should be implemented. Sir, I am concluding. I thank you very much for allowing me to participate in this discussion. Thank you very much. श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर आ गया सर एक सेकंड। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया। सभापति महोदय, इस बजट में रेल मंत्रालय को 140,367.13 करोड़ रुपए तो आवंटित किए। जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर मैं आता हूं वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है और उत्तर पश्चिम रेलवे को 7,565 करोड़ का बजट मिला, परंतु दुखद है कि राजस्थान को अभी तक इस बजट में कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, जबकि स्वयं मंत्री जी हमारे मारवाड़ से आते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज जब मंत्री जी अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दें तो मारवाड़ सहित नागौर को बड़ी सौगात दें, क्योंकि मंत्री जी का एक अखबार में वक्तव्य पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की अटकी परियोजनाएं पूरी होगी। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें, 100 कार्गो टर्मिनल, छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने सहित कई बातें कही। लेकिन मैं आपका
ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि कोरोना के बाद कुछ पैसेंजर ट्रेनों को आपने एक्सप्रेस के नाम से संचालित करके किराया बढ़ा दिया, लेकिन उनका कोई विशेष फायदा लोगों को नहीं मिला। नुकसान ये हुआ कि उनका ठहराव कई गांव के स्टेशन में बंद कर दिया। मेरे जोधपुर से नागौर होकर जाने वाली भटिंडा सहित कई ऐसी ट्रेनें, इस पर मंत्री जी ध्यान देकर उनके ठहराव को पहले की भांति जारी रखें। सरोज महोदय, अभी जो देश के अंदर रेलवे में खाली पद जो पड़े हुए, उनको लेके रेलवे की भर्ती को लेके युवा आंदोलित थे, छात्रों ने बड़े आंदोलन किए इलाहाबाद बिहार के अंदर, और वहां दुर्भाग्य इस बात का है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्राओं से घुस के उनके साथ मारपीट हुई। तो ये घटनाएं निश्चित रूप से इस ओर इंगित करती है कि वोट के समय तो नौजवान याद आता है, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए रेलवे में अपने हक की मांग कर रहे उन नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, ऐसे प्रकरणों की रेल मंत्री जी आपको जांच करानी चाहिए, क्योंकि रेलवे में भर्ती को लेकर आंदोलित थे। ये मेरा आपको सुझाव है। रेलवे को दिव्यांग फ्रेंडली हर स्टेशन पे बनाया जाए, ये भी मेरी मांग रहेगी। सुरक्षा, सभापति महोदय, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेनों में सांसद मंत्री से लेके आम आदमी यात्रा करता है और सबकी सुरक्षा करना रेलवे का फर्ज है। आज लोग ज्यादा किराया देकर प्रथम श्रेणी वातावरण को यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें कई लोग चढ़ जाते हैं। देश के कई स्थानों बड़ी दबंगई लोगों की चलती रेलवे केंद्र का हिस्सा। ऐसे में आरपीएफ की नफरी बढ़ाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रिजर्वेशन कोचों में चढ़ जाते हैं और जबरदस्ती बैठकर लोगों को तंग करते हैं, जहां टीटी और जवान दोनों मूक दर्शक बने सब देखते रहते हैं। साथ में मांग करूंगा कि हथियारबंद जवानों की संख्या रेलवे में बढ़ाई जाए, साथ ही रेलवे में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। सौर महोदय, खाद्य गुणवत्ता, आज ट्रेनों में यात्रियों को गुणवत्ता युक्त भोजन चाय उपलब्ध करवाना विभाग का दायित्व, लेकिन अधिकतर स्थानों पर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता और खराब गुणवत्ता का भोजन चाय मनमाफिक रेटों में यात्रियों को दिया जाता है। सौर महोदय, एक तरफ जब हम देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश का है और हम विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने की बात करते हैं और रेल को सेवा का जरिया बताते हैं, इस पर मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राइडर लगाकर सेवाओं का विस्तार नहीं करना किसी दृष्टि से सही नहीं है। इसे यात्री भार आदि नियमों में शिथिलता देकर जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भी विकास की राह से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, पेयजल, विश्राम गृह, कोच, इंडिकेशन सिस्टम आदि शामिल हो। अन्यथा जब तक हम ऐसी बातों में ध्यान नहीं देंगे तब तक बड़ी योजनाओं की बातें करना व्यर्थ होगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नागौर सहित राजस्थान की कुछ मांगों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर नमक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी वहां रेलवे द्वारा रेलवे के कार्यों के लिए जमीन अभाव की जा रही, उसमें नमक उत्पादक और उत्पादन क्षेत्र दोनों प्रभावित होंगे। ऐसी परियोजना जिससे स्थापित उद्योग को नष्ट करके, मंत्री जी आप नोट करना, नावा का मेरे इलाके का, आपका ही मारवाड़ का मामला है, उद्योग को नष्ट करके नई योजना ला रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ वहां बैठे जिम्मेदारों को इसकी कोई समझ नहीं है। मेरी मांग है कि इस पर मंत्री जी एक कमेटी बनाकर नावा नमक उत्पादन संघ के साथ बैठक करके कमेटी को भेजें, बैठक करने को उन्हें उनकी मंशा के अनुरूप मुआवजा मिले और उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त की जाए। साथ ही झील के क्षेत्र में निर्माण आदि पर एनजीटी की रोक है, उसके बावजूद रेलवे वहां किस आधार पर कार्य करेगा, इसका भी जवाब मंत्री जी दे। आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, परबतसर मकराना संसदीय क्षेत्र में चल रहा हूं मैं। परबतसर मकराना रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य होने के कारण रेल सेवा को बंद कर दिया, परंतु अब कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए परबतसर मकराना रेल सेवा को पुनः प्रारंभ करते हुए किशोरपुरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति दी जाए। परबतसर किशनगढ़ रेलवे लाइन की घोषणा होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया, इस पर भी ध्यान दिया जाए। सौद महोदय, गाड़ी नंबर 22,497, 22,498 श्री गंगानगर तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस का नागौर जिला मुख्यालय के स्टेशन गाड़ी नंबर 22,421, 22,422 तथा
22,481, 22,482 का छोटी खाटू रेलवे स्टेशन, 22,489, 22,490 तथा 22,323, 324 का मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन तथा 22,982, 22,981, 22,998, 22,997, 14,646, 14,645, 14,662, 661 तथा 12,461, 12,462, 15,631, 15,632, 15,633, 34 का नामा सिटी रेलवे स्टेशन तथा 14,721, 14,722 जोधपुर बठिंडा का सांसद आदर्श ग्राम खजवाना की रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। समझ महोदय, मुंडवा के खजवाना जो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा मार्ग पर एसएच स्टेट हाईवे 39 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या C80 तथा नागौर से जयपुर मार्ग पर एसएच 90 स्थित रेलवे फाटक संख्या 97 पर आरओबी की स्वीकृति रेल मंत्री जी जब इसको संज्ञान में रखेंगे जारी करावें। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन संख्या 22,481, 22,482 का ऋषिकेश तक विस्तार करके इस ट्रेन का नाम गोरक्षक लोक देवता वीर तेजा जी के नाम से किया जाए, जिससे पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा, किसानों के अंदर जाएगा, गो भक्तों के अंदर जाएगा और हमारे जैसे जो तेजाजी महाराज के भक्त देश के अंदर, उनके अंदर भी एक मैसेज आएगा कि देश की सरकार सबको समान रूप से देखती है। समझ महोदय, बीकानेर रतनगढ़ लाडनू डेगाना मेड़ता रोड नागौर नोखा होकर बीकानेर सर्कुलर ट्रेन चलाई जाए, वैसी तरह बीकानेर रतनगढ़ लाडनू डेगाना होकर जयपुर सर्कुलर ट्रेन चलाई जाए। नौका सीकर नई रेल लाइन को वित्तीय स्वीकृति दी जाए। अजमेर रामेश्वरम हमसफर का फिरोजपुर तक विस्तार वाया फुलेरा डेगाना डीडवाना लाडनू सुजानगढ़ रतनगढ़ होकर तथा ब्रह्मपुत्र मेल का जोधपुर तक विस्तार वाया रेवाड़ी रतनगढ़ सुजानगढ़ लाडनू डीडवाना छोटी खाटू डेगाना मेड़ता रोड होकर तथा जोधपुर गोरखपुर ट्रेन छोटी खाटू डीडवाना लाडनू रतनगढ़ होकर किया जाए। समझ मतलब आप सोचोगे मैं राजस्थान की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी राजस्थान के अंदर है पूरी, और मैं पूरी राजस्थान की बात करूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ साथ। इसमें एक आध मिनट आपसे एक्स्ट्रा चाहूंगा सौमित्र, आप मुझे हमेशा देते हो एक्स्ट्रा टाइम। मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन से मेरे संसदीय क्षेत्र में रोड पर बाईपास जाने के लिए आम यात्रियों को हो रही असुविधाओं का आंकलन करके निष्ठान करवाया जाए। मेड़ता रोड बाईपास रेलवे स्टेशन सुविधाओं का विस्तार किया जाए। ट्रेन संख्या 12,467 लीलैंड एक्सप्रेस सुबह 8-7 नागौर से जयपुर के लिए जाती है, तो इसके पहुंचने का वर्तमान समय 2:20 बजे। इसमें आवश्यक सुधार करके पुणे पूर्व की तरह 12 से 12:30 के मध्य ट्रेन जयपुर समय पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि जयपुर कार्य जाने वाले यात्री पुनः इसी गाड़ी में वापस आ सके। समझ मुझे वर्तमान में नागौर से जयपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए एकमात्र ट्रेन राजस्थान संपर्क क्रांति 22,464 जो सप्ताह में मात्र 2 दिन उक्त ट्रेन बीकानेर से आती है तथा नोखा नागौर आदि रेलवे स्टेशन दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र ट्रेन, इसलिए उक्त ट्रेन को नियमित चलाने तो ट्रेन से प्रथम श्रेणी वातावरण के कोच लगा तो मंत्री जी ध्यान दें। मेड़ता रोड से नागौर होते हुए बीकानेर तक रेलवे लाइन दोहरीकरण के कार्य की स्वीकृति की जाए। जोगी मंगरा देशवाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर रेल गाड़ियों का ठहराव प्रारंभ किया जाए। लाडनू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी यात्रियों के लिए आवागमन के निकास हेतु रास्ता दिया जाए। समझ महोदय, रेलवे स्टेशनों पर सुविधा पर एक बात करके मेरी बात समाप्त करूंगा। रेलवे स्टेशनों नागौर जिले के नागौर मेड़ता रोड डेगाना मकराना कुचामन डीडवाना लाडनू व नामा आदि रेलवे स्टेशनों पर वर्ग जनों को दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर लगाने हेतु रेलवे के मौजूदा नीति में शिथिलता देकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नागौर जिले के नागौर मेड़ता रोड और डेगाना रेलवे स्टेशन पर ज्यादा नागौर संसदीय क्षेत्र पे ज्यादा है ना, वीआईपी लॉन्ज आप लोगों के लिए वीआईपी लॉन्ज बनवा रहे हैं। वहां पे वीआईपी लॉन्ज बनाते यात्रियों के ठहराव के लिए उस श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने आवश्यक कार्रवाई की जाए। नागौर जिले के मुंडवा नागौर डीडवाना व कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर 3 शेड का विस्तार करके दूसरे तीसरे प्लेटफार्म भी पेयजल उपलब्ध कराने में आधुनिक शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। समझ महोदय, कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन के पुराने मुख्य प्लेटफार्म प्रवेश द्वार की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। समझ महोदय, नागौर जिले के सभी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म जहाँ कोच गाइडेंस सिस्टम नहीं लगे हुए वहाँ कोच गाइडेंस सिस्टम लगाया जाए। डीडवाना रेलवे स्टेशन लंबे समय से बंद पड़ी, समाप्त कीजिए, बस 1 मिनट साहब, सेवा को पुनः शुरू किया जाए। नागौर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म में शीतल पेयजल की व्यवस्था हेतु समुचित इंतजाम किए जाए। नागौर रेलवे स्टेशन के नागौर रेलवे प्लेटफार्म 2 नंबर आधुनिक वॉशरूम बनाया जाए। नागौर मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर एटीएम, मैं इसलिए ज्यादा मांग रहा हूँ कि मारवाड़ से आते हैं मंत्री जी, निश्चित रूप से कुछ बस आधे मिनट समाप्त करता हूँ। एटीएम तथा मेडिकल स्टोर प्रारंभ करने के लिए समुचित कदम उठाए जाए। नामा सिटी रेलवे स्टेशन को 5G कैटेगरी से हटाकर 3G कैटेगरी परिवर्तित किया जाए। समझ महोदय, मैं मंत्री जी को लास्ट ये मेरी बात समाप्त करता हूँ।
सामरिक व धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से फलोदी, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन तथा नवीन रेलवे लाइन की ये स्वीकृति आप प्रदान करें। मंत्री जी, बहुप्रतीक्षित मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन परियोजना को मूर्त रूप दिया जाए। पीपाड़, भोपालगढ़, आसोब, शंकुवास, मोंडवा तक नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति दी जाए। उक्त में से किसी परियोजना का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका था। गैर अर्थसम होने के कारण यदि परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया तो जनहित में पुनः परियोजना को आगे बढ़ाने तो आवश्यक कार्रवाई मंत्री जी करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र रेलवे की सेवा में आगे आ सके। एक मेरा निवेदन लास्ट में रहेगा सभापति महोदय, बीपीएल जो परिवार है, दिव्यांग, गंभीर मरीजों के लिए और मतलब विधवा जो पूर्व सैनिकों के परिवार, इन सब के लिए अलग कोच लगाकर मुफ्त यात्रा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही याद दिलाऊंगा आप आने वाले चुनाव में वोट लेने की इसको करेंगे, इसलिए मैं याद दिला दूं आपको कि इसको भी मुफ्त किया जाए आम आदमी के लिए, जिससे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। धन्यवाद सभापति जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जो रेलवे का बजट पेश किया हमारे रेल मंत्री जी ने, उनका अभिनंदन करना जैसा है। 400 नई गाड़ियां, ट्रेन जो वंदे भारत के अंतर्गत जो पूरे देश में शुरू करनी हेतु जो बजट में प्रावधान लाया गया है, उसका पहले अभिनंदन करने जैसा है। तो मैं आपसे मांग करूंगी कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में अमरावती एक ऐसा क्षेत्र है जो डेवलपमेंट में बहुत कोशिश कर रहा है कि हम बहुत आगे तक पहुंचे नागपुर के बाद, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे मांग करूंगी वंदे भारत के माध्यम से जो नई ट्रेनें पूरे देश भर में शुरू होनी है, उसका लाभ हमारी अमरावती के डिस्ट्रिक्ट को भी हो, क्योंकि दो स्टेशन जहां पर जिस क्षेत्र में उपलब्ध है तो उसी तरीके की भी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को हो, ये आपसे मैं मांग करती हूँ। रेलवे वैगन कारखाना जो फैक्ट्री है, जो रिपेयरिंग कारखाना हमारे अमरावती में जो बन रहा है, पिछली बार आपके समक्ष मैंने इसकी कंप्लेन भी की थी। कुछ कामों में इसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। अब सर मैं 10 दिन पहले जब वहां गई तो बार बार वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम ये काम पूरा करेंगे, उसके अगले महीने ये पूरा काम करेंगे, पर वो हर बार रेलवे बोर्ड से उन्हें 9 महीने की तारीखें आगे एक्सटेंशन मिल जाता है। अब जब मैं पिछली बार गई तो इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे विनंती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र को, डिपार्टमेंट को और पूरी रिपेयरिंग वर्कशॉप को उसका लाभ मिलना चाहिए, विदर्भ की और महाराष्ट्र की ट्रेन की। और उसके साथ में सर बंडेरा रेलवे स्टेशन बहुत ब्रिटिश कालीन स्टेशन है हमारे अमरावती जिले में, और वहां पर ब्यूटिफिकेशन के लिए जब पहले डीआरएम सर थे उनसे हमने डिमांड की थी, आपसे भी सर मैंने निवेदन किया है कि उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए हमें ब्रिटिश कालीन स्टेशन है पर वहां पे आज भी लिफ्ट का काम शुरू होके बंद पड़ा है बहुत दिनों से, उसका काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कुछ बजट में अगर प्रावधान करके, ब्यूटिफिकेशन बहुत छोटी सी चीज है सर, उसमें अगर प्रावधान किया बंडेरा स्टेशन को तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा ईज वो स्टेशन के द्वारा उनको सेवा मिल सकेगी। और हमारी अकोला, आकोट रेलवे, दुलघाट, डबका, तेलई रेलवे स्टेशन, जो ये मेलघाट का बहुत बड़ा पुराना स्टेशन था, वहां से गाड़ियां चलती थी, उसे ब्रॉडगेज करने की योजना एक अप्रोच की गई थी, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब से ये ठाकरे सरकार हमारी है, मैं आपसे विनंती करूंगी, पीयूष गोयल साहब से, उनसे मैं कंटिन्यू इस चीज का फॉलोअप लेती गई कि हमारे मेलघाट से सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है जिसका ब्रॉडगेज करना है, उसकी सब चीजें कंप्लीट हो गई है, सेंटर से उसकी इंक्वायरी हो गई है, 15 वर्षों से रेलवे डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। जब सब चीजें पूरी हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें लाके वो ना मान्य कर रही है, पर मैं आपसे विनंती करूंगी इसके बीच में बैठकर आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, और मेरी मेलघाट से, मेरे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से, आदिवासी क्षेत्र से ये ट्रेन दूसरी जगह मूव ना हो, उसका काम वही ब्रॉडगेज की तरह उस क्षेत्र में हो और उनका लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। हमारी ब्रिटिश कालीन शकुंतला रेलवे ट्रेन है सर, हमारे
गाड़ी जो अचलपुर, यवतमाल, मूर्तिजापुर, दरियापुर, ये जो ब्रॉड गेज करने के लिए हमने प्रस्ताव दिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना रेलवे डिपार्टमेंट उस दौरान कर रही थी। हमारी कंटिन्यू मांग थी, अगर आप ब्रॉड गेज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो ट्रेन हमारी किसानों को सुविधा देने के लिए हर स्टेशन टू स्टेशन जाती थी, उनकी जान बनी थी हमारी ये शकुंतला गाड़ी, ये ट्रेन। आपसे मैं विनती करूंगी, जिस भी परिस्थिति में ये ट्रेन है, उस परिस्थिति में इसे वापस शुरू किया जाए, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा और लाभ मिल सकेगा, क्योंकि ये हमारे जिलों की ऐसी डिवीजन हेडक्वार्टर है और ये पूरे डिस्ट्रिक्टों को जोड़ने का काम हमारी ये शकुंतला ट्रेन करती है। मैं आपसे विनती करूंगी सर। और हमारी पूना अमरावती एक्सप्रेस जो गाड़ी है, ये कोविड के दौरान उसे बंद किया गया। बहुत सारे हमारे बच्चे आईटी के अंदर बहुत सारे जॉब्स के कारण सब पूना में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने भी जाते हैं, जॉब्स करने जाते हैं। ये पूना ट्रेन के लिए हमें 18 घंटे घूम के जाना पड़ता है सर। मैं आपसे विनती करूंगी, वीकली 3 दिन हमें डायरेक्ट गाड़ी पूना के लिए ट्रेन दी जाए, जिससे ये लोगों को, ये वर्ग को हम मदद कर पाए और सुविधा हमारे क्षेत्र को मिल पाए सर। अमरावती नरखेड़ महाराष्ट्र रेलवे मार्ग की जो रिद्धपुर हमारा तीर्थ क्षेत्र है मानभाव पंथों का, बहुत सारी बार बहुत अलग अलग क्षेत्र से हमारे गडकरी साहब ने इसका फॉलोअप ले रहे हैं। हमारे आजू बाजू के जितने भी महाराष्ट्र के एमपीज हैं वो सभी इस चीज का फॉलोअप ले रहे हैं। वहां पर खुद मेहनत करके 400 मीटर का प्लेटफॉर्म वहां के गांव के लोगों ने और भक्तों ने, जो मानने वाले हैं मानभाव पंथों को, उन्होंने खुद प्लेटफॉर्म कच्चे मिट्टी का बना के रेडी किया है। कितने वर्षों से ये स्टेशन की मांग कर रहे हैं सर। आपसे मैं विनती करूंगी, अगर वो स्टेशन हम देते हैं तो पूरे देश के जितने भी भावी भक्त हैं जो वहां पर आते हैं वो उनका लाभ ले पाएंगे और उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएगा। इतनी मैं मांग आपके सामने रखती हूँ सर। मेमो गाड़ी जो नरखेड़ बन्नेरा नरखेड़ जो चलती थी शिराड़ा के लिए, और शिराड़ा गांव है हमारा अमरावती जिले में सर, अभी कोविड के दौरान पहले स्टेशन पे स्टॉपेज था, पर अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और वो स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं दे रहे हैं, तो मैं सर के माध्यम से, बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, पर एमपीज को इतना भी राइट्स नहीं है कि वो रेलवे बोर्ड में फॉलोअप करके या डीआरएम से फॉलोअप करके जो चीजें शुरू थी उसे वापस लॉकडाउन के बाद शुरू करना चाहिए। उतना राइट्स अगर हम लोगों को मिला कि आप लोग ने फॉलोअप किया या आपका एक लेटर मिल गया कि इमीडिएटली स्टार्ट दिस वर्क, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो हम कहीं ना कहीं काम कर पाएंगे। हर चीज में अगर राज्य नहीं करने देगा या केंद्र नहीं करेगा तो हमारा तो कोई भी फॉलोअप लिया हुआ चीज, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपसे मांग करूंगी सर, स्टॉपेज के बहुत छोटे छोटे दिक्कत होते हैं। मुझे पता है कि 5 मिनट अगर 2 मिनट स्टॉपेज देते हैं तो आगे की पूरी टाइमिंग चेंज होती है, पर जो ऑलरेडी स्टॉपेज में थी उसे आपने अगर लॉकडाउन में बंद किया तो उसे प्लीज आप वापस से शुरू कीजिए, जिससे वहां के यात्रियों को उसका लाभ मिल सके। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस सर, हमारे एमपी साहब बिसेन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे धारनी के क्षेत्र के बाजू के क्षेत्र के एमपी, जो कंटिन्यू सर, मैं उसमें कंटिन्यू हम फॉलोअप ले रहे हैं कि जबलपुर एक्सप्रेस जो अमरावती से सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू थिंग्स मोर आई हैव टू ऐड इनटू दिस। तो बहुत दिनों से हम इसका फॉलोअप ले रहे हैं सर। जो अमरावती से जबलपुर चलती थी, हमने इसे एक्सटेंशन मांगा था आगे प्रयागराज तक। प्रयागराज लॉकडाउन में प्रयागराज तो की नहीं, पर जबलपुर भी बंद कर गई। मुझे एक बताइए, नागपुर में ये 12 घंटे हॉल्ट करती है सर। 12 घंटे हॉल्ट करने के वजह अगर ये अमरावती से फिर शुरू करती हैं तो जितने भी यात्री वहां से अमरावती से जबलपुर जाते थे उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। 12 घंटे कहीं पे वेस्ट करके उसका समय, मुझे लगता है फायदा देने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो हमारे एमपी सदस्य भी ये चीज में एसोसिएट करते हैं और हमारे साथ आपके यहाँ पर आके खुद हमने फॉलोअप लिया है सर। और जितनी भी जनरल ट्रेन, अभी जनरल टिकट्स जो है सर, लास्ट 2-3 मिनट्स टिकट्स का जो इशू था, जो जनरल टिकट्स अभी मुझे लगता है कोविड के दौरान बंद की गई हैं, उसे जल्द से जल्द हमने अगर शुरू की तो उसका लाभ सभी लोगों को, आम जनता को, क्योंकि महाराष्ट्र में बस का, एसटी का, वर्करों का हड़ताल चल रहा है, तो बहुत सारी सुविधाओं में दिक्कत हमारे महाराष्ट्र के लोगों को हो रही है। तो जनरल टिकट आपने अगर शुरू की तो बहुत ज्यादा फायदा लोगों को होगा। सर मैं आपको
अभिनंदन करना चाहूंगी। पहले की गवर्नमेंट में 1100 करोड़ हमारे महाराष्ट्र को दिया जाता था, 11,000 करोड़ रुपया रेलवे डिपार्टमेंट से, आज उसका 10 टाइम्स ज्यादा ये सरकार हमारे महाराष्ट्र को दे रही है। तो उसके लिए आपका सर मैं अभिनंदन करना चाहूंगी कि इतनी एफर्ट्स लेके रेलवे डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाने का काम हमारी ये केंद्र सरकार कर रही है। सर सिर्फ मैं आपसे विनंती करूंगी कि ये दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो टाइम टेबल चेंज हुए हैं उसे फिर एक बार ध्यान में देते हुए लोगों को जो सुविधा है उन तक पहुंचानी चाहिए। और जो ट्रेन में साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है सर, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और रेलवे जो डीआरएम्स के ऑफिस है, अगर कोई कंफर्मेशन के लिए या कोई चीज के लिए किसी को मेल भेजना है तो वहां पर मेल एक्सेप्ट करते नहीं है डीआरएम ऑफिस में, वो कहते हैं आपको फैक्स कीजिए। और आज हर ऑफिस में फैक्स कहीं उपलब्ध नहीं है सर, तो वो फैक्स ना मांगते हुए फैक्स मांगते हैं, तो उसके लिए 2-2 घंटा सभी को वेट करना पड़ता है और फैक्स करना पड़ता है। मैं भुसावल डिवीजन से बिलोंग करती हूँ सर, हमको डीआरएम ऑफिस वहीं पड़ता है और ये दिक्कत हम भी सामना इसका करते हैं। श्री अनुराग शर्मा जी। और मैं आपको सर ये रेलवे बजट के लिए आपके पूरे डिपार्टमेंट को और आपके पेशेंट्स को जो पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सभी को रिसीव करते हैं उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और वी सपोर्ट यू डेफिनेटली सर। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज मौका मिला रेलवेज पे बात करने का और आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि बचपन से एक चीज याद रखते हैं कि वो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। झांसी और बुंदेलखंड के लिए तो विशेष रूप से इन सारे क्षेत्रों के तो हमारी लाइफलाइन ही रेलवेज है। और मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से जो हमारे वहाँ प्रधानमंत्री कोच फैक्ट्री अनाउंस कर गए थे, उसका कार्य पैंडेमिक के समय भी बंद नहीं हुआ और इतनी हार्श इकोनॉमिक स्थिति जब भी देश की रही तब भी झांसी की कोच फैक्ट्री का कार्य चालू रहा। विशेष रूप से इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ झांसी में भी किसान रेल आई है और पहली बार हमारे छोटे किसान भाई भी अपना सामान दिल्ली, बम्बई तक, बड़े बड़े शहरों तक भेज पा रहे हैं। मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहता था कि आपने जो मेडिकल ट्रेनें हमारे कोविड समय में लगाई उसके लिए, और विशेष रूप से नॉन रेलवे वालों के लिए जो अस्पताल खोले और अस्पतालों में हमारे मरीजों को जाने दिया, तो उससे हमारे कोविड पेशेंट्स को बहुत बहुत फायदा हुआ। पर आपसे एक आग्रह ये था कि अगर इन अस्पतालों को भी अपग्रेड कर लिया जाए और इसमें आयुष की अगर सेक्शंस खोल दिए जाएं तो लोगों को और भी फायदा होगा। The Indian Railways got a major leg up under the Prime Minister's Gati Shakti project, and especially with the announcement of 400 Vande Bharat trains. सर, मुझको अभी कुछ ही दिन पहले ही मौका मिला एक वंदे भारत ट्रेन में बैठने का। तब मंत्री जी ने अब इतनी अच्छी ट्रेनें बनाई हैं तो सर से आग्रह ये भी था कि एक वंदे भारत झांसी तो दिल्ली के लिए अगर शुरुआत करी जाए तो गतिमान की जगह चल सकती है और आगे भी ले जा सकते हैं हम इस ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं और हम लोगों को एक मौका बहुत अच्छा मिलेगा इनको इंडियन टेक्नोलॉजी दिखाने का। वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी भी पूरे दुनिया भर में जाएगी। और एक साधुवाद इनको, प्रधानमंत्री जी को, कि जो कवच सिस्टम अभी नया बन के आया है, उस दिन मैंने मंत्री जी का ट्वीट भी देखा और वीडियो पे देखे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, जो 1/4 या 1/5 कॉस्ट में मुझको जो बताया जा रहा है, विदेशी यूरोपियन सिस्टम्स की 1/5 या 1/6 कॉस्ट पे लग जाएगा। तो इस देश के लिए, हमारी ट्रेनों के लिए, और मेरे जैसे जो लोग हैं जो हफ्ते में 2-2 ट्रेनें पकड़ते हैं, उनको एक बार सुरक्षा की फिर से एहसास होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आरडीएसओ ने जो कार्य किया है उन सबको साधुवाद और धन्यवाद। दूसरी चीज जो मंत्री जी ने और बहुत अच्छी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में जो कहा जाता है, वो है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो अगर इसको ओडीओपी के साथ भी जोड़ा जाए तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ओडीओपी का, आदरणीय अध्यक्ष जी आपके वहाँ भी कार्यक्रम चला होगा, तो ओडीओपी अगर जोड़ा जाएगा तो हमारे महिलाओं को एक और
मार्केट मिलेगा जिससे उनको बड़ा लाभ हो सकता है। तो अगर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कैन बी जॉइंड विथ ओडीओपी सर। दूसरी चीज जो आपने बहुत अच्छी करी थी वो ये थी कि सर भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन में कुछ ट्रेनें लग गई हैं, पर इसमें एक ही आग्रह था कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जो राम भगवान की आने से इतने जुड़े हुए हैं, हमारे वहाँ ओरछा है और आज वहाँ राम राज्य माना जाता है और भगवान को सलामी लगती है रामलल्ला को, उसके आगे ही चित्रकूट है, फिर वहाँ से चलते हैं और थोड़ा तो ऊपर तो अयोध्या आ जाता है। तो अगर यहाँ से अगर इन ट्रेनों की व्यवस्था करी जाए और इसको चाहे आप जैन टूरिज्म के साथ भी लिंक कर सकते हैं, बिकॉज जैन के जितने भी प्रमुख मंदिर इस तरफ हैं बुंदेलखंड में, बहुत ही प्राचीन मंदिर भी हैं, तो इन लोगों को भी बहुत बहुत फायदा होगा। मेरा यही एक आग्रह था कि ये करवा दें। और सर आप लोग थोड़ा सा लालच भी जरा मन में डाल देते हैं, आपको एक रानी कमलावती स्टेशन जो बनाया है, अब अगर ऐसे स्टेशन बनने लग गए तो मेरे ख्याल से जितने भी सांसद यहाँ बैठे होंगे हम सभी की ओर से आग्रह रहेगा कि अब हमारा नंबर कब आएगा। तो यही बात हम सब कहना चाहेंगे कि झांसी का भी नंबर कब आएगा, क्योंकि एक दिन मेरे साथ एक बच्ची ट्रैवल कर रही थी, वो वहां से आई होगी, वो अपने माता पिता को फोन करने लगी मेरे सामने, तो उस बच्ची ने जो कहा, और वो विदेश में बात कर रही थी कि डैड यू कांट बिलीव द रेलवे स्टेशन इज बेटर देन आवर एयरपोर्ट्स इन द यूएस। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये बात सुनकर, और दिल उस दिन बहुत खुश हुआ। तब दूसरी लेकिन जिज्ञासा ये भी मन में आ जाती है कि हमारा नंबर कब आएगा। तो मंत्री जी से ये आग्रह था, मंत्री जी से एक ये आग्रह था कि सर हमारे वहाँ झांसी के बहुत सारे बच्चे मेरे कोटा से बहुत जाते हैं, और कोटा हिंदुस्तान का एक बहुत प्रमुख स्थान हो गया है एजुकेशन के लिए। उत्तर प्रदेश से जितने भी बच्चे जाते हैं इधर आगरा की ओर से कोटा जाते होंगे या झांसी की ओर से निकलते हैं, इनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है इन बच्चों को वहां तक कोटा जाने के लिए। तो अगर आपसे यही आग्रह था कि एक आपके पास बहुत पुराना प्रस्ताव पड़ा है 1993 का मेरे ख्याल से, जो ललितपुर को चंदेरी जोड़ता है और चंदेरी से अशोकनगर, अशोकनगर से कोटा, अगर ये शुरुआत हो जाती है इस लाइन की, खाली 25-30 किलोमीटर की है, तो आपके पास एक पूरा रूट हो जाएगा उत्तर प्रदेश को जोड़ने का गुजरात के पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी मदद देगा, और हमारे बच्चों के लिए जाने के लिए बहुत विशेष रूप से सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे झांसी से, ललितपुर से चंदेरी होते हुए कोटा जा सकेंगे, और आपको एक ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बड़ी सुविधा वहां से मिल जाएगी। और ऐसे ही मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि झांसी क्योंकि बड़ा डिवीजन है, तो आपके पास एक बहुत सुंदर वहां पे ग्राउंड है, तो अगर उसमें एक स्टेडियम बना दिया जाए, क्योंकि झांसी में हमारे बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, हम उसको स्मार्ट सिटी में भी ले जा सकते हैं। आज रेलवे का सीनियर इंस्टीट्यूट कहलाता है, ग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर हम उसमें आप हमारे साथ कोलैबोरेशन स्मार्ट सिटी के साथ करेंगे तो उसमें एक राष्ट्रीय लेवल का हम लोग स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री जी का, अभी मैंने किसी को सुना ये कहते हुए कि फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो उसके लिए भी साधुवाद देना चाहूँगा कि अब सारे फ्रेट रेट्स नहीं, जो पैसेंजर ट्रैफिक के थे वो वापस कम किए गए हैं, और स्पेशल ट्रेनों को हटाकर नॉर्मल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। खाली पर्दे और मिसिंग हैं, और रात को हम लोगों को बिस्तर नहीं मिलता, तो चलिए वो तो पुरानी आदत है, होल्डॉल ले जाते थे एक ज़माने में, होल्डॉल अभी भी ले जाने लगेंगे। कुछ ट्रेनों के लिए आग्रह करना चाह रहा था मैं आपसे। ये आग्रह ये था कि सर एक मेरे वहाँ मौरानीपुर करके जगह है जहाँ पर अभी भी डिस्प्ले बोर्ड्स नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, पैसेंजर्स को विशेष रूप से तकलीफ हो जाती है, और 2-3 बार मैंने जीएम साहब को भी लिखा है और डीआरएम साहब को भी, अगर आप रिमाइंडर करवा देंगे तो सर एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। जैसे आदरणीय एमपी साहब अभी कह रही थी, लोगों को नई ट्रेनें मिलती हैं तो लोग बहुत दिल से खुश होते हैं, पर जब ट्रेनों का स्टॉपेज रोक दिया जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी बढ़ती है। उतनी खुशी से ज्यादा दुख दर्द बढ़ता है जब ट्रेनों के स्टॉपेजेस रोक दिए जाते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि स्टॉपेजेस जब एक बार दे दिए गए तो ये हमेशा के लिए गारंटीड हो जाते हैं। मैं मान सकता हूं कि कुछ स्टॉपेजेस रोकने वाले हैं, रोकने भी चाहिए,
पर कुछ हमारे वहाँ से विशेष आग्रह थे कि बबीना में उत्कल एक्सप्रेस सदियों से रुकती आई है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, खुशीनगर एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, साबरमती, ये सब रुकना बंद हो गई। धौर्रा में अमृतसर दादर, छत्तीसगढ़, झेलम, झांसी इटारसी, जाखलौन में भी छत्तीसगढ़ इटारसी पैसेंजर, तालबेट में साबरमती, उत्कल, ये बहुत सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं है। अगर इनको रोक दिया जाएगा तो लोगों को विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सेवा वापस शुरू हो जाएगी और इस क्षेत्र के लोगों को जो अब इस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, विशेष रूप से हमारे वहाँ से युवा बहुत जाते हैं शहरों की ओर, तो ये युवा जो पढ़ने जाते हैं इनके आने जाने के लिए एक विशेष फायदा जरूर हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को साधुवाद भी देना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंड रेलवेज पे भी हो रहा है 1,40,000 करोड़ का, और पीएम गति शक्ति में जो मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं, आशा करता हूं कि झांसी भी हिंदुस्तान के एक तरीके से हृदय में है, बुंदेलखंड, तो एक मल्टी मॉडल हब यहाँ पे भी अगर बन सके, जैसे नागपुर में एक मीहंस करके एक प्रोजेक्ट बहुत पहले शुरू हुआ था, जहाँ पर पोर्ट, ड्राई पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे का आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसकी रचना की थी। अगर इस तरीके का हमको भी झांसी में अगर मिल जाएगा तो विशेष रूप से बुंदेलखंड जो वेयर हाउसिंग के लिए बढ़ के आ रहा है, उसको बहुत गति मिलेगी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति में। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर, आई राइज टू सपोर्ट द बजट एंड थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री ए चिल्ला कुमार जी। Respected Chairperson, sir. Sir, railway is the largest travel network connecting India at a very cheap, affordable cost in terms of both passenger and parcel service, benefiting the poor and weaker sections like small farmers. Sir, in 1905, the British, they commenced the railway service to Rameswaram, Tamil Nadu, thereby connecting Kashi, other parts of the North India to the South India, which was a great blessing to the pilgrimage. In addition, this paved the way for cultural exchange, business expansion, etc., all at a very cheap, affordable cost. Indirectly, people got connected with each other, irrespective of caste, creed and religion. This is a mode of transport for a common man. Today, it is being channelized to the corporate commercialization by the Modi government. I urge the government not to privatize the prestigious Indian Railway. Sir, before independence, in my constituency, actually British has laid a railway line from Jolarpet to Krishnagiri. But in the year 1942, at the time of the Second World War, they have dismantled the rails to migrated to the northern part of the war-oriented area. After that, after the independence, in the last 75 years, the people of my constituency are demanding the railway to restore the railway line connecting Jolarpet to Krishnagiri saying to Hosur, expanding it to Hosur. Sir, 11 surveys have been conducted all these years, but they have not properly explored the possibilities of the profit of the railway will get. Sir, in all the 10 earlier surveys, they have shown the ROR rate at -10, -7 like that. Even the 11th survey report also, the survey after that, that man, the own Minister Subbarao committee was formed and he submitted the report also, it was showing minus. Now that when I became a member of parliament, I went and explored the possibilities. I requested the officials, they looked into that. Finally, I came to understand that they have mentioned that
the railway goods service will not be there. So the railway will not get a proper income. Sir, it is very unfortunate thing. See, in my constituency alone, more than 150 multinational companies, heavy industries are there. It is the highest two-wheeler export from my constituency. And moreover, more than 10 lakh tons of vegetables and mango pulp is exported from my constituency alone to all over the world. Like that, granite industries. Lakhs and lakhs of the tons of granite finished goods are exported from my constituency to the other parts of the state. So I requested the railway officials to relook into that. They also kind enough to relook into that. Now they could be able to come to derive a ROR of +3 or something like that. My request to you, sir, in many places, even the ROR is -6, 7. The railway has started that project. They have taken it into consideration. And even in Chennai, in Tamil Nadu also, there are 1 or 2 projects with the ROR 3, +3 also has been taken. In Kerala also, you have the railway department has taken up some projects with the ROR of +2. So if it is like that, why not in my constituency alone? Because we, the people, we are paying a government thousands of crore rupees as a GST and also the income tax, service tax, where we have more than 3,000 and odd MSME units are there in my constituency alone. And it is one of the main place for the agricultural production. Agriculture, but not only agricultural, horticultural and also sericultural production also is there. Sir, every day more than 20 lakh stems of roses are exported from my constituency alone. So farmers will get much benefited from this issue. If you establish this railway line, it will, because this is the only district headquarters which was not connected to the railway in Tamil Nadu. Rest of all the parts, we have all the district headquarters is connected in the railway line. Only before independence we got the privilege, but after independence we were kept, we were somehow or other, we were treated as a stepmotherly treatment, so we could not able to get it. So this is a request I am making many times. I requested in the floor of the Parliament also. I personally requested you also, sir. Sir, this is, you have to please consider this, because this is a demand of the people for the last 75 years. More than, sir, thousands of crore rupees we are paying as a GST. So I request you to please consider this in a war-proof manner, because this is a very much needed for the people. Because, sir, in our constituency alone, more than 8,000 people are serviced in the military itself. More than 15,000 people are getting pension. So for their commute, and also 2 lakhs North Indians from all over the state country, from Orissa, from West Bengal, from Madhya Pradesh, Chhattisgarh, people are working in my constituency. So for their commutation also, it is very much needed. And it is almost nearly, it is nearing to Bangalore city also. It is like a twin city, because Hosur is a corporation. It is already, railway service is there in Hosur. So connecting Jolarpet to Hosur via Krishnagiri. So even now, the railway land, that land, up to Krishnagiri, the land belongs to railway. In the revenue record, it shows it is a railway land. We have our existing railway station also in Krishnagiri. Doctor sir, एक second. Sir, this is the one situation, sir. Please. Sir, 1 minute. Sir, there is another. Please. यदि माननीय सदस्यों की सहमति हो, अभी 30 से अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो 10 बजे तक समय बढ़ा दिया जाए. ठीक है? धन्यवाद. Now please and conclude. जी. Sir, railways, sir. The ministry has told that railways will develop new products and efficient logistic services to the small farmers and the small and medium enterprises. That means, sir, more than 3,000 and odd MSME units and the small sector units are there in my constituency. Like that, one station, one product concept will be
popularized to help local business and supply chain. Sir, if it is that also, in that way, more than mango pulp, tamarind, roses, horticulture, sericultural products and textiles are the main export things from our constituency. Sir, then another thing I want to tell about this thing. One Mr. Tavumani Pandey is an alumni IIT Madras. He is an officer in the Indian Railway. He has developed an innovative system for construction of composite U-shaped reinforced girder bridges, deck and methods thereof, and patented in USA, Australia and South Africa, China and Eurasia. So, sir, according to the invention, U-shaped composite girder bridge, the supports are to be placed in 4 corners without trestle beams, and the work can be done without closure of the traffic. So, because of this, the construction depth is around almost up to 4-lane road or 3-lane railways adaptable for span up to 72 meters. The cost of the bridge can be reduced by more than 1/3, up to rupees 15 crore per bridge, leading to saving several thousand crores of rupees to the country. Adaptable for fast-track construction and rehabilitation with the factory-made girders and precast construction. Sir, I request the Railway Department, it can look into that matter. If it is viable, I request the Minister to consider that case. Sir, in this railway budget, sir, there is a railway has not been able to meet its budget targets of construction of new lines, gauge conversion in all the 3 years between 2017-18 and 2020-21. Railway has missed the target aims of to achieve 100% electrification of all broad gauge route